सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज हम लोग का रहने वाला ये पहला वन शॉट लेक्चर, जिसमें कि हम लोग करने वाले केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का एफआरबी में केमिस्ट्री नहीं हुआ था इसलिए। ठीक है, तो केमिस्ट्री से स्टार्ट ले रहे हैं एंड ऑल क्लियर है। ठीक है, तो क्लियर है सारी चीज़ें, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो किस तरह से करने वाले हैं, जिस तरह से पिछले वन शॉट्स किए थे वैसे ही करने वाले हैं। ठीक है, थ्योरी के फॉर्मेट में रहेगा, ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में नहीं। क्वेश्चंस के फॉर्मेट हम पहले कर चुके हैं। ये आपका थ्योरेटिकल फॉर्मेट में रहेगा, बीच बीच में ना कहीं कहीं पे क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो, तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज चलने वाले हैं और टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे कि पहले हम लोग करेंगे एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, उसके बाद हम करेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिस्ट्री में। मतलब पूरी साइंस में अगर मैं एक टॉपिक बोलूँ जो सबसे ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है, दैट इज़ योर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो भी हम कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। और आप ये मान के चल सकते हैं कि ये लेक्चर आपका वन शॉट है तो फिर वन शॉट ही रहने वाला है। यानी कि अगर आप इसको पूरा रिवाइज़ करके जाते हैं, या तो अगर आपने चीज़ें कर रखी हैं तो आपका बेस्ट रिवीजन होने वाला है। और अगर आपने नहीं भी कर रखा है और अगर आप इसको मल्टीपल टाइम्स करते हैं विद रिवीजन, ठीक है, अगर आपने नहीं कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है इस लेक्चर को करने के बाद आपको इसका रिवीजन भी करना होगा, तो सफिशिएंट रहेगा। केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे मोस्ट प्रोबेबली वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर। राइट, स्टार्ट किया जाए एटम एंड स्ट्रक्चर से। सबसे पहली चीज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें हमें पढ़ना है। हाँ, हिंदी में भी बताएंगे बिल्कुल। समय कितना लगेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, शुरू में ही दाग दिए गए हैं। चलो, तो लॉ ऑफ केमिकल बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में लेक्चर खत्म होने वाला, 2 मिनट का बस सबर है। ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोजन के नियम। अब ये सबसे पहली बार जो है डेमोक्रिटस करके एक हुए हमारे। ठीक है, वैसे शायद ही नाम पूछे। ठीक है, डेमोक्रिटस, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि भाई अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हैं, मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब हो गया पदार्थ, तो वो अपने एटम्स में टूटता है। ठीक है, यानी कि हमें परमाणु मिलता है यहाँ से। ठीक है, परमाणु मिलता है। तो ऐसा पहली बार डेमोक्रिटस ने बताया था। ठीक है, ये सबसे पहली बात तो एटम्स की बात इन्होंने करी थी, लेकिन इसके बाद फर्दर जो डेवलपमेंट किया था वो लेवॉइजर और जोसेफ प्राउस ने किया था। तो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, रासायनिक संयोजन के नियम है, वो किसने दिए थे, वो दिए थे आपके लेवॉइजर एंड प्राउस ने। ये पूछ सकते हैं आपसे कि किसने दिए थे ये, लेवॉइजर एंड जोसेफ प्राउस्ट। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के तहत 2 लॉज आते हैं हमारे, 2 नियम आते हैं। एक तो आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत। और दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। ये हो गया स्थिर अनुपात का नियम और ये हो गया आपका द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। अभी है क्या, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब कोई एक रिएक्शन होती है, जब भी कोई एक रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो कंजर्व रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा। दैट मीन्स कि जो रिएक्टेंट का जो मास है वो कंजर्व्ड रहता है, वो संरक्षित रहता है एक पर्टिकुलर रिएक्शन में, एक अभिक्रिया में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये बोलता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी जब कंपाउंड बनता है, जैसे कि हमें पता है कि वाटर एक कंपाउंड है। ठीक है, वाटर क्या है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि वाटर बना है 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से, सिंपल। ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम आते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम आता है, तो वाटर बन जाता है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये बोलता है चाहे वाटर हो चाहे कोई भी कंपाउंड हो, वो जो कंपाउंड है वो फिक्स्ड रेशियो में एग्जिस्ट करता है। मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, यानी 2:1 का रेशियो है। अगर हम मास के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। ठीक है, 1 एटॉमिक यूनिट,
AMU ये यूनिट होती है मास को रिप्रेजेंट करने की। अब देखिए ये चीज़ बेसिक सी है, अगर आपको नहीं पता तो पीरियड टेबल में भी आप ये समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का मास यहाँ जो निकल के आता है वो 16 होता है। अब क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसका हाइड्रोजन का टोटल मास 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 है, तो 16 यानी 1:8 के मास के रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये वाटर आप अपने घर का वाटर ले लें, नाले का वाटर ले लें या कहीं का भी वाटर ले लें, ये रेशियो एग्जिस्ट करेगा। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं N2O, तो नाइट्रस गैस आप कहीं से भी लेंगे वो इसी रेशियो में एग्जिस्ट करेगा। इसमें क्या रेशियो निकल के आएगा, अगर आपको पता नहीं पता तो कोई बात नहीं। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 14 × 2 कितना हो जाएगा 18, और ऑक्सीजन 16। तो यानी कि अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9:8। तो 9:8 के रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है ना मास का ये रेशियो करके, ये बेसिक सा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग जब पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आई वुड एडवाइज़ कि कैल्शियम तक के यानी 20 एटॉमिक नंबर तक के आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। और अभी हम एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, और जब हमें एटॉमिक नंबर पता होता है तो एटॉमिक मास निकालना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, वो भी अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ये एग्जिस्ट करेंगे चाहे आप कहीं से भी उस चीज़ को लें। ठीक, अब आते हैं डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, अपनी परमाणु का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो आपसे पूछता है परमाणु का सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी किसने दी, तो जॉन डॉल्टन ने दी। इनके थ्योरी के पॉस्टुलेट क्या थे, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या क्या चीज़ें बोली। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो कोई भी एलिमेंट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है एटम। और ये जो एटम होते हैं, ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जैसे मान लेते हैं ये आयरन की रॉड है, अब आयरन की रॉड में तुम्हें आयरन के एटम्स मिलेंगे, Fe सिंबल होता है आयरन का। ये जो आयरन के एटम्स हैं, ठीक है, चाहे तुम यहाँ से ले लो चाहे कोई भी आयरन का एटम ले लो, वो सेम ही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ऐसे कॉपर का तुम ले लो, कॉपर की रॉड है, कॉपर की प्लेट है, तो इसमें कॉपर 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 के ऐसे एटम भरे होंगे, वो सब आइडेंटिकल होंगे अपने, ऐसे कोई नहीं एक दूसरे से अलग है। ठीक, द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। तो यानी कि Fe और कॉपर अपने आप में डिफरेंट होंगे, सिंपल सी बात है। एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन कंबाइन विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। अभी बताया जैसे एटम ऑफ वन एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है H, ठीक है, ये एक एलिमेंट है H, इसके एटम 2 एटम आए और ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम से कंबाइन करके बना दिया कंपाउंड। सिंपल। एटम्स आर इनडिविजिबल इन अ केमिकल प्रोसेस, दैट इज एटम आर नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन में एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन सिंपली चेंजेस द वे द एटम्स आर ग्रुप टुगेदर। तो उन्होंने ये बोला था, और फर्दर उन्होंने ये भी बोला था कि एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। बट ये बात बाद में जाके गलत प्रूव हुई। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकते हैं और इनके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन सकते हैं। 40 रुपये भेजा सर जी, सगुन ले लिया जाए और इसका PDF दे दिया जाए और घूस ना दिया जाए। ठीक है, घूस ना दिया जाए, क्योंकि अगर मुझे देना होगा तो मैं दे दूंगा, आपके 40 रुपये भेजने से मैं नोट्स इस तरह से नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, अगर कोई बनाएगा तो वो सेंड कर देगा मुझे। ठीक है, नंबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, क्लास के एंड में दे दूंगा, तो वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे, लेकिन ये बात बाद में गलत प्रूव हुई। अभी ये देखते हैं। देखो, डाल्टन जी ने केमिकल सिंबल दिए। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट, हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट है। स्लाइड तो आपको मिल ही जानी है, अगर आप चाहें तो स्लाइड से भी बढ़िया से रिविजन हो सकता है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ सीधा आप उसी से रिवाइज कर लेंगे तो भी इनफ, अगर आप नोट्स नहीं भी, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि बिना ऐसे मैं वो कर दूंगा। तो सिंबल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ये दिए थे जॉन डाल्टन ने। इन्होंने ही सबसे पहले सिंबल्स को प्रपोज किया था। ठीक है, अगर तुमसे पूछ ले कि किसने सबसे पहले सिंबल्स को प्रपोज किया था, इट वॉज जॉन डाल्टन। ठीक है, बर्जीलियस ने अपने अलग तरह से केमिकल सिंबल्स दिए थे, लेकिन उनको यूज़ किया था सबसे पहले डाल्टन ने। डाल्टन, अब यहाँ पे भी रिसेंटली क्वेश्चन बना, उसने पूछ दिया था कि डाल्टन ने जो केमिकल सिंबल दिए थे उसमें फॉस्फोरस किस तरह से दिखता था, सल्फर किस तरह से दिखता था। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा सिंबल किस तरह से दिखता था। अब गोल्ड नहीं पूछेगा, प्लेटिना, लेड, आयरन, सिल्वर ये नहीं पूछने वाला है, क्योंकि इनके नाम में गोल्ड G लिखा हुआ है अंदर, L लिखा हुआ है अंदर, I लिखा हुआ है अंदर, S लिखा हुआ है अंदर, तो ये नहीं पूछने वाला है। ये उनके टाइम जो डाल्टन ने दिए थे। वैसे तो हम जानते हैं आज सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्ड को Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉपर का भी नहीं पूछेगा, यहाँ पे भी C लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ सकता है, फॉस्फोरस का, सल्फर का, हाइड्रोजन का, कार्बन का, ऑक्सीजन का और मरकरी का। अब याद कैसे रखेंगे, अब अगर आपको पता है कि फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में
5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आपको ये पता है। तो आपको ये भी पता होगा ऑक्टेट रूल के हिसाब से इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं, तो उस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं कि इसमें 3 लाइन है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि हाँ फॉस्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसकी आखिरी शेल में, आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लेने पड़ते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप स्टेबल बन जाओगे, वो भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो फॉस्फोरस को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 लाइन है इसमें। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तो यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी लाइन है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक डॉट यहाँ पे लगा हुआ है। ये लॉजिक नहीं है, ये याद करने का तरीका है, बस मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑक्सीजन देखो एक बड़ा सा O है, और कार्बन ऑक्सीजन से ऐसे कैसे अलग है, तो यहाँ पे ये कार्बन को C लिखा, और C क्या है कि ये बिखर गया, फेड हो गया, तो ये हल्का हल्का देख सकते हैं अंदर शेडिंग सी हो रखी है यहाँ पे। और मरकरी में क्या है, मरकरी यहाँ पे किनारे किनारे चिपका हुआ है, मरकरी ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये सिंबल किसने प्रपोज किए थे, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले इनको यूज़ किया था। बर्जीलियस ने भी अपने यहाँ पे सिंबल्स निकाले थे। बाद में सिंबल का नाम जो है, बर्जीलियस ने बोला इस तरह से कि भाई जो आपका कोई भी एलिमेंट है तो उसके जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसका पहला अक्षर ले लो, पहला लेटर ले लो। कार्बन है तो उसका पहला लेटर ले लो, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से केमिकल सिंबल को प्रपोज किया था। कुछ एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जिनका सिंबल, जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो सिंबल है वो SO नहीं लिखते हैं, फिर S नहीं लिखते हैं हम, सोडियम का सिंबल Na लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना जो ये ग्रीक टर्म है नाट्रियम, उससे डिराइव्ड है। इसी तरह पोटेशियम को हम P या फिर PO नहीं लिखते हैं, पोटेशियम को हम लिखते हैं K, क्योंकि पोटेशियम डिराइव्ड है फ्रॉम द वर्ड कैलियम, ठीक है, तो पोटेशियम को K लिखते हैं। अब जो नामकरण आजकल चलता है वो हमारा करता है IUPAC। कौन करता है नामकरण? तो नामकरण अब करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये उस संस्था है जो आज नामकरण करती है किसी भी, अगर कोई भी नया एलिमेंट मिलता है तो उसका, ठीक है। IUPAC की 2 बुक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा, एक तो रेड बुक होती है और एक ब्लू बुक होती है। तो जो रेड बुक है इसमें सारा नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है, नॉमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और ब्लू बुक में लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इस चीज़ को एकदम रट्टा मार लेना, ठीक है, कि IUPAC की रेड बुक में इनऑर्गेनिक वालों का नॉमेनक्लेचर है और ब्लू बुक में ऑर्गेनिक वालों का नॉमेनक्लेचर है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। आयन क्या होता है? आयन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैट आयन और एक होता है, इसको धन आयन बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है एनायन जिसको ऋण आयन बोलते हैं। आयन होता क्या है? तो जब कोई एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो एक एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, उसको बोलते हैं कैट आयन, और उसमें हम चार्ज लगा देते हैं पॉजिटिव का, इसका मतलब उसने दिया है। और अगर इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करता है, यानी एक्सेप्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेता है, अगेन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, आयन बना देगा, और कैसा आयन होगा वो, उसमें नेगेटिव चार्ज लगेगा, इसको बोलेंगे एन आयन। मेटल्स जो होते हैं, जो धातुएं होती हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके कैटायन बनाने की, और जो नॉन मेटल, जो अधातुएं होती हैं, उनकी टेंडेंसी होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन को गेन करके एन आयन यानी ऋण आयन बनाने की। आगे बढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये SI यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की SI यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। जैसे जब हम केले लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं 1 दर्जन केले, दर्जन का मतलब ही होता है 12, चाहे मैं 1 दर्जन केले बोलूँ, चाहे अंडे बोलूँ, चाहे कुछ भी बोलूँ, 1 दर्जन का मतलब हो गया 1212। तो ऐसा ही 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का मास होता है 12। अच्छा, जैसे कि मैं AMU लिखता हूँ, ठीक है, AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले कार्बन का ही यूज़ किया गया था इस AMU को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कार्बन का, जैसे हमने ये बोल दिया था कि 1 AMU इज इक्वल टू जो कार्बन का मास है डिवाइड बाई 12, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है, तो 12 से 12 डिवाइड करेंगे तो 1 AMU ही आ जाएगा। तो हम बोलें चाहे एक, मतलब कि जो कार्बन एटम मास 12, ठीक है, 1 मोल ऑफ कॉपर में, ये 1 मोल ऑफ कॉपर, वो कॉपर छोड़ो तुम, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ सिंपल समझो कि ये है एक आपकी जनरल वैल्यू, जिसको कि हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसको कि हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए आपको 6.02 इंटू 10⁻23, जो कि 1 मोल की वैल्यू होती है। मोल होती है एक SI यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की।
तो अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने पार्टिकल होंगे, तो इतने पार्टिकल होंगे उसमें, ठीक है। या फिर कितने एटम्स होंगे, तो इतने एटम्स होंगे। या फिर 1 मोल ऑफ कॉपर में कितने एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ कॉपर में, तो इतने। तो 1 मोल का मतलब होता है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। तो मोल आप समझ गए क्या? अगर कभी क्वेश्चन बन जाए, वैसे तो यूजुअली बनता नहीं है, अगर कभी नंबर ऑफ पार्टिकल का क्वेश्चन बन जाए कि नंबर ऑफ पार्टिकल आपसे निकालने को पूछ दे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और इसी को ही हम इक्वलाइज करते हैं फ्रॉम दी गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कभी आपसे इस तरह से सवाल अगर पूछ ले कि बताइए मतलब कि किसी में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, ठीक है, कोई भी मतलब एटम आपको कुछ भी दे दे, तो आपको उसका पहली बात तो मोलर मास पता होना चाहिए। और मोलर मास कैसे आप निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, एटॉमिक नंबर से कैसे मोलर मास निकाला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे, और एवोगैड्रो नंबर वैल्यू की एवोगैड्रो नंबर उसकी वैल्यू दिमाग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि वैसे तो कभी क्वेश्चन पूछा नहीं एसएससी ने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दे दे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू देगा, नहीं देगा तो आपको रटी हुई होनी चाहिए वो, ठीक है। और हो सकता है वो मास निकालने के लिए पूछ दे, और मोलर मास आपको वो भी देगा नहीं, वो आपको वहीं पे याद होना चाहिए वो चीज़, वो भी अभी याद हो जाएगा अगर आपको नहीं है तो। या फिर हो सकता है गिवन मास दे दे, मोलर मास दे दे, आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, और एवोगैड्रो वैल्यू की नंबर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी जिससे क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन अगर आए तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है एक एटम का, एक परमाणु का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको लेके डिफरेंट मॉडल दिए गए। जैसे जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना मॉडल दिया, जिसको कि हम प्लम पडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। प्लम पडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। ये क्या, इस मॉडल के अनुसार इन्होंने ये बोला कि एक एटम जिस तरह हमारी खीर होती है, उसी तरह है एक हमारा एटम का स्ट्रक्चर। खीर में जैसे हमारा मान लो दूध और चावल की खीर है, ठीक है, तो दूध है उसमें, ठीक है, और उसमें हमने क्या डाल रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं, नट्स डाल रखे हैं। तो जो दूध है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह है जो पूरे एटम में फैला हुआ है, और जो नट्स पड़े हुए हैं बीच बीच में वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, वो एक नेगेटिव चार्ज की तरह है। यानी कि एटम जो होता है इट इज़ अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ है, नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पे उसमें आपको एम्बेडेड देखने को मिलेगा। ये थॉमसन जी ने अपना एटॉमिक मॉडल रखा था। अब अगर कल कोई थॉमसन जी अगर ये थॉमसन जी की बात अगर रदरफोर्ड सही मान लेते तो हमें सही स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पता ही नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड ने ये मान के कि ठीक है जे थॉमसन ने तो सही बोला होगा, ये आगे बढ़े। इसको हम दूसरे चीज़ से भी कंपेयर किया जाता है, जैसे कि जो हमारा वाटरमेलन होता है, जो तरबूज होता है, तरबूज में हम देखते हैं कि जैसे तरबूज में पूरा लाल लाल होता है और बीच बीच में बीज होते हैं उसके काले काले होते हैं, वैसे उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो लाल लाल है वो पॉजिटिव पार्ट और जो काले काले बीज होते हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थॉमसन जे थॉमसन ने मॉडल रखा था। ये बात को अर्नस्ट रदरफोर्ड ने सच माना, और इन्होंने सोचा कि चलो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें तो जो जे थॉमसन ने बात बोली वो सच भी है कि नहीं। तो इन्होंने ईयर 1911 में, साल 1911 में इन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल, डबली चार्ज जो हीलियम हमारे एटम्स होते हैं उनको हम अल्फ़ा पार्टिकल बोलते हैं। क्या? डबली चार्ज्ड जो हमारे हीलियम एटम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। तो इन अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया का मतलब इन्होंने फायर करवाया एक थिन गोल्ड फॉयल में। थिन गोल्ड फॉयल ही क्यों लिया ये अभी आपको पता चलेगा जब मैं मेटल्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि गोल्ड जो है बहुत मैलिएबल होता है, यानी कि इसकी थिन शीट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो बहुत पतली इन्होंने एक गोल्ड फॉयल रखी और इसमें बम्बार्ड करवाया। अब क्योंकि ये डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब हमें पता है जैसे थॉमसन जी ने बोला था कि एटम में क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, हर जगह पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव तो बीच बीच में कहीं देखने को मिलेगा। तो उसके हिसाब से तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी कि जो एक तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव के दूर भागेगा, नेगेटिव से दूर भागेगा, इसी को बोलते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो दूर भागेगा। अब क्योंकि ये बहुत भारी है, अल्फ़ा पार्टिकल बहुत भारी है इसके कंपेयर में, तो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा और वो आपका निकल जाएगा आगे। लेकिन ये सरप्राइज़ हो गया रदरफोर्ड जी पूरी तरह से। जब इन्होंने बम्बार्ड करवाया तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना ज़्यादातर
ज़्यादातर आप ये मान लो कि सारे, ऑलमोस्ट सारे बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे चले गए। कुछ डिफ्लेक्ट हुए सर्टेन एंगल से, देख रहे हो, बाकी सब निकल गए सीधे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, ये देखो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। और 1 in 10,000 मान लो, 1 in 10,000 एकदम रिबाउंड मार गया, एकदम बैक मार गया, एकदम पीछे मार गया। तब इससे इन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड किया कि जो एटम का ज़्यादातर, क्या कंक्लूजन्स थे इनके? कंक्लूजन्स का मतलब इन्होंने क्या चीज़ को बाद में कंक्लूड किया अपने इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से, जो बाद में फाइनली सही प्रूव हुई। एंड दैट वाज कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो वैसा नहीं होता जैसे थॉमसन ने बताया था। एटम के अंदर का जो होता है वो एम्प्टी होता है। एटम का ज़्यादातर पार्ट एम्प्टी होता है। उसका पूरा जो मास है, उसका जो पूरा मास है, दैट रिसाइड्स इन सेंटर, यानी वो बीच में रिसाइड करता है, जिसको ये हम न्यूक्लियस यानी नाभिक बोलते हैं। तो पूरा जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। पॉजिटिवली ये कैसे कंक्लूड कर पाए? ये ऐसे कंक्लूड कर पाए कि ये जो एक रिबाउंड किया, इतने सारों में एक रिबाउंड किया, ये वही है। देखो ये मान लो एटम है, ठीक, चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, सीधे चला गया। जो यहाँ पे हिट कर गया, क्योंकि बहुत छोटा सा स्पेस है तो बहुत सारे तो हिट करेंगे नहीं यहाँ पे। जो एकदम यहाँ पे एकदम हेड टू हेड कोलिजन होगा वो बैक मार जाएगा। जो इसके पास से गुजरेगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो पास से गुजरेगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जो इसके एकदम एकदम सिर में सिर भेड़ देगा वो वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मास है वो एकदम न्यूक्लियस में, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है अंदर, वहाँ पे रिसाइड है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। दैट मीन्स कि जो प्रोटॉन है वो वहीं पे घुसे हुए हैं। एक्चुअली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही घुसे होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। अभी हम देखेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसने खोज करी और कैसा क्या होता है। तो इसी को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही कलेक्टिवली हम बोल देते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आई बात? तो ज़्यादातर इनका वो खाली होता है, और जो होता है मास पूरा वो सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हाल चाल है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, अराउंड दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में गोल 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 वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ये बात से जब इनसे पूछी गई रदरफोर्ड से कि अच्छा वो घूमते रहते हैं तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, तो उसकी वजह से तो उनकी एनर्जी लॉस हो जानी चाहिए, और जब एनर्जी उनकी लॉस हो जाएगी तो घूमना बंद कर देंगे, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर तो आपकी थ्योरी तो फिर गलत होनी चाहिए। तो ये बात तो सही थी उनकी सब कुछ, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये भी बात सही है, लेकिन उनकी खुद की एनर्जी नहीं होती है। ऐसा बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने बताया। उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब है कि फिक्स्ड ऑर्बिट हैं। पहली ऑर्बिट को हम बोलते हैं के शेल ऑर्बिट बोल लो या शेल बोल लो, बात एक ही होती है। जहाँ पे ये रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट होती हैं, के शेल, एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल, ऐसे करके होती हैं आपकी, के एम एल एम एन ऐसे करके शेल्स होती हैं। अब क्योंकि नाइट्रोजन में अगर बात करें तो नाइट्रोजन में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 ही हैं, तो इसलिए 7 यहाँ भर गया। ज़्यादा होते तो और ऑर्बिट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो के एल एम एन ऐसे करके ऑर्बिट होती हैं, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में, ठीक है, घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में। और ये इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की नहीं होती है, ये इन ऑर्बिट की खुद की एनर्जी होती है, जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस वजह से ही हमेशा घूमते रहते हैं। जैसे हमारे सन के अराउंड 8 प्लैनेट घूमते रहते हैं, वैसे ही ये मान लो सन है एक तरह से। ये क्या है? न्यूक्लियस है, जहाँ ये क्या है? प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन, जहाँ पे पूरा मास है पूरा उस एटम का, उसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं चारों तरफ, डिस्क्रीट ऑर्बिट है, डिस्क्रीट शेल में, जिनको हम के एल एम एन इस तरह से दर्शाते हैं। इन्होंने ही बोला था कि किस तरह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी ऑर्बिट में हो सकते हैं वो 2n² से पता चलता है। ये फॉर्मूला दिया था कि किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। देख रहे हो तुम, ये पहली शेल है, सारे इलेक्ट्रॉन इसी में भर देते, काहे दूसरी शेल में जाने की ज़रूरत पड़ी थी, काहे से इसमें
शेल कौन सी है, पहली, n की जगह 1 रखो कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसी वजह से सिर्फ 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो तुम। ठीक है, दूसरी शेल में आओ, 2 रखो इसमें, 2 दूनी 4, दूनी 8, तो यहाँ पे आपके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे दूसरी, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एक शेल में आ सकते हैं वो 2n² फॉर्मूला जो कि बोर-बरी जी ने दिया था। और जैसे ही आप एक शेल से दूसरी शेल मतलब बाहर जाते जाओगे तो उस शेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी ऑर्बिट से दूसरी हायर ऑर्बिट में जंप करना है तो उसके लिए उसको एनर्जी को गेन करना पड़ता है। ठीक है, और अगर वो बाहर की ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में है, हाई से लो में जाए तो उसकी एनर्जी लूज हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, अभी मैं आपसे पूछूंगा, कोई किसी का डाउट होगा तो पूछ लेगा, इसके मतलब भी हमारा लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो अभी आते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, एटम के अंदर जो हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखने को मिले, इन्हीं को ही सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। तो किसने करी इसकी डिस्कवरी, तो हम इसको ऐसे याद करते हैं, ईंट पर नाच। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं, ईंट पर नाच। तो इसकी डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी। प्रोटॉन की खोज जो है अर्नस्ट रदरफोर्ड ने करी, अभी देखा था अर्नस्ट रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट किया था। और साथ ही साथ इन्होंने और किस चीज़ की डिस्कवरी करी, जरा ये भी बताइए कमेंट में। और न्यूट्रॉन की करी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन का जो है ये नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर। अर्नस्ट रदरफोर्ड ने इसके साथ साथ न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी करी थी, ध्यान रखना। अभी हमने देखा था ना, न्यूक्लियस वो पार्ट है जहाँ पूरा मास एटम का डिसाइड करता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी हम एक लोगों को और क्रेडिट दे देते हैं और उनका नाम है गोल्डस्टीन। एक्चुअल जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी इससे पहले ही गोल्डस्टीन ने एक पॉजिटिव कैनाल रेस की डिस्कवरी कर दी थी, लेकिन बता नहीं पाए थे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे ढंग से, इसलिए हम क्रेडिट प्रोटॉन वाला रदरफोर्ड को देते हैं। लेकिन अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में ना होंगे तो गोल्डस्टीन, या फिर आपसे पूछ लेगा पॉजिटिव कैनाल रेस की डिस्कवरी किसने करी, तो गोल्डस्टीन ने करी। ठीक, एक और होता है हमारा जिसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो ध्यान रखिएगा कार्ल एंडरसन ने करी। कार्ल एंडरसन ने करी थी इसकी डिस्कवरी। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है, तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक ऐसे समझ लो जुड़वा भाई है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज। तो सर प्रोटॉन भी तो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बिल्कुल है, लेकिन इनके मासेस में जमीन आसमान का अंतर है। इसका रफली रहता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं तो इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो प्रोटॉन का भार बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। इनका चार्ज तो बिल्कुल सेम होगा, इसका माइनस में इलेक्ट्रॉन का, इसका पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। चार्ज तो मतलब माइनस प्लस रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन मास बहुत अंतर है। पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन का मास भी इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर है, बस चार्ज पॉजिटिव है इसका। क्लियर इतनी चीज़, ये सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए। ठीक है, अब आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन समझ लो, और फिर यहाँ पे हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं, पहली बात तो यहाँ तक मैं देख लेता हूँ, डाउट तो नहीं किसी का। ठीक, चलो, तो आइसोटोप क्या होते हैं, समस्थानिक बोलते हैं इनको हिंदी में। आइसोटोप वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। अब ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, अगर किसी दो एटम का अगर मान लेते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम है, जिसको कि हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एटम किसी दो अलग अलग एलिमेंट के हों, हो ही नहीं सकता है, यानी कि वो सेम एलिमेंट के ही होंगे। एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ये मैं लिखा 1H1 1H2 1H3, ये क्या यहाँ आइसोटोप हैं। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखते हैं वो सेम है और एटॉमिक मास जो ऊपर लिखते हैं वो अलग है। ठीक है, 1H1 1H2 और 1H3, इसको बोलते हैं प्रोटियम, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सो दैट अगर नोट्स ना भी मिले तो भी आपका स्लाइड से ही काम चल जाए। ठीक है, ये 1H1 है,
ये 1H2 है और ये 1H3 है, ठीक है, 1H1 1H2 1H3। ये हो गया आपका प्रोटियम, ये हो गया आपका ड्यूटेरियम और ये हो गया आपका ट्राइटियम। इसमें जो ट्राइटियम होता है ये आपका ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी की कभी अगर यूनिट पूछ ले तो बैक्वेरल होती है। हेनरी बैक्वेरल ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, बैक्वेरल होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। और क्यूरी भी लिखते हैं क्योंकि मैडम क्यूरी जो कि पहली विमेन थी जिनको कि नोबेल मिला था, ठीक है, मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पियर क्यूरी, इन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी को लेकर काफ़ी काम किया। तो कमेंट में बता सकते हैं मैडम क्यूरी को नोबेल कब मिला था, ठीक है, मैं PY की सीरीज़ आपको बता चुका हूँ। तो ये आइसोटोप होते हैं। अच्छा, बहुत सारे आइसोटोप होते हैं और उनके यूजेस भी कहीं डिफरेंट जगह होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन के डिफरेंट, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6C12 होता है, 6C13 होता है, 6C14 होता है, ठीक है। ये जो 6C14 है ये इसको हम यूज़ करते हैं डेटिंग में। तो जब जैसे मान लो कि आप डेटिंग पे जाएंगे कभी, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं एज निकालने की सामने वाले की। देखो, इसको एज निकालने, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है जो हम अर्थ के, जो मान लो कोई रॉक मिली, कोई चट्टान मिली, ठीक है, कुछ भी, तो उसकी एज निकालने के लिए हम कार्बन डेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा यूरेनियम होता है। यूरेनियम का जो 92U235 होता है, इस आइसोटोप का हम यूज़ करते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए। कैसी एनर्जी? न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए। और इसी तरह हम आयोडीन का 131 आइसोटोप होता है, इसको हम गोइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसी तरह कोबाल्ट का 60 आइसोटोप होता है, इसको हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? और कैंसर होता क्या है? जब हमारे सेल बहुत भयंकर डिवाइड होते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। आइसो बार पे आते हैं, आइसोटोप का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे सेम एटॉमिक मास होगा, सेम एटॉमिक मास होगा और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी जस्ट उल्टा उसका। अब एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट है तो फिर वही बात कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है सर, तो वो जो दो एटम की आप बात कर रहे हो वो सेम एलिमेंट से हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सेम एलिमेंट है तो सेम एलिमेंट हमने देखा था Fe है, कॉपर है। हमने देखा था कि कहीं से तुम Fe निकाल लो, Fe के एटम की, हर Fe एटम की सेम प्रॉपर्टी होगी, यानी सेम उसका एटॉमिक नंबर होगा। समझ रहे हो? तो सेम एटॉमिक नंबर है तो मतलब वो सेम ही एलिमेंट से आ रहा है, और अगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो मतलब डिफरेंट एलिमेंट से आ रहा है। सिंपल। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे कि 18 ऑर्गन का होता है और 40 एटॉमिक मास होता है। इसी तरह कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन एटॉमिक मास इसका भी 40 ही होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम। आइसोबार। आइसोटोन क्या होता है? ये होता है सेम न्यूट्रॉन नंबर। सेम न्यूट्रॉन नंबर मतलब समझे नहीं? देखो, होता क्या है, होता यह है कि जब कोई भी एलिमेंट होता है हमारा, यहाँ पे समझेंगे आप, ठीक है, कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ये X है, ठीक है, X और उसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक मास A है। ये यही आपको याद करना है क्योंकि इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर और मास को। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है एटॉमिक नंबर के, और वही प्रोटॉन नंबर भी होता है। यानी कि सिंपल अगर मैं बोलूँ सिंपल टर्म्स में, तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही होंगे, कितने होंगे? जो उसका एटॉमिक नंबर है। तो अगर किसी, जैसे मान लो कि मैं पूछ लूँ आर्गन में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो 18 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 ही प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन को निकालने के लिए एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे, न्यूट्रॉन नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। ऐसे ही नाइट्रोजन में लिखता हूँ, उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 15 होता है। ऐसे ही मैं कार्बन लिखता हूँ, एटॉमिक नंबर 6 होता है, और डिफरेंट आइसोटोप होते हैं तो 12, ठीक है, इसका एटॉमिक मास 12। अब तुम न्यूट्रॉन नंबर निकालो इसमें, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑक्सीजन में? 8, प्रोटॉन भी 8 होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन भी 7, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन भी 6। न्यूट्रॉन इसमें कितने निकल के आएंगे? दोनों को घटा दो 8, दोनों को घटा दो 8, दोनों घटा दो, ये तो खैर अलग हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें एक चीज़ को, तो ये दोनों क्या हो गए? ये आइसोटोन हो गए आपस में। ये 8O16 और 7N15 ये क्या हो गए? आइसोटोन हो गए आपस में। अगर आपको इसका भी इसके साथ एक और आइसोटोन लिखना है, कार्बन का ही लिखना है, नहीं मान रहा है, तो 6C14 ले लीजिए। 8 सब आइसोटोन है आपस में, इनकी टोन मैच कर रही है क्योंकि न्यूट्रॉन मैच कर रहे हैं इनके। क्लियर?
अब आते हैं ये एटॉमिसिटी क्या होती है, और उसके बाद हम अगले टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ पीरियोडिक टेबल में आएंगे। ठीक, एटॉमिसिटी को बोलते हैं हिंदी में परमाणुता। परमाणुता, एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि कितने एटम्स किसी एलिमेंट के आके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे जितनी भी तुम्हारी इनर्ट गैसेस होती, इनर्ट गैसेस पता है ना, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ये सब कभी दूसरे एटम को अपने पास बुलाती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल हैं, डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ अचीव करके रखा हुआ है, किसी को लाइफ में दखलंदाजी नहीं करने देना चाहती हैं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती हैं, अकेले एग्जिस्ट करती हैं, सोलो, मोनो। यानी कि जितनी भी इनर्ट गैसेस होंगी उनकी एटॉमिसिटी, यानी कि उनमें सिर्फ एक ही एटम आएगा, वही अपने आप में मॉलिक्यूल भी बना देगा, यानी कि उनको बोलते हैं मोनो एटॉमिक। देख सकते हो, आर्गन हो गई, हीलियम हो गई, जितने भी हैं, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, सब की सब मोनो एटॉमिक होती हैं। सोडियम को भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, Na के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो आयरन होता है जिसका सिंबल क्या Fe होता है, वो भी आपका ऐसे Fe2 नहीं देखोगे आप। एल्यूमिनियम भी आपका मोनो एटॉमिक होता है, ऐसे Al2 Al3। मतलब कि अगर हम ये बोल रहे हैं बॉन्ड तो जैसे बनता है, जैसे सोडियम का NaCl बन गया, ये सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ सर, एक Na का एटम आया, एक क्लोरीन का एटम आया और दोनों मिल गए। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 एल्यूमिनियम के एटम है और 3 ऑक्सीजन के एटम है और मिलके कंपाउंड बना दिए Al2O3। तो इसकी एटॉमिसिटी पता है कितनी होगी, इसमें 2 एटम एल्यूमिनियम के और 3 ऑक्सीजन के है, तो 5 होगी एटॉमिसिटी, पेंटा एटॉमिक। इसमें एक आया है और एक क्लोरीन का, यानी 2 एटम है टोटल, 2 हो गए, डाई एटॉमिक। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो सिर्फ सोडियम लिखा हुआ है ना, तो सोडियम कभी Na2 Na3 Na4 ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता, वो Na है बस। कॉपर भी ऐसा ही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। हाइड्रोजन हमेशा कभी H देखे, H ना, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टेबल नहीं ना, H ऐसे स्टेबल ही नहीं अकेले, तो H2 के फॉर्म में, तो ये डाई एटॉमिक हो जाएगा। ऑक्सीजन भी O2, O देखे, O नेसेंट ऑक्सीजन होता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है O2, यानी 2 ऑक्सीजन के एटम आएंगे तब वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है O2। नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ओजोन O3 फॉर्मूला होता है ट्राई एटॉमिक, फॉस्फोरस P4 होता है। ठीक है, तो टेट्रा एटॉमिक। सल्फर S8 होता है, ऑक्टा एटॉमिक। जब 5-6 से ज़्यादा हो जाता है तो उसी को ही पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। पॉली का मतलब है 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 भी। पॉली का मतलब है कि एक सर्टेन नंबर के बियॉन्ड जब हो जाता है तो उसको पॉली का मतलब बहुत सारे एटम उसमें आके उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, बात ख़त्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। इसको कायदे से एकदम इज्जत के साथ देख लेना, ठीक है। इसको Al2O3 एक बार बताइए, इसमें बताना क्या भैया, लिखा हुआ है, खुद चीख के बोल रहा है कि हम लोग 2 लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं। ऑक्सीजन बोल रहा है भैया हम 3 लोग हैं। टोटल कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए भाई। कुछ भी तो मैं लिख दूँ, मैं नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दूँ N2O, चीख के बोल रहे हैं कि भैया हम 2 लोग हैं, हम 1 लोग हैं, हमारी एटॉमिसिटी 3 हो गई। ये चीख के बोला 1 है, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता अलग से, तो नहीं लिखा है तो मतलब 1 है वो, तो 1 इसका 2 हो गए, सिंपल। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, अर्ली डेवलपमेंट क्या हुए थे, तो सबसे पहले हमारे डॉबर नायर जी आए, और डॉबर नायर जी ने बोला कि देखो भाई, हम हैं सबसे पहले यहाँ पे, हम फर्स्ट। जैसे नहीं कोई वीडियो अपलोड करो तो फर्स्ट ऐसे कुछ आता है कमेंट, है ना, आई एम द फर्स्ट वन। तो ऐसे डॉबर नायर ने जल्दी से कमेंट किया, आई एम द फर्स्ट वन। इन्होंने दिया लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया, इन्होंने ट्राइड का सिद्धांत दिया। इन्होंने ये बोला कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर पे इनको बिठाते हैं और ऐसे एलिमेंट को लेते हैं जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनमें हमें ये देखने को मिलता है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो आइसोटोप होते हैं इनमें सिमिलर हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं आइसोटोप की, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी आइसोटोप्स की, ठीक है। तो अभी डॉबर नायर ने क्या बोला कि अगर ऐसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ वालों को साथ में लेके आएंगे और उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लगाएंगे, तो जो बीच वाला होता है
वो पहले और जो बीच वाले का एटॉमिक मास निकल के आएगा वो पहले और तीसरे के एवरेज औसत के बराबर निकल के आएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेशन से, ठीक है। लिथियम सोडियम पोटेशियम का ट्रायड बनाया, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का ट्रायड बनाया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ट्रायड उन्होंने बनाया और उस चीज़ से प्रूव किया। लेकिन हम फर्स्ट वाले थे, उतना ज़्यादा नहीं कर पाए और इनकी थ्योरी कोई बहुत ज़्यादा हमें पीरियोडिक टेबल नहीं बता पाई। लेकिन ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कब ये काम किया था, तो 1829। अगर 1829 ऑप्शन में ना दिखे तो 1817 ऑप्शन में आपको दिखेगा। थ्योरी इनकी प्रपाउंड हुई थी इस साल, लेकिन माना जाता है कि इन्होंने डिस्कवरी करी थी इस साल, लेकिन 1829 ही शायद आपको ऑप्शन में दिखेगा, ठीक है। तो डॉबरनेर का ईयर ध्यान रखना। और लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया, भले ये तुम ट्रायड मत याद रखो, रटो, थोड़ा सा देख लो पहला वाला तो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला, लेकिन ये रटा हुआ होना चाहिए। डॉबरनेर लॉ ऑफ ट्रायड 1829 खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिर न्यूलैंड है, JAR न्यूलैंड GI, इन्होंने दिया अष्टक का सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने दिया क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक का सिद्धांत। इन्होंने बोला कि जब हम इसी तरह एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऑर्डर में इनको लगाएंगे तो पहले वाले और 8वें वाले की जो प्रॉपर्टी होंगी वो सेम होंगी। अच्छा हाँ, कैसे, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर सा आता है कि नहीं। तुम हमारे यहाँ पे म्यूज़िक क्लास लगती थी, ठीक है, तो हमारे जो टीचर थे म्यूज़िक वाले बस यही करते रहते थे, वो सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर से सा, ठीक है, तो सा आता है। तो यानी कि ऐसा ही कहीं भी चाहे वो कहीं के भी म्यूज़िकल नोट हो, ये तो हमारा मतलब हिंदी है सारे गामा, ऐसे इंग्लिश में होता है दो रे मी फा फा सो ला टी के बाद फिर से दो आता है, तो वही सेम है। तो मतलब कि म्यूज़िकल नोट से मैच कर रहा है, पूछता है क्वेश्चन कि किस म्यूज़िकल नोट से किसका मैच करता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स मैच करता है। न्यूलैंड ने कब दिया था, 1865 में, 1865 में, यानी कि जब हमारा कौन सी ट्रीटी हुई थी, जरा बता तो देना है, कौन सी ट्रीटी हुई थी, किस बैटल के बाद ट्रीटी हुई थी, ना बता पाए, सही बता रहे, समझ लेना फिर, ठीक है। तो न्यूलैंड ने तो दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब जो न्यूलैंड ने जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, पूछता है कितने एलिमेंट्स नोन थे, तो इनके टाइम पे एलिमेंट्स जो नोन थे 56। हाइड्रोजन पहला था, थोरियम लास्ट था, ध्यान रखना, तो थोरियम वॉज दी लास्ट, ठीक। अब आए हमारे लोथर मेयर जी। अच्छा बताओ, मैयर जो घराना है उसके फाउंडर कौन थे, मैयर घराने के, ठीक है। तो लोथर मेयर मैयर की तरह थोड़ा साउंड कर रहे हैं, इनके रिगार्डिंग बस एक चीज़, 1869 1869, और इन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के वर्सेस में ग्राफ प्लॉट किया था, ऐसे करके मिनिमम मैक्सिमम टाइप आया था। ग्राफ से हमें कोई मतलब नहीं है, बस दो चीज़ें, लोथर मेयर 1869 एटॉमिक वेट वर्सेस वॉल्यूम, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। मैयर घराना के फाउंडर कौन थे, अलाउद्दीन खान। ट्रीटी कौन सी हुई थी, इलाहाबाद की ट्रीटी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। फिर मेंडलीव जी है, मेंडलीव जी ने सेम साल जिस दिन ये लोथर मेयर जी ने अपना काम किया, उसी साल 1869 में, और इनको सलाम ठोक सकते हैं आप, इसी क्यों, क्योंकि इन्होंने ही पूरा जो मेन आज हम पीरियड टेबल देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा इन्होंने ही तैयार करके दिया था, मेंडलीव जी ने। मेंडलीव जी रशिया से थे, काफ़ी तेजू टाइप के थे ये, मतलब बहुत इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें करी, जिसके लिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, यानी आधुनिक आवर्त सारणी के पिता जो है वो मेंडलीव जी को बोलते हैं। मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल जो कि उन्होंने 1869 में दी थी, ना कि 1969 में। 1969 में किसने, ज़रा बताओ, कि सारे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम्स में बांटा था, तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी 1869 में, जिसमें कि 8 इस तरह से ग्रुप थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, और ये तीनों मिला के 8वां, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो ये 8 इन्होंने ग्रुप्स यहाँ पे रखे। अभी इतने तेज थे कि जो एलिमेंट इनको डिस्कवर उस समय नहीं हुआ था, जो एलिमेंट, और इनके टाइम पे कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 63। लोथर ये न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 56, इनके टाइम पे 63। तो इन्होंने जो भी गैप आगे बन रहे थे, जैसे एल्यूमिनियम के आगे जो गैप आया, तो इन्होंने इसको ऐसा नहीं बोला कि ये मतलब जैसे इनके में, क्योंकि वो एलिमेंट नोन नहीं था ना, तो इन्होंने बोला कि कोई एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक मास इतना होगा, और वो जो आया ना एलिमेंट, वो उसका उतना ही आया एटॉमिक मास जितना बता के गए थे ये, और उसको ये नाम संस्कृत वर्ड एका एल्यूमिनियम ऐसे करके गया। ऐसे बहुत सारे जहाँ जहाँ गैप आ रहे तो उन्होंने एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, मतलब एका लगा दिया उसके आगे कि ये आगे, मतलब एका का संस्कृत वर्ड होता है, तो ये आगे जाके मिलेगा, और मिला भी।
ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए का एल्यूमिनियम बाद में जाके मिला हमें गैलियम, और ये जो मास बता के गए थे रफली उसी के अराउंड हमें देखने को मिला। ए का एल्यूमिनियम का 68 बता के गए थे, ए का बोरॉन बाद में स्कैंडियम निकल के आया 44 बता के गए थे, ए का सिलिकॉन बाद में निकल के आया जर्मेनियम जिसका ये 73 बता के गए थे। बाकी सब याद देखना देख लो, लेकिन अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं, इन्हीं 3 से ही क्वेश्चन पूछेगा अगर पूछेगा तो, जो कि पूछे हैं। ठीक है, याद कैसे, अगर भूलना कैसे नहीं है, गाल याद कर लो, गाल, गैलियम एल्यूमिनियम गाल। ठीक है, इसको याद कर लो, बोस बोरॉन और स्कैंडियम बोस। ठीक है, और सिलिकॉन वाला अपने आप याद हो जाएगा जर्मेनियम। ठीक है, एक का सिलिकॉन जर्मेनियम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी, इनके जो गैप्स आ रहे थे उसको इन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला कि भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या फिर उन्होंने बात को घुमाया नहीं कि इसको ही पता चलेगा ऐसे बोल दो कुछ भी, तो वो उन्होंने नहीं किया। मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, कितने क्या है आपको, या भी एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली एग्जाम में जिसमें कि आइडेंटिफाई करने के लिए उसने बोल दिया था कि इसमें पहचानो कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने रखा है, मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा। ठीक, आगे आते हैं, अभी आगे आए अभी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, दैट इज़ ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी, मतलब कि अभी पीरियोडिक टेबल हम यूज़ करते हैं इसको दिया था किसने, हेनरी मॉजले ने। हेनरी मॉजले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जो इनकी में डिफेक्ट थे, क्या डिफेक्ट थे मेंडलीव में, एक तो हाइड्रोजन बेचारा इधर उधर मारा फिर रहा था, फिक्स पोजीशन नहीं मिल पा रही थी इसको, और मेंडलीव जी ने बोला था कि जो केमिकल एलिमेंट हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनकी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये बात गलत बाद में प्रूव हुई। ये बात जब रदरफोर्ड जी ने क्योंकि रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया था ना, तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया तब लोगों के दिमाग खुले, और तब मॉजले जी ने बताया कि भैया एटॉमिक मास नहीं, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है इट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जो बाद में सही प्रूव हुई। एटॉमिक नंबर पे ही प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पे। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटना है एकदम, कि मॉजले जो है एटॉमिक नंबर, और बाकी जो पहले आते रहे मास मास मास, काहे से रदरफोर्ड का भी एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था। तो जो भी डिफेक्ट हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन और ये सारे चीज़ें ये मॉजले ने करके दिया, कब, 1913, जब रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी तो उसके 2 साल बाद। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज की है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल कितने एलिमेंट हैं, तो टोटल आज है हमारी 118 एलिमेंट हैं। ठीक है, आज 118 एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ब्लॉक्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए, जो हमारी पीरियोडिक टेबल आज है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं, जो 118 एलिमेंट है किस में डिवाइडेड है, तो ये वर्टिकल ये डिवाइडेड हैं किस में, ये वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉलम हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये, जो कि आपकी ये है हॉरिजॉन्टल रोज, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वर्टिकल रोज ये। तो कितने हैं वर्टिकल कॉलम, जिनको कि हम ग्रुप्स बोलते हैं, ग्रुप्स हैं टोटल 18, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पीरियड्स। कितने हैं टोटल पीरियड्स हैं 7। ठीक है, 18 आपके ग्रुप्स हैं इस तरह से, और 7 पीरियड्स हैं। अब यहाँ पे ये ब्लॉक्स क्या हैं, तो ये डिफरेंट यहाँ पे ब्लॉक्स निकल के आते हैं। कौन कौन से, ये जो पहले 2 ग्रुप से, ये पहले 2 ग्रुप से मिलता है एस ब्लॉक, ये बनता है एस ब्लॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो बनता है ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। इसको बोलते हैं 3 से लेकर ये 12 तक, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, और ये बोलते हैं एफ ब्लॉक। ये क्या है, देखो, 6वें पीरियड में और 7वें पीरियड में जब हम आते हैं, तो बेरियम के बाद जब 6वें पीरियड में जाते हैं तो लैंथेनाइड करके एक एलिमेंट, लैंथेनम करके एक एलिमेंट मिलता है, और हमें ये पता चलता है कि जब उसके आगे बढ़ते हैं तो सीरियम, ये सब मतलब जितने भी मिलते हैं इसके आगे, यानी लैंथेनम के 14 और आगे, यानी टोटल 15, इनकी सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो इनसे बोला सब निकलता हो जरा, जैसे नहीं टीचर हमारा कि किसने होमवर्क नहीं किया, तुमने नहीं किया, अच्छा खड़े हो, अच्छा तुम्हारे बगल वाले ने भी नहीं किया, अच्छा तुमने भी नहीं किया, निकलता हो किस किस ने होमवर्क नहीं किया जरा इधर पे। ठीक है, तो इस तरह से जिन ने होमवर्क नहीं किया उनको निकाल दिया गया। ऐसे ही 7वें पीरियड से फ्रांशियम रेडियम के आगे ये एक्टीनियम पढ़ा, और एक्टीनियम के बाद थोरियम ने भी होमवर्क नहीं किया, प्रोटैक्टियम ने भी नहीं होमवर्क किया, तो इन सबको बाहर निकाल लिया गया। ये टोटल 15 थे, ला से लालू लो, ठीक है, लालू लो को निकाल लिया गया, और एक्टीनियम से लेकर लॉरेंशियम तक, तो लॉरेंस बिश्नोई लो को निकाल लिया गया। तो 15 वो 15 ये, तो ये निकाल के एफ ब्लॉक बना दिया गया। अब थोड़ा सा समझाते हैं, जैसे एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक है पहला और दूसरा,
पहला और दूसरा लिखने की ज़रूरत ना होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें सारे क्या होंगे आपके, सारे ही मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये पी ब्लॉक। अच्छा ये बात आती कि इसको एस क्यों बोला, इसको पी क्यों बोला, ए बी सी डी का नाम नहीं रख दिया, एस पी डी एफ क्यों रखा, बताते हैं उसको भी अभी। तो ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है, 13 से लेकर 18 तक है ये, ठीक है। यानी ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको पी ब्लॉक बोलते हैं। और डी ब्लॉक क्या है, जो एस और पी के बीच में दबा हुआ है, यानी कि ग्रुप नंबर अगर आप ध्यान से देखें 3 से लेकर 12 तक के बीच में है। और एफ ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक है अलग से हमने निकाल लिया है, जो कि है लालू लोग, ठीक है, लालू लोग और एक्टीनियम से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक। यानी ये 15 इनको बोलते हैं लैंथेनाइड, इनको बोलते हैं लैंथेनाइड और इनको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। 15 उसमें, 15 इसमें, टोटल 30। इसलिए बोलते हैं एसपीडी क्योंकि अभी KLMN पढ़ाए थे, वो क्या होती हैं, शेल या फिर ऑर्बिट ऑफ एन एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। शेल के अंदर सब शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो S सब शेल होती है, P होती है, D होती है, F होती है। तो S ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन S सब ऑर्बिटल में जाके घुसता है, इसलिए S ब्लॉक, समझे आप। यानी P ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन घुसेगा वो P ऑर्बिटल में घुसेगा, D में D ऑर्बिटल में और F ब्लॉक में F, ठीक। D ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं इनको हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल। इसकी हिंदी नहीं याद आ रही मुझे, आप अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रा लिख देंगे सो दैट बाकियों को पता चल जाए। इनर ट्रांजिशन मेटल इनको बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल। ये जो हैं ये सब ट्रांजिशन वाले होंगे और ये होंगे F वाले इनर ट्रांजिशन, ठीक। इतनी बात समझ आती है। ग्रुप सेम पीरियोडिक टेबल, ग्रुप्स पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ठीक है, और 15वां ग्रुप, ठीक है। ये कितना 15, ये तो 17 हो गया, ठीक है। 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप और 18वां ग्रुप। ये थोड़ा स्पेशल टाइप है, इनको स्पेशल रिकग्निशन चाहिए। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है ना, इनको हम एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। काहे, काहे से जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक, और बेसिक नेचर का होता है। और वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। तो इनके जो बनते हैं पहले वाले जो एलिमेंट हैं, इनके जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक होंगे, सब सारे मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन इनके जो बेस बनेंगे वो घुल जाएंगे पानी में, इसलिए इनको एल्कली मेटल बोल देते हैं, ठीक। दूसरे वालों को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। 15वें वाले पे यहाँ पे आ जाओ, ये पी ब्लॉक में, ये क्या है, ये आपका 15वें, फिर 5A इसको हम लिख देते हैं, ये है नाइट्रोजन। इसको नाइट्रोजन फैमिली, जैसे इसके पहले कार्बन फैमिली थी, इसके पहले बोरॉन फैमिली थी, ये नाइट्रोजन फैमिली है। इसको हम प्यार से निक्टोजन बुला देते हैं, निक्टोजन। इसको बोल देते हैं 16 वालों को ऑक्सीजन फैमिली है, ये बगल में उसी के, चाल्कोजन। इसको बोल देते हैं फ्लोरीन फैमिली, हैलोजन। और ये है हमारी क्या 18th, ये तो बहुत ही बहुत ही स्पेशल है ये। इसको हम जीरोथ ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसको हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, इसको हम नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती है ना किसी के साथ। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ठीक है। तो हे से हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। जरा बताओ इनमें से किसको बल्ब में भरते हैं, किस कौन सी निकलती है जब न्यूक्लियर फिजन होता है, और किसको बलून्स में भरते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी पीरियड का आखिरी एलिमेंट अगर तुमसे पूछ लेगा तो वो एक इनर्ट गैस ही होगी। ऑब्वियस ही बात है, तुम जाओगे इनर्ट गैस से ही टकराओगे, जाओगे इनर्ट गैस से टकराओगे, जाओगे इनर्ट गैस से ही टकराओगे। तो सिंपल मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझसे पूछेगा भाई बताओ चौथे ग्रुप का लास्ट एलिमेंट, चौथे पीरियड का लास्ट एलिमेंट कौन सा है, तो मैं लिखूंगा हेमा, नेहा और करीना। करीना चौथे नंबर पर आती तो क्रिप्टॉन हो जाएगा हमारा। बलून्स में भरते हैं हीलियम को और बल्ब में भरते हैं आर्गन को। और न्यूक्लियर फिजन जब होता है ना, जब यूरेनियम का न्यूट्रॉन स्ट्राइक करवाते हैं तो उसमें बेरियम और क्रिप्टन निकलता है, तो ये क्रिप्टन है, ठीक है। तो क्रिप्टन निकलेगा, इसको हटा दें, यहाँ से हटा देते हैं, इसको थोड़ा साफ़ सुथरा बना लेते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बेरिलियम होता है, जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल है, अच्छा याद कैसे करेंगे इनको,
पहले तो याद ऐसे रख सकते हैं आप इनको, पहले और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। हेलीना कब्र से फरार, जैसे कि हमने ये हेमा, नेहा और करीना जीती रहना याद किया था, वैसे ये भी ज़रूरी है याद करना, ठीक है। हलीना कब्र से फरार, ठीक। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये याद होना चाहिए पहले। ऐसे ही जैसे इसको भी याद कर लो, फक्कड़ ब्राह्मण इन, कुछ ऐसे याद कर लो, फक्कड़ ब्राह्मण ऐसे याद किया था क्लास 9th में, फक्कड़ ब्राह्मण इन एटलांटिक ऐसे याद कर लो, इन एटलांटा, ठीक है। फक्कड़ ब्राह्मण इन एटलांटा ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो ये आपको 4 ग्रुप्स के जो एलिमेंट है ऑर्डर में याद होने चाहिए। और आपको ये कैल्शियम तक सब कुछ याद होना चाहिए। कैल्शियम तक मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये पूरा ऑर्डर में कैल्शियम तक याद होना चाहिए आपको। और ज़्यादातर रिमूविंग सम एक्सेप्शंस, अगर कुछ एक्सेप्शंस को हटा दें तो एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल ही होता है वो, ठीक है। तो इतनी चीज़ याद हो गई, यानी कि अगर एटॉमिक नंबर याद है वो याद आसानी से हो जाएगा। अगर आपको याद है कि हाइड्रोजन है, देन हीलियम है, देन लिथियम। हाइड्रोजन मतलब आंख बंद करके, वो आप में से काफ़ी लोगों ने याद किया होगा। अगर जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आपने याद तो किया ही होगा, 9th में तो साइंस लिया ही होगा, तब तो याद करवाया जाता था वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब आंख बंद करके ऐसे, ठीक है। तो आपको जैसे मान लो कि आपसे पूछ ले कि बोरॉन का कितना हुआ, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, अच्छा 5वें पे आता है, तो 5 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, दुगना कर दो 10 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एटॉमिक नंबर, आपका याद होना चाहिए। कुछ स्पेशल एलिमेंट होते हैं, तो उन स्पेशल एलिमेंट को थोड़ा सा स्पेशलिटी दे देते हैं। जैसे बेरिलियम भैया है हमारे, ये क्या होते हैं, बेरिलियम इस सिल्वरी वाइट मेटल होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, ये सिल्वरी वाइट मेटल होता है, और इसको हम गायरोस्कोप वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गायरोस्कोप वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। सीजियम वगैरह को इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तुम हाथ में रखो पिघल जाएंगे। ये सख्त बिल्कुल नहीं है सीजियम लोग, ठीक है, जो नीचे हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत भयंकर रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, क्लियर है। जो हमारा मरकरी है, इट इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल, ये भी हम मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो हम आगे उस चीज़ को पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और कुछ यहाँ पे, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर आपको। और ब्रोमीन आपका जो होता है ओनली लिक्विड नॉन मेटल होता है। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ को देखेंगे, और वो है आपका ये 43 में आपको दिख रहा है, ये टेक्नीशियम है, यहाँ पर लिख देते हैं। जो एटॉमिक नंबर 43 का एलिमेंट है उसको बोलते हैं टेक्नीशियम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट इज़ दी फर्स्ट आर्टिफिशियली मेड और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट, आर्टिफिशियली बनाई है टेक्नीशियम, एटॉमिक नंबर 43, ठीक। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे 101, कहाँ है 101, ये एक्टिनाइड सीरीज में बैठा हुआ है 101, इसका नाम है मेंडेलिवियम। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी ये बताओ, आज के नाश्ता पीडीएफ में लिखा था और ना बता पाए, सही बता रहे हैं, फिर ध्यान रखना, नाश्ता पीडीएफ देने का मतलब नहीं है कोई फिर। मेंडेलिवियम जिन्होंने करी थी डिस्कवरी, और कब करी थी अभी बताओगे, उनके नाम से ही 106 में सी बॉर्जियम, ये क्या है एटॉमिक नंबर, ये वो हैं जो एकदम सीधा उठा के पूछेगा आपसे, ठीक है। वहाँ पे एकदम हक्का बक्का रह जाओगे कि कहाँ से पूछ लिया, और यही ही पूछेगा। 106 में आता है सी बॉर्जियम, ठीक है, सी बॉर्जियम। तो एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, सी बॉर्जियम का 106 और मेंडेलिवियम का कितना होता है 101। तो मेंडेलिवियम की जो एलिमेंट की डिस्कवरी है वो इन्होंने ही करी थी, सी बॉर्ज ने 1955 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टेक्नीशियम, सी बॉर्जियम, ये मतलब कुछ अतरंगी टाइप के हैं जो आपसे पूछ लेता है। अब कभी कभी पूछ लेता है कि आप बता दो आयरन का कितना है, गोल्ड का कितना है, सिल्वर का किस ग्रुप से, किस पीरियड से है। तो कुछ ऐसे हमारे जो एलिमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, उनका ही पता होना चाहिए, ठीक है। आयरन हो गया ये आपका कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हो गया, ये प्लैटिनम और सोना, ठीक है। तो ये सब एक ही ग्रुप में लगे हुए हैं, 11th ग्रुप में। पीरियड क्या है इनका, कॉपर का चौथा, इसका 5वां, इसका 6वां, ठीक है। गोल्ड के बगल में लेफ्ट में प्लैटिनम लगा हुआ है जो गोल्ड से महंगा आता है, और राइट में लगा हुआ है मरकरी जो कि एक लिक्विड मेटल होता है, हमारा तरल धातु होती है। आयरन का ध्यान रखना, आयरन आपका 8th ग्रुप से आता है, 8th ग्रुप से, ठीक है। आयरन आपका 8th ग्रुप से बिलोंग करता है। बाकी तो यार बहुत सारे सब हम याद कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने आपको यहाँ पे याद करवा दिए हैं। जो हमारा गैलियम होता है, गैलियम, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है,
जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी लो होता है इसका, ध्यान रखना। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, तो वो गैलियम है। और जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं होता क्या है, लेफ्ट साइड, अभी वहीं उसी पे आ रहे हैं, एंड दैट इज़ डायगोनल रिलेशनशिप। पहले पढ़ लेते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। डायगोनल रिलेशनशिप ये बोलती है, देखो होता क्या है, पीरियोडिक टेबल में जब हम नीचे जाते हैं तो जो भी चीज़ नीचे जाने पे बढ़ती है वो लेफ्ट से राइट जाने में अक्रॉस द पीरियड वो घटती है। आई अगेन रिपीट, जो टॉप टू बॉटम जाने में किसी ग्रुप में चीज़ डिक्रीज़ करती है वो लेफ्ट से राइट अक्रॉस द पीरियड जाने में डिक्रीज़ करती है, यानी कि वाइसे वर्सा होता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाया गया कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे है अगर हम जैसे लिथियम पे, ठीक है, तो लिथियम से नीचे आएंगे तो जो चीज़ बढ़ेगी वो चीज़ यहाँ से यहाँ जाने में घट जाएगी। तो यानी लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। बस इसी को डायगोनल प्रॉपर्टी बोल दिया गया, इसी चीज़ को डायगोनल प्रॉपर्टी बोल दिया गया। समझ में आ गई बात है? तो डायगोनल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो चीज़ ऊपर से नीचे में इंक्रीज़ करेगी वो लेफ्ट से राइट में डिक्रीज़ कर देगी। तो जैसे लिथियम और मैग्नीशियम में क्या दिखाएंगे, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएंगे। बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या दिखाएंगे, डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएंगे। क्लियर है? ये विकर्ण रिलेशनशिप क्या होती है, यानी ये जैसे कि तुम ये हो, ठीक है, तुम स्कूल में होते थे, ठीक है, तो तुम आगे पीछे वाले को, तो पीछे वाला तुमको नहीं देख पाता था, ठीक है, देख पाती थी, और पीछे वाले को तुम नहीं देख पाते थे, तो तुम ऐसे डायगनली जो है मारते थे, है कि नहीं? डायगनल जो है रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश करते थे, ऐसे 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 ऐसे। तो बस यही पीरियोडिक टेबल में भी चलती है। अब आते हैं ट्रेंड्स पढ़ते हैं। इसमें ट्रेंड्स क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले मेटालिक करेक्टर। तो मेटालिक करेक्टर जो होता है ये इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और मैंने आपको बोला कि जो चीज़ ऊपर से नीचे जाने में इंक्रीज़ करेगी वो लेफ़्ट से राइट जाने में डिक्रीज़ करेगी, जो लेफ़्ट से राइट में इंक्रीज़ करेगी वो ऊपर से नीचे में डिक्रीज़ करेगी। यानी मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? रीज़न क्या है? मेटल वो अच्छा होता है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देता है। अभी बताया था इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो जब ऊपर से नीचे में आते हैं तो साइज़ बढ़ता है। ध्यान रखना, ऊपर से नीचे में जब आते हैं तो साइज़ बढ़ता है। हाइड्रोजन है, एक शेल की नीड है, उसी में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। लिथियम है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ, जैसे को देखो ये लिथियम है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि 3 एटॉमिक नंबर है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली शेल में 2 आ सकते हैं, बचा कितना? 1। अब बोलोगे सर दूसरी में तो 8 आ सकते हैं, हाँ तो आ सकते हैं 8, लेकिन है नहीं ना उसके पास 8, तो एक ही है अभी उसके पास है। ना सोडियम कितने 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे करेंगे? 2,8,1, क्योंकि पहली में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरी में 8 आ सकते हैं, बचा 1। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पे के शेल है, यहाँ एल शेल, मतलब हाइड्रोजन में तो सिर्फ के ही था ना, के शेल, यहाँ के शेल एल शेल, यहाँ के शेल एल शेल एम शेल, यानी कि ऊपर से नीचे जाने में शेल बढ़ रही है, शेल बढ़ रही हैं। और होता क्या है कि जो मास होता है किसी भी एटम का वो तो एकदम सेंटर पे बैठता है, और वही लगाता है एक चार्ज जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे हुए है। जैसे सन है, सन के अराउंड 8 प्लैनेट घूम रहे हैं, लेकिन उसने सन ने पकड़ के रखा है अपने फोर्स से, तो उसी तरह से इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है इस न्यूक्लियर चार्ज ने उन इलेक्ट्रॉन को। अब जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल दूर जाता जाएगा तो इस पकड़ कम होती जाएगी। अब पकड़ कम हो जाएगी तो जल्दी से खड़ाक से दे देगा, किसी दूसरे को फेंक के दे देगा ना, किसी दूसरे को जल्दी से, उसके लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर से जो चार्ज लग रहा था न्यूक्लियर चार्ज वो काफ़ी कम हो चुका है अभी, तो इसलिए जैसे ही नीचे जाएंगे तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, यानी बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और लेफ्ट से राइट में घटेगा। लेफ्ट से राइट में क्या होगा? लेफ्ट से राइट में वो जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है वो घटता जाएगा। क्या शेल कम होती जाती है क्या लेफ्ट से राइट में? ना, शेल कम नहीं होती उसमें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो लिथियम है 3, 2,1, ठीक है। बेरिलियम क्या है? 2,2। फिर यहाँ पे आओगे बोरॉन, चल देख तो चलना बंद हो जाता है ये, ठीक है। बोरॉन क्या है? 2,3, ये 2,4, ये क्या है? 2,5। तो अभी क्या है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे बढ़ रही है तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान होता है, 2 को थोड़ा और कठिन, 3 को थोड़ा और कठिन, 4 को और कठिन, और 5 को लूज़ किया ही नहीं जा सकता, इसलिए फिर 3 ले लेता है। ये एलिमेंट क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्यों 3 को ले क्यों लेगा? क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है। अभी वैलेंसी वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज़ समझाऊंगा, तो अभी के लिए इसको स्किप कर दो,
ठीक है। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है अब यहाँ से, तो लेने की प्रॉपर्टी बढ़ने लग रही तुम्हारी, यानी कि तुम मेटल नहीं रहे, यानी तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, यानी जितने भी नॉन मेटल मिलते हैं हमें वो सब पी ब्लॉक में धरे हुए मिलेंगे, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में। ये पहला एस है, ये डी है ना, इसमें सिर्फ मेटल ही मिलेंगे, सिर्फ मेटल। नॉन मेटल तो पी ब्लॉक में होते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पी ब्लॉक में कोई मेटल नहीं होता है, एल्यूमिनियम पी ब्लॉक में लेकिन मेटल है। मैं बोल रहा हूँ कि सारे नॉन मेटल तो पी ब्लॉक में ही एग्जिस्ट करेंगे। ये बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। अभी पहला ट्रेंड पढ़ लिया मेटालिक कैरेक्टर का, ठीक। अब आते हैं एटॉमिक नंबर और मास। ये भी आई होप समझिए कि एटॉमिक नंबर कहाँ तक याद करना है, 20 तक याद करना है। एटॉमिक मास उनका डबल ये होता है विद सर्टेन एक्सेप्शंस। अगर हम छोड़ दें, जैसे सोडियम का अगर हम बात करें तो 11 का दुगना 22 होता है, लेकिन उसमें आपको एक ऐड कर देना है, ठीक है। 12 का देख सकते हैं, इसका 24 है, 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 15 दूनी 30, मतलब लगभग डबल ही आपको देखने को मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, जिसका इवन एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल होता है, और जिसका ऑड होता है एटॉमिक नंबर उसका डबल +1 हो जाता है। जैसे कि ऑड है फॉस्फोरस 15, तो 15 दूनी 30 और 1 31, तो 30.97 लिखते हैं, एग्जैक्टली होता है लेकिन लिखते 31 नहीं, 13 है, 13 दूनी 26 और एक और जोड़ दो 27, 26.98। तो अगर ऑड है तो 2z + 1, इवन है तो 2z। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। उन एक्सेप्शंस पे भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना आपसे डीप में नहीं पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गन है, तो ऑर्गन का तो 18 है, 18 इसका 18 इवन होता है, तो 18 दूनी 36 होना चाहिए, 36 होना चाहिए, लेकिन इसका 40 होता है। तो ये एक्सेप्शन अपवाद है ये इसमें, कि इसका डबल होना चाहिए क्योंकि इवन है, लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन है, इसमें 18 मतलब 36 ना होकर 40 होता है। तो कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे इक्का दुक्का जगह, बस उनको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। नहीं तो अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो डबल कर दो, वही मास हो जाएगा, और ऑड है तो वो कर दो, ठीक है। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को, Z से, और मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी अब आते हैं यहाँ पे। वैलेंसी क्या होती है, इसको हिंदी में संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं इसको। ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, ऑफिशियल डेफिनेशन होती है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। पहले तो ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है एटॉमिक नंबर और मास वाले में, क्योंकि अगर डाउट होगा तो फिर वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी सर, ऑक्सीजन नहीं होता है शर्मा जी, वो फिर ओजोन हो जाता है, समझ रहे हैं आप। ऑक्सीजन O2 ही होता है डायटोमिक, वो ओजोन होता है जो ट्राइटोमिक हो। इको हो रही है आवाज़, इको हो रही है आवाज़ सर, 2x स्पीड में पढ़ाई है, क्यों नहीं। ऑक्सीजन फैमिली है ये बगल में, इको कहाँ हो रही है यार, नॉल क्लियर, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक। अब देखो वैलेंसी का मतलब पता है क्या होता है, बहुत बताना मत किसी को, बता रहे तुम्हें। वैलेंसी का मतलब ये होता है कि सबको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती, मतलब ये है कि सबको अपनी स्टेबिलिटी देखनी होती। तुम पढ़ रहे हो, क्यों देख रहे हो हैं, नहीं तो मूवी देखते, नोरा फतेही को देखते अपना आराम से हैं, जो इधर उधर की फालतू की कॉमेडी चलती रहती वो देखते, कहाँ है यहाँ पे फालतू में तुम अपना माथा पच्ची कर रहे हो। स्टेबिलिटी चाहिए ना तुमको, मज़े चाहिए लाइफ में, इसलिए चाहिए। यानी तुम्हें अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। ऐसे इन लोगों के लिए, एलिमेंट लोगों के लिए मज़े होते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेना, यानी 8 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंस शेल में ले लेना, बस ऑक्टेट कंप्लीट। और जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी उसका कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से अचीव कर लेना, क्योंकि नोबल गैस को ये आइडियल गैस मानती हैं। आइडियल गैस इसलिए मानती हैं क्योंकि वो क्या है, उस तरह बनना चाहती हैं, वो उस तरह बनना चाहती हैं क्योंकि वो एकदम स्टेबल है, वो इनर्ट हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, बस वैसी स्टेबिलिटी चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि हर एलिमेंट अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। जैसे कि सोडियम भैया हैं, 11 इनके पास एलिमेंट हैं, 11 एटॉमिक नंबर है इनका, तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली शेल में 2 होंगे, दूसरी शेल में 8 होंगे क्योंकि 8 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं, और तीसरी में 1 होंगे। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, ओनली एलिमेंट इन दी एंटायर पीरियोडिक टेबल जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ओनली एलिमेंट सिर्फ एक होता है, ऐसा बताओ। तो ये सोडियम है, तो 2, 8, 1 ये हमारा क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब क्या है कि अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी वैलेंस शेल में, यानी अपनी आखिरी शेल में 1 है, तो 7 ले लेगा तो 8 हो जाएंगे, है ना, ये मूर्खता होगी। क्यों, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसकी ऐसी तैसी हो जाएगी, पसीने पसीने हो जाएंगे। एक को छोड़ना इसके लिए काफ़ी आसान है,
एक छोड़ देगा तो ये वाली यानी एल शेल ही उसकी वैलेंस शेल बन जाएगी और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हुए हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बना देगा Na पॉजिटिव यानी कैटायन, बन जाएगा मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन दे के अपनी ऑक्टेट अचीव करना और दूसरे का काम पूरा करना, अपना भी काम पूरा करना, तो ये कैटायन बन गया। इसी तरह क्लोरीन का होता है 17 क्लोरीन का होता है 17। और एक चीज़ और, वो चीज़ ये है कि जहाँ आइसोटोप पढ़ाए थे वहीं पे ये लिख लेना कि जो क्लोरीन के आइसोटोप होते हैं 2, वो 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। ये 2 आइसोटोप हैं उसके, 17Cl35, 17Cl37, ये दोनों 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए जो नेट इसमें एटॉमिक मास निकल के आता है वो 35.5 निकल के आता है। ठीक है, जो नेट एटॉमिक मास निकल के आएगा वो 35.5, क्योंकि इसमें अपनी गणित लगाना तुम 35 × 3 प्लस 37 × 1 डिवाइड बाई 35 प्लस 37, तो ये 35.5 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। ये क्लियर थी चीज़। तो ये 17 है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन भी ये 17 होंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा 2,8,7। अब ये तुम बोलो सर 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ना। अगेन मूर्खता, 7 लूज़ करना डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू एक को गेन करना। तो एक ले लेगा और एक जब लेता है तो ये माइनस का साइन लगाते हैं तो एनायन बन, तभी ये दोनों क्या करते हैं बड़ी जल्दी बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसको एक देना होता है, इसको एक लेना होता है, तभी नमक बना देते हैं दोनों मिलकर ये NaCl। अब वैलेंसी में इतना सब क्यों पढ़ रहे हैं हम, बस इसने एक लूज़ किया, इसने एक गेन किया, तो इन दोनों की वैलेंसी एक हो जाएगी। हमें उससे मतलब नहीं है कि प्लस माइनस ना, तुमने कितना लूज़ या कितना गेन किया वही तुम्हारी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस जो हैं हमारी, उनकी वैलेंसी कितनी होगी, जितनी भी हमारी जीरोथ ग्रुप की इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, उनकी वैलेंसी कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन ना तो लूज़ करना है तो ना तो गेन करना है। जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल, सबकी वैलेंसी एक होती है। हेलिना कब्र से फरार, सबकी। ठीक है, हेलिना कब्र से फरार, सबकी, चाहे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सबकी 1 होती है, क्योंकि सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक को लूज़ कर देते हैं। ऐसे ही जो हमारे ग्रुप नंबर 2 के हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, इन सब की 2 होती है। ऐसे ही तुम हेलोजन फैमिली में आ जाओ, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ये सब, इनकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ले लेंगे, वैलेंसी कंप्लीट। इनर्ट गैसेस की बताती हैं 0। इससे पहले कौन सी फैल मिली थी, ऑक्सीजन वाली, जिसको चैल्कोजन बोल रहे हैं, इनकी 2 हो जाएगी, इनको 2 इलेक्ट्रॉन लेना होता है। इसके पहले कौन से निक्टोजन लोग थे, नाइट्रोजन फैमिली, उनको 3 इलेक्ट्रॉन लेना रहेगा। सिंपल बात समझ में आती है कि नहीं आती है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, ठीक है, तो इनकी वैलेंसी 1, इनकी 2 हो जाएगी। इनको एक भी ना तो लूज़ करना है तो ना तो गेन, 0 वैलेंसी, इनकी 1 वैलेंसी, इनकी 2, इनकी 3। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है कि मल्टीपल वैलेंसीज दिखाते हैं। जैसे आयरन भैया हो गए हमारे, जैसे कॉपर भैया हो गए, मरकरी जी हो गई हमारी, ये सब मल्टीपल वैलेंसीज शो करते हैं, एक से ज़्यादा इनकी संयोजकता होती है। अब इसके मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्यों कैसे क्या होती है, बस ये चीज़ को अभी के लिए याद कर लो। आयरन, कॉपर और मरकरी की जो है मल्टीपल वैलेंसीज देखने को मिलती हैं। फाइनल चीज़ इस पूरे टॉपिक में वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डेफिनेशन दे देता है और पूछ लेता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या अंतर है। फिर जो भी उसको पूछना होगा आप बता पाएंगे आसानी से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, ऋणात्मकता। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की आत्मीयता। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एटम की टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इट्स। अभी बताया था नमक कैसे बनता है, सोडियम और क्लोरीन के बीच दोनों पास में आते हैं, बन जाता है नमक। इनमें किसको इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़्यादा, कौन जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, भाई हमें भी दे दो ना, हमें भी दे दो ना, कौन करेगा ये,
क्लोरीन करेगा, सोडियम को तो देना है, इसको तो लेना है क्लोरीन को, तो ये क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, तो जब एक बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनता है, कभी एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता। तो जल्दी से क्लोरीन क्या, जल्दी से अपने पास लेना चाहेगा, खींचना चाहेगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेटल्स को इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और नॉन मेटल्स हमारे इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। क्लियर थी चीज़ को। तो टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और इसका क्या ट्रेंड देखने को मिलता है टॉप टू बॉटम और लेफ्ट से राइट। तो ये होता है एनर्जी कितनी एनर्जी रिलीज हुई, सॉरी ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही ना, तो हाँ बिल्कुल, एनर्जी रिलीज जब हम किसी एटम में, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसको क्या लिखेंगे, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a neutral atom gains an electron। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कितनी एनर्जी निकलेगी, जैसे मान लो ये गेन किया इलेक्ट्रॉन तो कितनी एनर्जी निकली होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। और इसी का उल्टा होता है आयनाइजेशन एनर्जी, वो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ट्रेंड बड़ा आसान है इन सब का, चाहे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, ठीक है, ये सब ध्यान रखना टॉप से बॉटम में डिक्रीज करती हैं, लेफ्ट से राइट में ऑब्वियस ही बात है इंक्रीज कर जाएंगी। ऊपर से नीचे जाने में रिवाइज करते हैं, क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज घटता है, या फिर न्यूक्लियर चार्ज घटता है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे पे साइज बढ़ता है और क्या बढ़ता है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेफ्ट से राइट में क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और क्या बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर आप बोल सकते हो बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, और अगर हम बोलें ऊपर से नीचे में और क्या डिक्रीज करता है, तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है और लेफ्ट से राइट में वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस कितना फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी कुछ भी पूछ लेगा वो ऊपर से नीचे में डिक्रीज ही करेगा। क्लियर है, खत्म है। एंड दी लास्ट कॉन्सेप्ट, बिकॉज इसके बाद क्वेश्चन है एक दो और उसके बाद हम नए टॉपिक पे एंटर करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था क्वांटम नंबर पे आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली, बट पता होना चाहिए हमें। 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे, प्रिंसिपल, एज्यूमिथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एल से, इसको एम से और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन कैसे रखेगा, पूछे बोलेगा ये 2s वाला है ना ऑर्बिटल, इसका बता दो, इसका सारे क्वांटम नंबर लिख तो दो जरा। तो तुम क्या करना, जो ये लिखा हो जैसे s हो, p हो, d हो, f हो, इसके आगे जो नंबर लिखा होगा 4 लिख दो, 2 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, यही n होगा। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही है। आसान। एजुमिथल l क्या है, एल एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। तो जो भी हो देख लेना, क्या है, डी है, पी है, एस है, क्या है, 0 1 2 3 हो गया। एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक जाती है। कैसे, जैसे मान लो 4p ऑर्बिटल है, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 4p ऑर्बिटल। तो इसकी n की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू -1 से लेके +1, यानी -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। ठीक है, इतना ही आप याद कर लोगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, और ये जो स्पिन की है ना, ये या तो +1/2 हो सकता है या -1/2, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये अगर आप ये 2 भी समझिए ना अच्छे से, तो भी आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कर दिए जल्दी से, ये क्वेश्चन करिए और दूसरा ये क्वेश्चन करिए, फिर हम अगले चैप्टर पे आते हैं। और जल्दी से एक मैं रिजर्वेशन कर देता हूँ, क्योंकि तत्काल का 11 बजे का टाइम होता है, एक रिजर्वेशन करना था मुझे। जल्दी से क्वेश्चन करिए।
चलो भाई, हो गया। कल क्या हुआ था ना, लास्ट में क्लास इसी वजह से एंड करनी पड़ी थी, और तत्काल में टिकट करना था और कल हो नहीं पाया था वो। करता रहा क्योंकि त्यौहार वगैरह का टाइम चल रहा है, तो इसलिए मतलब रक्षाबंधन है ना, तो इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा लेता आई थिंक। एक सेकंड रुकना। हेलो, हमें रिजर्वेशन करना था क्या भैया? चलो अभी हमने फ़ोन किया तो उठाया नहीं है। अब तो खैर होगा भी नहीं, 11 बजने वाला ना, मतलब बजने वाला है, हो तो जाएगा, 2 मिनट बाकी हैं, लेकिन वही है ना कि अगर दो दो में हो गया तो फिर वो है ना, ठीक है, पैसे कट जाएंगे अगर वो किसी और को बोल रखे होंगे ना कुछ। हाँ हाँ हाँ। चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहला वाला 8 मैंने बताया था, 8 ग्रुप यहाँ पे 7 हैं, ठीक है। यहाँ पे 7 है, ये होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 8 वाला ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सी, ठीक है, सी वाला ग्रुप। इसकी अगर बात करें, पी ब्लॉक द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल, यही मतलब होता है एस का भी, पी का भी, डी का भी, एफ का भी, कि एस में एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, फिर पी में, डी में, या फिर एफ में, ठीक है। द नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक एट द पीरियोडिक टेबल। तो द नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स एग्जिस्ट ओनली इन द पी ब्लॉक, नहीं, नॉन मेटल, हाँ सही तो है, नॉन मेटल और मेटलॉइड सिर्फ पी ब्लॉक में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ठीक है। अब तो शायद होगा भी नहीं ना, 11 बज गए। एक सेकेंड, ठीक है। तो बोथ यहाँ पे दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो ये मेटलॉइड मैंने आपको बताया था, ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल में ये ट्रांजिशन होता है, लेफ्ट साइड में मेटल होते हैं और राइट साइड में नॉन मेटल होते हैं। तो मेटल से नॉन मेटल का जो ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे ये सिलिकॉन देखने को मिलेगा, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब यूजुअली आपको मेटलॉइड देखने को मिलते हैं। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल की तरह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, और नॉन मेटल की तरह बैड कंडक्टर भी नहीं होते हैं। बस 1 मिनट देना थोड़ा सा ना। फिर से बिजी हो गया ये। आप रिच हो सर, फ्लाइट करवाइए। अच्छा ऐसा है क्या? किसने बोल दिया भाई मैं रिच हूँ? हैं? एक ही बार बैठा हूँ फ्लाइट में, वो भी जब यूपीएससी की तरफ से उसका पैसा मिला था तब। यूपीएससी की तरफ से पैसा दिया गया था, मैंने कहा यही मौका है बेटा। आप फ्लाइट से क्यों नहीं चले? तो भाई हमें नहीं जाना है, ठीक है। जैसे ना होता है, एक ही बार हम गए जब यूपीएससी ने पैसा दिया था ना, और भाई मतलब यूपीएससी काफ़ी उसमें ये होता है। मुझे लगा था कि यार, मुझे इस बात की टेंशन नहीं थी कि कैसा इंटरव्यू होगा, मुझे इस बात की टेंशन थी कि भाई पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैसे शायद काफ़ी ज़्यादा लगे थे, शायद जितना मुझे याद है 4,000 कुछ ऐसा था, ऐसे ही टिकट याद था मुझे, 4-5 हज़ार का था शायद आने जाने का दोनों, कानपुर टू दिल्ली। भाई मेरी इसी में वो था कि भाई इंटरव्यू क्या तेलो, जैसे ही मेरा इंटरव्यू छूटा पहला, मतलब सबसे आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो, भाग के आया, मैंने कहा पैसा कहाँ मिलेगा बताओ। तुरंत मैंने टिकट दिखाई, और टिकट दिखाया भाई साहब कैश में दिया तुरंत। मैं दिल खुश हो गया भाई, मैंने कहा सिलेक्शन हो ना हो लेकिन पैसा मिला, इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। फिर उन्हें बाहर जाके फ़ोटो खिंचवाई, लेकिन अगेन फ़ोटो की ज़्यादा खुशी नहीं थी, पैसे मिलने की ज़्यादा खुशी थी। और फिर वो मुझे अभी भी याद है, सर्दियों का टाइम था, और फिर मैं ओला करके अपने रूम पे फिर मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया दाल मखनी। और आराम से जो है खा के मस्त नींद। खैर आगे बढ़ते हैं और अभी आते हैं किस पे? स्टेट्स ऑफ मैटर पे, ठीक है। यानी पदार्थों की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो मेनली 3 होती हैं, सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी तरल, और गैस।
डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, ठीक है, वो एकदम हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होगा। तो इससे होगा क्या, एकदम क्लोजली पैक्ड रहेंगे जो इसके पार्टिकल होंगे, दूर दूर नहीं भागेंगे, दूर दूर नहीं भागेंगे। इससे दूर दूर नहीं भागेंगे मतलब इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी चीज़ से, किसी चीज़ की चलने से आती है। जैसे मान लो मैं अपना हाथ लहरा रहा हूँ, इसमें काइनेटिक एनर्जी, अब किसी गाल में सड़ाक से पड़ जाए वो काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ मोशन में होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल इतने क्लोजली पैक्ड हैं, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होगी। अब लिक्विड में बढ़ेंगे तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी और बढ़ जाएगी। और गैस में आएंगे तो इंटरमॉलिकुलर, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि कम लग रहा है तो दूर दूर भागेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैटर की बात करें, मैटर होता क्या है? तो कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी चीज़ वो मैटर होता है। जैसे कि हमारे सबसे पहले एंशियंट कॉन्सेप्ट दिया गया था पंच तत्व का। पंच तत्व क्या होता है? पंच तत्व में आते हैं हमारे एयर आता है, ठीक है, हमारा फायर आता है, हमारा अर्थ आता है, और हमारा स्काई आता है, और हमारा वाटर आता है। ज़रा तुम कमेंट में बता दो मोहिनी अट्टम कौन सा एलिमेंट दिखाता है इसमें, ना बता पाए बहुत मार खाओगे, ध्यान रखना इसमें जल्दी। था वो कौन सा दिखाता है? मोहिनी अट्टम। ये पंच तत्व होते हैं, यानी पंच तत्वों से मैटर बना हुआ है, ऐसा हमारा मतलब इंडियन लिटरेचर बोलते हैं, इंडियन टेक्स्ट बोलते हैं। तो स्काई एलिमेंट को दिखाता है मोहिनी अट्टम, अर्थ को दिखाता है कौन? ये कुचिपुड़ी दिखाता है, फायर को भरतनाट्यम दिखाता है, सॉरी एयर को दिखाता है मोहिनीअट्टम, एयर को दिखाता है, ठीक है, जो कि इसको हम डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस, मोहिनीअट्टम, ठीक है। और फायर होती है किसमें? फायर होती है आपकी भरतनाट्यम में, ठीक है। चलो, तो हर चीज़ जो है, हर चीज़, ठीक है, जिसमें भी जरा सा भी मास है, जैसे मान लो हवा है हमारी, एयर है, तो वो भी मैटर है, क्योंकि उसका भी मास होता है एयर का भी। तो हर वो चीज़, अब जैसे जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो मैटर है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे थॉट का कोई मास थोड़ी ना है, तो वो जो थिंकिंग है वो मैटर नहीं होगा। लेकिन हर चीज़ जैसे मास है वो मैटर होगी। अब आते हैं दो और स्टेट ऑफ मैटर होती हैं जिससे कि क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है प्लाज्मा, ठीक है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है प्लाज्मा। और जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, ठीक है, जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, ये होती है हमारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। थर्ड स्टेट ऑफ मैटर को उठाया, गैस को, उसको बहुत हीट कर दिया, तो अगर वो गैस आयोनाइज हो जाएगी, वो क्या होगी, गैस जो है आयोनाइज हो जाएगी, तो उसका वो प्लाज्मा बन जाएगा। और अगर हमने उस गैस के बोसॉन्स को क्या करवाया, बोसॉन्स को, मतलब किसी गैस के बोसॉन्स को जब हम बहुत ही वेरी लो डेंसिटी में, बहुत ही कम डेंसिटी में अगर कूल कर देते हैं टू एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन, यानी कि डिग्री सेल्सियस से बात करेंगे -273 डिग्री सेल्सियस, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट मिल जाता है। ये बात सबसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने, सत्तू जी ने करी थी। अच्छा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, इन्होंने करी थी, सॉरी सत्येंद्र नाथ टैगोर बोल रहा हूँ, सत्येंद्र नाथ टैगोर वॉज दी फर्स्ट वन जिन्होंने की सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था। मैं भूल गया कि हिस्ट्री की क्लास नहीं, साइंस की क्लास है। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने सबसे पहले इस चीज़ को लेके थ्योरी दी थी, जिसमें फर्दर डेवलपमेंट करे थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने। तो वहीं से नाम पड़ गया इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कब? 1924-25। वैसे बोस जी ने तो 1921 के टाइम पे दे दिया था, देन आइंस्टाइन ने, जिन्होंने पेपर पब्लिश किया था बोस जी ने, तो उसके बेसिस पे इन्होंने फर्दर डेवलपमेंट किए थे। लेकिन क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर लैबोरेटरी में पहुंचाना उस समय पॉसिबल था नहीं, तो उस समय किसी गैस के बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को नहीं बना पाए थे। तो बनाया किसने था? बनाया था ये हमारे, ध्यान रखना, एरिक कॉर्नेल और
कार्ल वीमैन है। कार्ल एंडरसन कौन थे? जिन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज करी थी। ये है कार्ल वीमैन। इन्होंने सन 1995 में 1995 में रुबीडियम के एटम्स लिए थे। रुबीडियम के एटम्स के बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनाया था। इसी में बाद में एक हमारे थे वॉल्फगैंग कैट्रल। क्या नाम था इनका? वॉल्फगैंग कैट्रल। इन्होंने सोडियम के एटम्स को लेके 2001 में इन्होंने अपना अलग से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बना दिया। तो इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, ध्यान रखने, 3 लोगों को नोबेल मिला था सन 2001 में। कब? 2001 में। 1924-25 में आइंस्टाइन जी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट रखा। 1995 में कॉर्नेल वीमैन ने रुबीडियम एटम्स के साथ बोसॉन्स बनाए। वॉल्फगैंग कैट्रल ने सोडियम एटम्स के साथ बनाया और नोबेल इनको मिला 2001 में। ठीक, पूछता है, रट लेना इस चीज़ को, एकदम रट्टा मार लेना इसको। स्टेट ऑफ मैटर का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं, चेंज ऑफ मैटर। क्या मैटर एक फॉर्म से दूसरे में चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मान लो सोडियम है ये, सॉरी सॉलिड है ये, तो सॉलिड के क्या क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड में एकदम। तो ऐसा कुछ कर दें कि इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दें, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी इनके बीच में बढ़ जाएगी, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड में क्या है कि थोड़ा थोड़ा और दूर दूर हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। थोड़ा और इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दें तो थोड़ा और दूर दूर हो जाएंगे, तो और काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी, तो गैस बन जाएगा। सिंपल, जैसे हम लिक्विड होता है, पानी होता है, तो पानी को जब है ना बर्फ़ में कन्वर्ट करते हैं, फ्रीज़र में रख देते हैं, तो बर्फ़ बन जाती है तो इसी को फ्रीजिंग बोलते हैं, या फिर इसी को सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। और वही पानी जब घुल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो उसको मेल्टिंग बोल देते हैं। लेकिन वो तुमसे मेल्टिंग नहीं पूछेगा, तुमसे पूछेगा वो फ्यूजन। क्या पूछेगा वो तुमसे? मेल्टिंग पूछेगा नहीं, वो तुमसे फ्यूजन पूछेगा। मेल्टिंग तो सबको पता है, पिघल जाना सॉलिड से लिक्विड, लेकिन वो फ्यूजन लिखेगा तुमसे। लिक्विड अगर गैस में बन जा रहा है तो वैपोराइजेशन हो रहा है, जो कि इवेपोरेशन से होता है ना। इवेपोरेशन में क्या होता है? पानी का इवेपोरेशन होता है ना, लिक्विड से गैस बन जाता है। इसी तरह अगर गैस से लिक्विड बनती है तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। उदाहरण ये है, जो बादल बनते हैं वो कंडेंसेशन से बनते हैं। जो ओस पड़ती है, ओस क्या है? हवा में जो एक तरह से ह्यूमिडिटी, जो नमी है, उसको सॉलिड सरफेस मिल गया। पत्तियों में, कार की विंडशील्ड में क्या ड्यू ड्रॉप्स आ जाती हैं, तो यानी वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो कंडेंसेशन, आप कोहरा जो हो गया, कुहासा जिसको मिस्ट बोलते हैं, ड्यू यानी कि ओस जिसको शबनम बोलते हैं, क्लाउड्स हो गए, ये फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन है। सॉलिड से गैस में क्या डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकता है कि सीधा यहाँ से भाग के यहाँ पे हो सकता है? उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे कपूर होता है ना, कपूर क्या लिक्विड में कन्वर्ट होता है क्या? वो सीधा सॉलिड और फिर गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है। नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, गायब हो जाती हैं सीधे, सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वापतन बोलते हैं हिंदी में, ऊर्ध्वापतन। और गैस से सॉलिड में उसको बोलते हैं डिपोजिशन। स्टेट ऑफ मैटर ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन भी अभी आया है CHSL में, ऐसा नहीं आया इसलिए पढ़ा रहा हूँ, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो आया है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से। अब आते हैं अगले चैप्टर में, एंड दैट इज मैटर प्योर? क्या मैटर प्योर है? क्या पदार्थ जो है वो शुद्ध है? तो जो पदार्थ की जो शुद्धता हम मापते हैं, जो मैटर की प्योरिटी हम मापते हैं, वो इस बेसिस पे नहीं मापते हैं जैसे कि हमने बोल दिया दूध प्योर है, अगर दूध में मिलावट नहीं हुई तो दूध प्योर है। नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से दूध इम्प्योर है। क्यों? केमिस्ट्री के हिसाब से मैटर प्योर तभी होता है जब उसमें सिर्फ एक तरह के ही पार्टिकल्स हों, एक तरह के ही पार्टिकल्स हों, यानी कि ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर फाउंड। जैसे कि ये सॉल्ट है, नमक है। नमक जो है ये NaCl से बना हुआ है। क्या आप इसको फिज़िकल प्रोसेस से अलग कर सकते हो कि भैया इससे सोडियम अलग कर देते हैं, क्लोरीन को अलग कर देते हैं? कर पाओगे? फिज़िकली नहीं कर पाओगे। तो यानी इनको फिज़िकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। बस यही डेफिनेशन होती है प्योर सब्सटेंस की, फिज़िकली सेपरेट नहीं किया जा सकता है। और ये एक तरह के, जैसे ये शुगर है, शुगर यानी चीनी है। ये चीनी किससे बनता है? C6H12O6 ग्लूकोज। क्या इसको कार्बन को, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अच्छा, जो प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं? वो मिक्सचर होते हैं। अच्छा, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं होमोजीनस और दूसरे होते हैं हीट्रोजीनस। इसको बोलते हैं सजातीय और इसको बोलते हैं विजातीय। सजातीय और ये विजातीय। तो होमोजीनस ये कोका कोला है। हीट्रोजीनस ये देख रहे हो, इसमें पानी में मैंने
रेत मिट्टी डाल दी है। सिंपल। मुझे बताओ जो कोका कोला के इंग्रेडिएंट है, कोका कोला बताता तो है नहीं। देख पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो कोका कोला में क्या डाला हुआ है ना? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। यानी जो पार्टिकल हैं हमें ये तो भैया पता है कि कोका कोला में एक तरह के पार्टिकल तो नहीं है। जैसे चीनी है, ये नमक है, ये पानी लूँ, मैं पानी लूँ और डाल दूँ इसको, ये पानी लूँ और चीनी डाल दूँ, नमक बना दूँ, नींबू पानी एकदम, और नींबू डाल दूँ, नींबू निचोड़ के नींबू पानी बना दूँ, लेमनेड बना दूँ इसका मैं। मिक्सचर है क्यों? एकदम अच्छे से घोल दूँ, तुम देख पाओगे। ये देखो चीनी टहल रही है, ये देखो ये सॉल्ट का पार्टिकल है। वो बात अलग है तुम ढंग से घोरना नहीं आता, तुमको ढंग से मिलाना नहीं आता, ढंग से उसको मिला दो। जैसे कोका कोला में क्या है कि बहुत सारे इसमें चीज़ें मिली हुई होंगी, तो क्या तुम्हें अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं इसमें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या है ना? तो है तो मिक्सचर। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल हैं। जैसे लेमोनेड में, नींबू पानी में वाटर का पार्टिकल है, शुगर का पार्टिकल है, सॉल्ट का पार्टिकल है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, नेकेड आई से देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? पार्टिकल का साइज़ बहुत छोटा है ना, इसलिए। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये पानी है, ये रेत है, ये मिट्टी है, साफ साफ दिख रहा है। यानी कि यहाँ पे मिक्सचर क्या होता है? जो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल का बना होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक ही तरह के पार्टिकल का बना होता है। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमो और हीट्रो। होमो क्या होता है? जिसमें आप नेकेड आई से, यानी नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं उसके, किसको? नेकेड आई से आप देख नहीं सकते हैं उसके पार्टिकल्स को। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे पार्टिकल का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर से। यहाँ पे पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है वो ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर होगा, यानी साफ साफ देखा जा सकता है। इसको तुम रख दोगे थोड़ी देर में, क्या होगा? जैसे ये मिट्टी पहले ऊपर होगी, जैसे इसको भी मिला दूँ मैं, चम्मच से डाल के ऐसे हिला दूँ, ऊपर आ जाएगी, छोड़ दूँ नीचे बैठ जाएगी। तो नीचे बैठ गई, मतलब ये अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। होमोजेनस, हीट्रोजेनस इसको बोलते हैं सल्यूशन। सल्यूशन बोलते हैं इसको, हीट्रोजेनस इसको सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े, ये सस्पेंडेड हैं इस लिक्विड में, सस्पेंडेड हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, घुल नहीं पा रहे हैं, सस्पेंड हो गए उसमें, सस्पेंडेड हैं, तो इसको सस्पेंशन बोलते हैं, सस्पेंशन। और उसको सल्यूशन। सल्यूशन आपका ऐसा नहीं कि ये पानी में ही सल्यूशन हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है। एग्जाम्पल एलॉय, मिश्र धातु। जो एलॉय होते हैं ना, जैसे कि जो हमारे मनु भाकर जी को ब्रॉन्ज मेडल मिला, वो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज एलॉय है। ब्रॉन्ज किसका एलॉय होता है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। एक आप बताओ, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, और सिल्वर मत लिख देना इसमें, बस सिल्वर नहीं होता है। ठीक है। तो ये क्या है? एलॉय है, मिश्र धातु है। तो सॉलिड सोल्यूशन हो गया। ऐसे गैस सोल्यूशन भी है, बिल्कुल। एयर एग्जाम्पल है उसका बेस्ट। एयर में क्या तुम देख पा रहे हो? ये नाइट्रोजन जा रहा है, ये और ऑर्गन जा रहा है। तुम्हें पता है, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% है, और ऑर्गन 0.9% है। ठीक है, जिसको कि हम बल्ब में भी डालते हैं। और एक चीज़ बताना भूली यार मैं तुम्हें तो यहाँ पे, अब मुझे याद आया एकदम से, ये जो इनर्ट गैसेज हैं इनकी डिस्कवरी ध्यान रखना, हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। हीलियम की तो रैमसे और रैले ध्यान रखना, रैमसे और रैले। ठीक। और बाकी जितनी हैं, नेहा और करीना, जीती रहना, ये सब विलियम रैमसे ने डिस्कवर करी है। विलियम रैमसे। ऑक्सीजन जोसेफ प्रीस्ली, जोसेफ प्रीस्ली। ठीक है। हाइड्रोजन हेनरी कैवेंडिश, ये ध्यान रखना है। ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, क्योंकि इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें रैम से ध्यान रखना, खासकर इनर्ट गैसेस में। ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे हम लोग। ठीक है। ये चीज़ें, तो पार्टिकल साइज ये देख लिया था, अनस्टेबल बता दिया था। एयर, एयर एक तरह का क्या होता है? हमारा मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होगा। यहाँ तक क्लियर। और हीट्रोजेनस मिक्सचर में जैसे कि जो हमारी मान लो हमने सॉयल ली, सॉयल में हमें साफ साफ दिख जाता है कंकड़ पड़ा हुआ है, ये सैंड का पार्टिकल है, तो वो हीट्रोजेनस मिक्सचर होगा, जिसमें भी हम देख सकते हैं क्लियरली, जिसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है वो हीट्रोजेनस होता है, नहीं देख पाते हैं वो होमोजेनस होता है। ठीक है। क्लियर। आगे बढ़े।
अब कोका कोला को रखते हैं साइड में और उठाते हैं कोलाइडल सोल्यूशन को। कोलाइडल क्या होते हैं? जो होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस के बीच का होता है, मतलब इसका जो पार्टिकल साइज होता है होमोजीनियस मिक्सचर के इतना छोटा नहीं होता है और हीट्रोजीनियस के इतना बड़ा नहीं होता है। तो क्योंकि पार्टिकल साइज इसमें हीट्रोजीनियस के इतना बड़ा नहीं होता है तो इसलिए हमें ये होमोजीनियस अपीयर होता है, लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप कि जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है ये इसको हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं ये अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो पार्टिकल साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 10 ग्रेटर दैन 10 नैनोमीटर, ग्रेटर दैन 10 नैनोमीटर। क्लियर इतनी चीज़? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, इसमें पीर जैनसन भी है। हीलियम में आप पीर जैनसन को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। रैमसे के अलावा पीर जैनसन भी थे इसमें हीलियम में, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जांपल अगर मैं कोट करूँगा तो इसमें एग्जांपल हो जाएंगे आपके मिल्क का जो सोल्यूशन है, जो स्टार्च सोल्यूशन है, मिल्क का सोल्यूशन जो स्टार्च का सोल्यूशन है, ये आपके कोलाइडल सोल्यूशन में ही आते हैं, ठीक है। अभी आते हैं ये क्या होता है, ये अभी समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी मिक्सचर होता है, जो कोई भी मिक्सचर होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सोल्यूट का कंपोनेंट और एक होता है सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल, उसमें आप पीर जैनसन को भी नोट कर लीजिएगा हीलियम में, ठीक है। सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट होता है, एक दो कंपोनेंट होते हैं एक मिक्सचर में। सोल्यूट वो चीज़ होती है जो कम मात्रा में होती है, जिसको की डिज़ोल्व किया जाता है, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है जो ज़्यादा मात्रा में होती है। जैसे कि पानी है, पानी में मैंने रेत डाल दिया था, पानी में मैं चीनी डाल दूँ, घोल दूँ, पानी में चीनी डाल के घोल दूंगा, होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। पानी में रेत डाल के घोल दूंगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। उससे मैं कोई लेना देना नहीं, मिक्सचर तो है ना, मिक्सचर है ना बस। तो वो मिक्सचर में दो कंपोनेंट हैं, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। होमोजेनियस वाले में वो चीनी सल्यूट थी, पानी सॉल्वेंट था। दूसरे वाले में वो रेत सल्यूट था और पानी सॉल्वेंट था। तो सल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वो ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक। क्लियर इतनी चीज़ कि कौन सा क्या। और एक चीज़ की ये सैचुरेटेड, किसी मिक्सचर को हम सैचुरेटेड कब बोलते हैं? सैचुरेटेड मिक्सचर, वो सैचुरेटेड मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कि फर्दर सल्यूट को हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि ये एक गिलास में मैंने पानी लिया, इसमें एक चम्मच चीनी डाली, घोल दिया, दूसरी चम्मच चीनी डाली, घोल दिया, तीसरी चम्मच डाल दी, घोल दिया। अब तुमको क्या लगता है मैं इसमें डालता रहूँगा और वो घोलता रहेगा? एक पॉइंट ऐसा है कि घोलना बंद कर देगा, इतना ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगा, इतना ज़्यादा सैचुरेट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं एक बोरी भर के तुम ले आओगे चीनी और एक गिलास पानी में घोल दोगे सबको, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब वो घोलना बंद कर देगा, सल्यूट को लेना बंद कर देगा, वो सैचुरेट। जैसे कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुमको पढ़ा रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा है कि तुम बोलोगे अब नहीं हो पाएगा हमसे, बस इतना हम सैचुरेशन रीच कर चुके अपना, वो होता है सैचुरेशन लेवल आपने रीच कर दिया, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर? आगे बढ़ें अभी। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है मिक्सचर्स में, होमोजेनस और हिट्रोजेनस में? उसके बाद और घोल नहीं सकते, लेस दैन, बिल्कुल हाँ। पार्टिकल साइज अच्छा लिखा नहीं क्या मैंने इसमें? क्या लिख दिया यार इसमें, क्या लिख दिया मैंने इसमें? पार्टिकल साइज ग्रेटर दैन 10 नैनोमीटर तो हीट्रोजेनस में होता है। पार्टिकल साइज इसमें 1 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच में होगा, ठीक है। 1 नैनोमीटर से कम होता है आपका होमोजेनस में, 10 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है हीट्रोजेनस में, और इसके बीच में होता है कोलाइडल, ठीक है। वो पीर जैनसन वाला कमेंट था ना, उसने आई थिंक डिस्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे इसलिए से मैं कमेंट नहीं देखता हूँ बीच में। खैर अभी ये क्या है चार्ट, जिस तरह से मिक्सचर में चाहे होमो हो चाहे हेट्रो, सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट का कंपोनेंट होता है। जैसे कि कुछ और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन आ सकता है। व्हाट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन? टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है जब हम आयोडीन को, ठीक है, आयोडीन को एल्कोहल में डाल देते हैं। आयोडीन सल्यूट एक्ट करेगा और एल्कोहल सॉल्वेंट एक्ट करेगा। इसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं और इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। इसको एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना।
ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, कभी कभी एक तरह से क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, लेकिन आपके में तो एसएससी में कभी पूछा नहीं है। लेकिन अगर पूछ ले कि परसेंटेज बाई मास अगर आपको सोल्यूशन का निकालना हो तो यहाँ पे आप करना मास ऑफ सल्यूट रखना, अगर कभी इस तरह का सवाल बन जाए तो। और नीचे होता है मास ऑफ सल्यूशन। अगर परसेंटेज बाई मास निकालने को बोल दे तो मास रख देना ऊपर सल्यूट का और नीचे सल्यूशन का। सल्यूशन का मतलब ये होता है सल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, यही तो इन्हीं दोनों से तो मिलकर सोल्यूशन बनता है। ठीक है, इनटू 100, तो ये परसेंटेज बाई मास निकल के आ जाता है आपका। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन समझिए ये क्या है। तो जैसे हमारे मिक्सचर में सॉलिड एक सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, वैसे ही कोलाइडल में सल्यूट की जगह डिस्पर्स्ड फेस होता है और सॉल्वेंट की जगह डिस्पर्जन मीडियम होता है। सल्यूट होता है डिस्पर्स्ड फेस की जगह और सॉल्वेंट होता है डिस्पर्जन मीडियम की जगह। तो सॉलिड अगर डिस्पर्स फेस सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, तो सॉलिड सोल बन जाता है। सॉलिड ये है, लिक्विड ये है, तो ये भी सिर्फ सोल बनेगा। ये सॉलिड है, ये गैस है, तो एरोसोल बनेगा। लिक्विड सॉलिड है तो जेल। आप एक चीज़ को यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सोल यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, सोल यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो दोनों में ही सॉलिड है। लिक्विड यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर इन्होंने आई थिंक ढंग से लिखा हुआ नहीं है, जिस हिसाब से हम लोग याद करते हैं, लेकिन कोई नहीं। आपसे जो पूछेगा तो सॉल वाला पूछेगा और एक इमल्शन पूछता है। लिक्विड अगर मिक्स कर देंगे, और कभी कभी एग्जांपल पूछ लेता है, जैसे कि जो हेयर में क्रीम यूज़ करते हैं, जो मिल्क होता है वो लिक्विड आपका, जब भी मैंने बताया था, वो कोलाइडल होता है। जो मिल्क होता है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन होता है, और कोलाइडल सोल्यूशन हीट्रोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है, हमारा जो स्टार्च सोल्यूशन होता है वो भी हमारा कोलाइडल सोल्यूशन होगा, यानी हीट्रोजेनस होगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जैसे कि मान लो जो हमारा स्मोक हो गया, तो वो सॉलिड के छोटे छोटे पार्टिकल गैस में सस्पेंडेड हैं, तो इसलिए उसको एरोसोल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसमें 3-4 भी याद कर लोगे तो ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको हेल्प मिल जाएगा, और थोड़े से एग्जाम्पल्स भी देख लेना इसमें। ठीक है, सोल और इमल्शन वाला देख लेना, बाकी तो और ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी। इस बार तो आई थिंक जितने भी 4-5 पेपर हुए उनमें तो क्वेश्चन आए नहीं थे, लेकिन हाँ कभी कभी आए हैं क्वेश्चन इस पर। अभी आते हैं ये क्या है, टॉर्च यहाँ पे क्या मतलब मारी जा रही है किस पे। तो टॉर्च मार के यहाँ पे डिस्कवर किया जा रहा है टिंडल इफेक्ट को। तो टिंडल एक हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट तरह के हमारे जो मिक्सचर्स थे उससे लाइट को पास करवाया। तो उन्होंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया कि किसी मिक्सचर में तो लाइट दिख रही थी अंदर, कि देखो ये लाइट जा रही है यहाँ से, किसी में नहीं दिख रही थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस मिक्सचर के जो पार्टिकल का जो साइज़ था, जो पार्टिकल थे इस पर्टिकुलर मिक्सचर के, वो इस लाइट को स्कैटर करवा रहे थे, उसको प्रकीर्णन करवा रहे थे, उसको बिखेर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज़ बड़ा था। यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा नहीं है, इतना छोटा है कि वो उस लाइट को स्कैटर यानी बिखेर नहीं पा रहे हैं। सिंपल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। या फिर प्योर सब्सटेंस भी ले लो, जैसे ये प्योर पानी है, तो प्योर पानी तो भाई प्योर सब्सटेंस होगा ना, क्योंकि उसमें सिर्फ H2O ही मिलेगा। H2O के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर तुम एकदम प्योर पानी लिए हुए हो तो H2O के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो वो प्योर सब्सटेंस है, वो तो मिक्सचर भी नहीं है। तो मिक्सचर तो भूल ही जाओ, टिंडल इफेक्ट का भी दिखाएगा। यहाँ पे बात हो रही, यहाँ पे सॉरी प्योर सब्सटेंस तो वो दिखाएगा नहीं। होमोजेनस और हेट्रोजेनस में होमोजेनस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा है, इसलिए वो पार्टिकल्स स्कैटर नहीं कर पाएंगे उस बीम ऑफ लाइट को, इसलिए आपको पाथ विजिबल नहीं होगा। क्योंकि आपका जो हीट्रोजेनस मिक्सचर यानी कि सस्पेंशन है और कोलाइडल, इनमें आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज इनका पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा होता है कि लाइट को वो स्कैटर कर पाते हैं। ब्राउनियन मोशन से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये रॉबर्ट ब्राउन को सेल वाले रॉबर्ट ब्राउन से कंफ्यूज मत करिएगा, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी 1665 में, क्योंकि ब्राउनियन मोशन दिया गया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 19th सेंचुरी में, और 1665 का मतलब 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ये दूसरे वाले हैं। इन्होंने बोला था कि मतलब जो मान लो कि कोई लिक्विड है, ठीक है, या फिर मान लो एयर है, एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो या फिर मान लो कोई लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड में अगर मान लो कोई पार्टिकल है, उसके पार्टिकल इधर उधर भाग रहे हैं, उसी को ब्राउनियन मूवमेंट या मोशन बोलते हैं। बस ध्यान ये रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी, और कब करी थी? 1827। तो बिल्कुल ये 19th सेंचुरी में ही हो जाएगा आपका 1827। तो 1827 में डिस्कवरी करी थी ब्राउनियन मोशन की या फिर ब्राउनियन मूवमेंट की। ठीक है,
अब यहाँ पे आते हैं फाइनल टॉपिक पे इस जो लेक्चर का है कि अगर मिक्सचर है तो मतलब एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल हैं, अलग कैसे करना है इनको, अलग कैसे करेंगे। तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली टेक्निक होती है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। अब हर टेक्निक सब में तो काम आएगी नहीं, हमें देखना पड़ेगा वो किस तरह का मिक्सचर है। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई इंक होती है, उससे डाई को अलग करना है, टू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक। इंक जो होती है स्याही, स्याही में दो चीज़ें होती हैं, पानी और डाई। इवेपोरेशन करवाओगे तो क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, डाई बच जाएगी, सिंपल, ठीक। अब ये डाई क्या होती है, बहुत सारे कलर्स से बनी होती है, बहुत सारे रंग होते हैं, तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर लेते हैं, टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स ऑफ अ डाई। डाई डिफरेंट कलर से मिलके बनी होती है, तो उसके डिफरेंट कलर्स को अलग करना है। तो क्रोमा का मतलब ही कलर होता है, क्रोमा का मतलब ही कलर होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रीम टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, यही एग्जाम्पल्स आपसे पूछेगा, क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर क्रोमेटोग्राफी में और कोई एग्जाम्पल रखेगा तो जैसे कि वो रख सकते हैं आपसे, टू सेपरेट, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या होता है उसको, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड अगर अलग करना है, ठीक है। अगर डिफरेंट पिगमेंट अलग करने हैं फ्रॉम नेचुरल करंट, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, तो अगर कलर कहीं मिल जाए तो सीधे क्रोमेटोग्राफी मारना, क्योंकि क्रोमा का मतलब ही कलर होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर क्रीम अलग करनी है, ऐसे नहीं मथनी से मतने से खर ऐसे 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 चलता है, तो क्रीम साइड में वो आ जाती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापतन क्या होता है, ऊर्ध्वापतन तुम वहाँ पे लगाते हो जहाँ पे डायरेक्ट कोई सॉलिड कंपाउंड गैस में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा हो, जैसे कि नैप्थलीन अगर है, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, यानी कैम्फर है, इन सब की प्रॉपर्टी होती है कि ये सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं। तो अगर एक ऐसा मिक्सचर है जिनमें ये दिख रहा है इनमें से कोई, सब्लिमेशन मार देंगे। और क्या होता है, और होता है हमारा, चल क्यों नहीं रहा ये, और होता है हमारा दो और प्रोसेस होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, देखो, एक होता है हमारा अगर दो लिक्विड है, यहाँ पे तो लिक्विड नहीं था, क्रीम एक तरह की सॉलिड ही थी अगर हम देखें तो, ठीक है, और डाई भी सॉलिड ही थी। अब हम लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड, दो लिक्विड हैं, या तो आपस में वो घुल रहे होंगे, नहीं घुल रहे होंगे, हम ले लेते हैं इमिसिबल लिक्विड को। और एक चीज़ ज़रा बताना हमको, इसमें ये जैसे कि चलो, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे पानी है, पानी में तुमने रेत डाला और रेत यहाँ पे घूम रही है, तो स्कैटरिंग होगी, टिंडल इफेक्ट होगा। लेकिन अगर रेत सेटल डाउन कर जाएगी, ध्यान रखना, तो ऊपर पानी, सिर्फ पानी, और नीचे रेत, तब यहाँ से लाइट पास करवाओगे तो लाइट का बीम नहीं दिखेगा। इतना तो लॉजिकल सी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वो जो स्कैटर कर रहा था लाइट को पार्टिकल, वो नीचे सेटल डाउन हो चुका है, ठीक है। अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं, आपस में वो डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं, जैसे कि पानी और तेल आपस में घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ कर लेते हैं। सेपरेटिंग फनल कुछ इस शेप का होता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है। तो पानी और तेल को डालोगे, या फिर मान लो केरोसिन और तेल को, कुछ भी हो दो जो आपस में मिल ना रहे हो, तो तेल क्या है, क्योंकि कम डेंसिटी होती है, कम घनत्व है, तो ऊपर, और पानी क्या है, पानी यहाँ पे नीचे ऐसे वो सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप कॉक लगाओ, खोलो इसको, तो पानी नीचे आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। जैसे पानी नीचे आ जाए, जैसे तेल की बारी है, बंद कर देना, तेल अलग पानी अलग, इमिसिबल लिक्विड सेपरेटिंग फनल। दोनों आपस में घुल रहे हैं, यानी मिसिबल हैं। मिसिबल है तो आप ये देखो, आप सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ कर लो। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो एक जो होता है थोड़ा सा वेपराइज होके बाहर निकल आता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होके उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। उसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बॉइलिंग पॉइंट एक का कम था और एक का ज़्यादा था, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था तो बॉयल हो के वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर से कन्वर्ट हो के वो वेपर से पानी वो कंडेंस हो जाएगा, और उसको हम अलग से निकाल लेंगे, तो दोनों अलग हो गए। लेकिन सोचो
और वो उनमें से जो 2 मिसिबल लिक्विड हैं वो ऐसे ना होने चाहिए वोलेटाइल नेचर के कि तुरंत उड़ जाएं, ठीक है। अब सोचो अगर दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, कि जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया दोनों ही वेपर में कन्वर्ट हो गए, तो काम करेगा ही नहीं ये डिस्टिलेशन वाला मेथड। तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काम करता है, इसको बोलते हैं आसवन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को बोलते हैं आणविक आसवन। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इतनी बात समझ में आती है। ये आसवन और ये आपका आंशिक आसवन। डिस्टिलेशन से अलग करना है तो जैसे एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को अलग करते हैं डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एयर जो होती है ना, एयर के कंपोनेंट को अलग करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। इवेपोरेशन में एक चीज़ ध्यान रखना, इवेपोरेशन कब ज़्यादा होता है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तापमान को, तो इवेपोरेशन जल्दी से हो जाएगा, वाष्पीकरण। अगर विंड स्पीड बढ़ा देंगे, एयर की स्पीड, जिसको किससे मेजर करते हैं ज़रा कमेंट में बताएंगे, तो ज़्यादा, जैसे कि हम अपने कपड़ों को डालते हैं ऊपर बाहर, तो अगर धूप है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है पानी। हवा चल रही है तो भी जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, बहुत ज़्यादा नमी है, तो हमारे कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं। यानी ह्यूमिडिटी क्या करती है, इवेपोरेशन को कम कर देती है। टेम्परेचर इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देगी, एयर स्पीड बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर जैसे एक मग्घे में तुम पानी रखो ऊपर छत में, और एक थाली में रख के उतना ही पानी, तो थाली वाला जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने। एयर स्पीड को एनीमोमीटर से मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज फिजिकल और केमिकल चेंज। केमिकल का मतलब है कि यहाँ पे रासायनिक और ये भौतिक परिवर्तन। क्या अंतर होता है परिवर्तनों में? परिवर्तन में ये अंतर होता है कि जो केमिकल चेंज होता है वो आपका इरिवर्सिबल नेचर का होता है, और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है। इरिवर्सिबल का मतलब इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। लकड़ी जल गई, कोयला बन गया, कोयले से फिर लकड़ी नहीं बना पाओगे। ये फल सड़ गया, फिर से इसको इसकी जो नेचुरल स्टेट थी फ्रेश, आप इसको फ्रेश फ्रूट नहीं बना सकते हैं। जंग लग गई, इसको जंग को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। डाइजेशन हो गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, फिर से उसको निवाले में नहीं तब्दील कर सकते हैं। तो ये केमिकल चेंज कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं, और कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। फिजिकल भौतिक परिवर्तन क्या होता है? इसमें स्टेट चेंज होती है, मैटर की स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे स्टेट नहीं, फॉर्म ही चेंज हो रही है उसकी। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। बर्फ़ थी, पिघल गई पानी, इसको फिर से हम सॉलिडिफाई करके जमा सकते हैं ना। फिर से अगर इसको मैं सॉलिडिफाई कर दूंगा, फिर से ये बर्फ़ बन जाएगी। बॉइलिंग हो गया हमारा। जो बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग जब उबालते हैं, तो ये बॉइलिंग, वो इसके अगर हम चाहें तो इसको फिर से वापस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चॉपिंग कर दिया, इसको काट दिया, सिंपल काट ही तो रहे हैं, फिर से जोड़ के फिर से उसको नेचुरल स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। जरा कमेंट बताएंगे बर्निंग ऑफ कैंडल, और ये क्वेश्चन करेंगे कौन सा इसमें सही है। बर्निंग ऑफ कैंडल कैसा है? बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो किस तरह का प्रोसेस है? चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, सब्लिमेशन सही है। गैस से सॉलिड में डिपोजिशन सही है। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन ना भैया, उल्टा होता है। लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, फ्यूजन है, सॉलिडिफिकेशन है, सही है। सब्लिमेशन डिपोजिशन सही है। गैस से लिक्विड कंडेंसेशन सही है। लिक्विड से गैस सही है। बी आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड को फ्यूजन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड से लिक्विड को जहाँ लिख रखा है गलत है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल दोनों होता है। इसमें जो मोम होती है, मोम जब पिघलती है, ये मोम जब पिघलती है तो पिघल के फिर से मोम ही तो बन जाती है। पहले लिक्विड होती है, लिक्विड से फिर सॉलिड, यानी उससे फिर से मोमबत्ती एकदम वैसे ही बना सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन कुछ मोम जो यहाँ ऊपर पिघल रही है, इसका वाष्पीकरण हो रहा है, ये इवेपोरेट हुई जा रही है ये, ठीक है। जो इसको हम नेचुरल फिर वैक्स के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं, ऐसे थ्रेड के साथ भी, थ्रेड को हम फिर से जल गया तो थ्रेड नहीं बना सकते, तो यहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो ये बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल और केमिकल दोनों होता है। एंड अब आते हैं हमारे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स।
फर्स्ट पेज में आपने नाइट्रोजन का वेट 14 लेके N2 को 18, अच्छा 18 कर दिया था क्या, 28 होगा, ठीक है। फर्स्ट पेज में चलो यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 14 × 2 28, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 7:4 का रेशो, ठीक है। अभी ठीक, अभी याद आ रही है ना, क्यों, अभी बीच बीच में याद आ रही है। अभी आते हैं, अभी कार्बन को ध्यान समझ लेना, आप ये समझ लो ये चैप्टर ख़त्म, केमिस्ट्री ख़त्म हो गई बिल्कुल, मैटर ख़त्म कर दिया, एटम ख़त्म कर दिया, पीरियड टेबल ख़त्म कर दी हैं, सब कुछ तो ख़त्म हो गया, अब बस कार्बन ही बचा है। कार्बन के अलावा और तो कुछ बचा नहीं है, नहीं देखते हैं अभी, रुको ना जरा देखते हैं, देखो ख़त्म ही होने को आया बस, ठीक है। कार्बन में ऐसा क्या है भैया कि मतलब कार्बन को पढ़ रहे हैं, कार्बन के बारे में पूरा अलग से चैप्टर है, क्योंकि कार्बन जो है ये वर्सेटाइल नेचर का है। वर्सेटाइलिटी आती कहाँ से कार्बन की, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,4 होगा। अब तुम बताओ ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या गेन करे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे या फिर गेन करे अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अब तुम होगे कंफ्यूज, ठीक है, तुम होगे कंफ्यूज, उसी तरह कार्बन भी हो गया कंफ्यूज कि भाई 4 लें या 4 दें, 4 लें या 4 दें। तो क्योंकि इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो ये इतने सारे एलिमेंट, यानी आप ये समझ लो कि जितनी भी चीज़ है जो आप खुद हो, ये टेबल है, सब कुछ में कार्बन है आपका, ठीक है। कार्बन इतना वर्सेटाइल है, हर जगह मौजूद है। अब सिर्फ कार्बन फैमिली के जो कार्बन फैमिली के यानी कार्बन जिस ग्रुप से है उस ग्रुप के सारे एलिमेंट के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सब इतने वर्सेटाइल क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बन सबसे पहला वाला है, उसका साइज़ छोटा है, तो इसलिए भी क्योंकि साइज़ छोटा है और 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसलिए उसकी वर्सेटैलिटी निकल के आती है। अच्छा, ये ऑक्टेट रूल किसने दिया था, जो बार बार मैं ऑक्टेट कर रहा हूँ, ये ऑक्टेट रूल किसने दिया था, तो ध्यान रखना, एक ल्यूइस करके साइंटिस्ट थे, इनका गिलबर्ट न्यूटन लुइस नाम था, और एक कॉजल करके थे, वाल्थर कोजेल, तो ये नाम याद रखना, उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था, ठीक है। तो ये वर्सेटिलिटी की वजह से ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, इसको बोलते हैं श्रृंखलन। कैटिनेशन का मतलब ये होता है लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की जो लंबी चेन बनती हैं उसको कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक। पहले माना जाता था कि जो, और हाँ, अब जो कार्बन से जो हमारे कंपाउंड्स बनेंगे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें भी हमें कार्बन देखने को मिलेगा। और पहले ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको लैबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाद में इस चीज़ को किसने, फ्रेडरिक वोलर ने इस बात को गलत प्रूव किया। फ्रेडरिक वोलर ने इस बात को गलत ऐसे प्रूव किया जब उन्होंने यूरिया को सिंथेसाइज किया लैबोरेटरी में। यूरिया क्या होता है, NH2CONH2, क्लियर। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन के अपरूप। कार्बन बहुत सारे रूपों में एग्जिस्ट करता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरिन, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बनते हैं। सबसे पहले हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे, सर वो भी अभी पढ़ेंगे बेंजीन रिंग के बारे में, ठीक है। वो माइकल फैराडे करके थे, उन्होंने डिस्कवरी करी थी, वो भी अभी देखेंगे, रुक जाइए अभी, ठीक है। बेंजीन वगैरह भी आएंगी, साइक्लिक कंपाउंड भी देखेंगे। तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन, डायमंड और ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन सब एक ही एलिमेंट से बने हैं, कार्बन से बने हैं, तो इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, क्योंकि एक उससे बन रहा है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो इनकी होगी सबकी सेम होगी, लेकिन फिजिकल अलग नहीं होती है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, ग्रेफाइट इज स्लिपरी इन नेचर, ये फिसलता है, इतना ज़्यादा मुलायम होता है। डायमंड ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, होना भी चाहिए क्योंकि नॉन मेटल से जो बना है कार्बन से, बट ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है। ये तो क्यों गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, और क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैलेंसी 4 होती है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो 4 लोगों से इसको अपनी बॉन्डिंग करनी पड़ती है, 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं इसको। अब इसमें तो 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं 3 कार्बन के साथ, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है। उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ग्रेफाइट में। और बकमिंस्टर जो फुलरीन होता है, इसमें 60 कार्बन के एटम में आते हैं पास में फुटबॉल की शेप में और बना देते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। ख़त्म बात, ठीक। और डायमंड कब बनता है? जब कार्बन को बहुत इंटेंस प्रेशर हीट जब हम अप्लाई करते हैं, सालों में क्या बनता है? हीरा बनता है? तभी हीरा में कहाँ देखने को मिलता है इंडिया में? बताओ। पन्ना में, है ना, मध्य प्रदेश में। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना में देखने को मिलता है। और जो कोहिनूर है वो क्या माना जाता है कि वो गोलकोंडा की जो गोलकोंडा के जो माइंस हैं आंध्र प्रदेश में, वहाँ से निकाला था ककातियास ने, है ना। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के बनते हैं। सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में अंतर क्या होता है? सैचुरेटेड होते हैं हमारे कैसे बताएं आपको, कैसे बताएं? एल्केन जो होता है हमारा, एल्केन जो होता है वो हमारा सैचुरेटेड होता है। और अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये क्या होते हैं? एल्केन होते हैं वो कार्बन मतलब कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पे सिर्फ उस पूरी चेन में सिर्फ हमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, एक बॉन्ड होता है। इनको हम पैराफिन्स के नाम से जानते हैं, वैक्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। एल्कीन्स डबल बॉन्ड होता है और इनको हम ऑलिफिन्स के नाम से जानते हैं, बिकॉज इनको हीट करने पे एक डच साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि ऑयल वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऑलिफिन बोलते हैं एल्कीन्स को। और एल्काइंस होते हैं ट्रिपली बॉन्डेड, यानी ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है इसमें, ठीक। इनका जनरल फार्मूला कैसे पता चलेगा कोई एल्केन है कि क्या एल्काइन है? CnH2n+2। इनका जनरल फार्मूला CnH2n सिर्फ, और एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2। जैसे कि मैं लिख दूं C4H8, तो ये N क्या है? 4 है। ये क्या है? ये 2N है, तो CnH2n यानी ये एल्कीन हो गई है। C4H6 लिख दूं एल्काइन हो जाएगी, C4H10 लिख दूं एल्केन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो N क्या है? N है कितने कार्बन है, ठीक। और अब एल्केन में सिंगल बॉन्ड है। तुम बताओ मुझे बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तब तक हम तुम्हें ये बताते हैं कैसी फ्लेम में बर्न होते हैं। ये जो होता है ये क्लियर ब्लू फ्लेम में बर्न होता है, क्लियर ब्लू फ्लेम। जैसे घर में LPG सिलेंडर होता है, LPG से हमारा चूल्हा होता है, गैस चूल्हा, वो क्लियर ब्लू फ्लेम निकलती है उससे, अगर कभी देखा हो। अगर तुम्हारे जो गैस के छेद हैं वो ब्लॉक नहीं हो गए हैं, अगर प्रॉपर उसका कंबशन हो रहा है एल्केन का, LPG में जो सिलेंडर में गैस पड़ी है, तो क्लियर ब्लू फ्लेम ही निकल रही होगी। क्यों? क्योंकि उसमें ब्यूटेन होता है प्राइमरीली, और भी होता है, प्रोपेन वगैरह भी होती है, लेकिन मेनली ब्यूटेन होती है। कौन सा एल्केन होता है जिसको कि मार्श गैस के नाम से जानते हैं? तो ब्यूटेन एल्केन है, तो क्लियर ब्लू फ्लेम से बर्न होती है। वहीं पे अनसैचुरेटेड, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन, ये बर्न होते हैं येलो सूटी फ्लेम से, ठीक है। अब बात कर लें बॉइलिंग पॉइंट की, तो खुद सोचो, यहाँ 1 बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड को तोड़ना है, 1 बॉन्ड को तोड़ना है, 2 बॉन्ड तोड़ना है, 3 बॉन्ड तोड़ना है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, देन इसका सबसे कम होगा। अगर एल्केन में ही ले लें, जैसे कि प्राइमरी एल्केन की बात करें, तो मतलब सबसे, अगर हम बात करें सबसे सिंपल एल्केन, तो वो होता है मेथेन, CH4। इसी को मार्श गैस बोलते हैं, इसी को मार्श गैस बोलते हैं। मेथेन कहाँ देखने को मिलती है? यूरेनस में देखने को मिलती है, तो मेथेन। देन ले लेते हैं C2H6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 6, यानी CnH2n+2 का फॉर्मूला में ये क्या है? ये इथेन है। ऐसे प्रोपेन ले लूँ C3 और H8, C3H8, इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो बॉन्डों की संख्या बढ़ रही है आगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट में यूज़ किया जाता है बेयर्स रिएजेंट को, और उस टेस्ट को बोल देते हैं बेयर्स टेस्ट। और बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? एल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट, एल्कलाइन KMnO4। ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये है, और एक इसका भाई है पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, K2Cr2O7। बहुत तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तुरंत अल्कोहल से एसिड बना देते हैं। ठीक, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड बॉन्ड के लिए क्या टेस्ट होता है? बेयर्स टेस्ट होता है। एल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट का यूज़ करते हैं। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है? बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो ये CH3 है, सॉरी CH4 लिखा था मैंने, ठीक। अगला एल्केन क्या लिखा था मैंने? इथेन लिखा था, ठीक है। अच्छा, ये मिथेन इथेन क्या कर रहा हूँ मैं? तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं। जैसे मिथ होता है, ये एक कार्बन के लिए प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है। इथ होता है, ये अगर 2 कार्बन है किसी चेन में। अभी चेन क्या होती है? तो जो सबसे लंबी चेन बनती है हाइड्रोकार्बन्स की, उसको हम बोलते हैं रूट। जैसे कि मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। यहाँ कार्बन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कार्बन लगा हुआ है, ठीक। तो अब मैं कैसे गिनूंगा इसको? 1 2 3 यहाँ जाऊँ, या फिर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे जाऊँ? तो IUPAC ये बोलती है, जिसकी हमने देखा था रेड बुक। जरा बताओ ऑर्गेनिक वाली कौन सी बुक है, रेड है कि ब्लू है? तो ये बोलती है कि जो लंबी वाली है उसको फॉलो करो। तो लंबी तो यहाँ ये वाली है ना, 4 इसमें मिल रहे हैं, यहाँ तो 3 ही मिल रहे थे। तो इसको रूट बोलते हैं, रूट, लंबी चेन हुआ। जो लंबी चेन होती है हाइड्रोकार्बन से, उसको रूट बोलते हैं, ठीक। ये प्रीफिक्स यूज़ होते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन। प्रॉप यूज़ होता है 3 कार्बन के लिए, ठीक है। ब्यूट यूज़ होता है 4 कार्बन के लिए। पेंट यूज़ होता है 5 के लिए। हेक्स यूज़ होता है 6 के लिए। हेप्ट यूज़ होता है 7 के लिए। ऑक्टा यूज़ होता है 8 के लिए। नौना यूज़ होता है 9 के लिए। डेका यूज़ होता है 10 के लिए। एक बार ऐसे पूछ लिया था डू डेका, वो 20 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं वो किसके लिए यूज़ होते हैं। सफिक्सेस अभी मैं बताऊंगा जब हम वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक। सॉरी, डू डेका 20 नहीं होगा, 12 हो गया, ठीक है। 12 होगा डू डेका आपका 12 होगा, क्योंकि डू डेका एक बार पूछा था इसलिए आपको बता रहा हूँ, अगर फिर से पूछ ले तो, ठीक। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मेथेन है, इसको मार्च गैस बोलते हैं। ये C2H6 है, ऐसे C3H8 हो गया। तो आप एक चीज़ और डिफरेंस ऑब्जर्व करो, इस CH4 और C2H6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इसके बीच में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ऐसे ही इसके आगे जो तुम लोगे इसी सीरीज़ में, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे लोगे, CH2 का डिफरेंस आएगा। ऐसे ही अब मैं एल्कीन वाली सीरीज़ लेने का प्रयास करता हूँ, जैसे कि C2H4। ये क्या है? ध्यान रखना, मेथीन नहीं होता है कुछ। मेथी होती है, घर में मिलती है, लेकिन मेथीन नहीं होता है कुछ, ठीक है। एथीन से 2 कार्बन तो चाहिए अगर डबल बॉन्ड बनाना है तो ये एथीन हो गई। देन प्रोपीन होती है ये, देन ब्यूटीन होती है ये। कितने का क्या अंतर है? CH2। यानी कि ये सीरीज़ को होमोलॉगस सीरीज़ बोलते हैं, जहाँ CH2 का डिफरेंस आता है, ठीक। विल यू बी माई फ्रेंड? कार्बन पूछता है बाकी लोगों से, विल यू बी माई फ्रेंड? आंसर उसको मिलता है यस। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी कार्बन जितनी खुशहाल नहीं होती है कि आंसर यस मिल जाए। लड़कों, रोना नहीं है, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें भी आंसर यस मिलेगा। कार्बन ने UPSC निकाल रखा है, समझो, ठीक है। तो उसको इसलिए आंसर यस मिल रहा है। SSC निकालो भी तुम लोग, तुम्हें भी आंसर यस मिलेगा, तुम्हारा भी टाइम आएगा, लेकिन रोना नहीं है अभी तुम्हें, ठीक है। फोकस करो तुम अभी कार्बन पे। तो कार्बन जब पूछता है विल यू बी माय फ्रेंड, तो क्या करता है? वो एक हाइड्रोजन को भगा देता है और उसकी जगह किसी और को बुला लेता है, और उसी को बोलते हैं सफिक्स। जैसे अगर कार्बन हमारा हाइड्रोजन को हटा के OH को जोड़ लेता है, OH, तो वो बना लेता है एल्कोहल, और हम ओल सफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे एथेनोल, मेथेनोल, एल्कोहल, ओल शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक। 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में अगर ये ऑक्सीजन जोड़ जाए, इसको ईथर बोलते हैं, ठीक है। अगर वो CHO ग्रुप को जोड़ ले, हाइड्रोजन को हटा के CHO, तो उसको अल्डिहाइड बना जाता है। अल सफिक्स का यूज़ करते हैं, इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे मेथेनल,
इथेनल, प्रोपेनल, अल, ठीक है, CHO ग्रुप है तो, ठीक। COOH है तो, COOH होता है तो उसको ओइक एसिड बोलते हैं, जैसे एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, तो वो ओइक एसिड होता है आपका, ठीक है। छिछोरा कार्बन, अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे ये COOH हो गया। अब होता क्या है, जब हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये अल्कोहल है, ठीक है, कि जब हम रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं, एसिड क्या होता है, ओइक एसिड, COO, चलिए R क्या है, अल्काइल ग्रुप, पानी निकल जाता है। पानी कैसे निकलता है, निकलवाते हैं पानी, तो पानी जो है सिर्फ नल से नहीं निकलता है, पानी जो है रिएक्शन से भी निकल आता है ना, COOH, इस तरह से, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो ये HOH, तो क्या होगा, RCOOR, ये क्या बन गया, ये जो COOR है ना, इसी को बोल देते हैं ईस्टर। ध्यान रखना आप लड़कों, या फिर कोई भी, जब भी आंसर यस आएगा ना, तो इसका मतलब है कोई फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे साथ अटैच होगा और वो तुम्हारी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। अगर OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ेगा, नशीले हो जाओगे तुम। COOH जोड़ेगा, खट्टे हो जाओगे तुम। COOR जोड़ेगा, ईस्टर बन जाओगे और तुम स्वीट स्वीट स्मेल करोगे। तो ईस्टर जो होते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, तो इसलिए ईस्टर जोड़ना है अपने को, ठीक है। तो ईस्टर होते हैं, ये ईस्टर क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, ये अमीन्स कहलाते हैं। जहाँ पे NH2 N जोड़ता है ना नाइट्रोजन, उसको अमीन बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी पूछता है ये प्राइमरी अमीन क्या होता है, टर्शरी अमीन क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, वो देखते हैं अभी। तो ये जो ऑल जोड़ा, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ये क्या है, CH3OH, तो ये मेथ क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक कार्बन है, प्रीफिक्स, ठीक। ऑल क्योंकि सफिक्स OH ऑल है, मेथेनॉल, इसी को पता है वुड स्पिरिट बोलते हैं हम, ठीक है, वुड स्पिरिट, ठीक। इसी तरह CH3CH2OH है, तो सर 2 कार्बन है, एथ प्रीफिक्स, एथेनॉल, दारू, ठीक है, ये एथेनॉल होती है जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो एथ समझ में आया ना आपको किस तरह से, जैसे मैं लिख दूँ ये CH3COOH, कितने, 2 कार्बन है, तो एथ, ठीक है, एथ, और ओइक, एथेनोइक एसिड, सिंपल, समझ में आ रहा है। HCHO, एक कार्बन है, मेथ, CHO है, मेथेनल, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती है। अब ये आते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो साइक्लिक क्या होते हैं, जो पूरी ऐसे साइकिल बना दें, कहीं गैप ना हो निकलने का, ऐसे साइकिल से बन जाए, कार्बन 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 कार्बन। और कार्बन क्या है, एक कार्बन हटा के किसी और को बुला ले, उसको हीट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। उस साइकिल में कार्बन को किसी और ने रिप्लेस कर दिया सर, उस साइकिल में कार्बन को किसी और ने रिप्लेस कर दिया। ऑक्सीजन ने अगर रिप्लेस किया है, जहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें 4 ही तो कार्बन है, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, और ये ऑक्सीजन, इसको फ्यूरेन बोलते हैं। नाम रटा हुआ होना चाहिए, डायरेक्टली पूछता है। ये N है और इसमें एक H है, इसको पाइरोल बोलते हैं। ये पिरिडीन है, ये थायोफीन है, रटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रटी हुई होनी चाहिए। अब ये पता है, ये है आपका सेकेंडरी अमीन, ध्यान से समझना, सेकेंडरी अमीन है, ये टर्शरी अमीन है। और एक चीज़, इस पे बेस्ड एक छोटी सी क्विज़ भी होगी, क्विज़ वाले ग्रुप में। केमिस्ट्री का 1 शॉट करने के बाद एक केमिस्ट्री की छोटी सी, कोई बहुत बड़ी क्विज़ नहीं, छोटी सी क्विज़ होगी, तो वो भी आपको अटेंड करना है क्विज़ वाले ग्रुप में, ठीक है, तभी ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा। तो ये सेकेंडरी अमीन है। ये क्या होता है सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी टर्शरी अमीन, और प्राइमरी अमीन क्या होता है? तो अमीन वो होता है जब हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है, तो अगर उस नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, प्राइमरी अमीन। क्योंकि एक तो कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा ना, नाइट्रोजन को सर 3 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, कार्बन की तरह 4 नहीं 3, क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लिए, एक कोई और जुड़ा होगा एल्काइल ग्रुप। अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, तो मतलब है कि 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी सेकेंडरी अमीन। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, टर्शरी अमीन कहलाएगा ये।
समझ, ऐसे ही प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल में होता है। जिस कार्बन से OH अल्कोहल ग्रुप अटैच है उसमें अगर एक भी, या तो क्या हो सकता है, कार्बन की लेंथ 4 होती है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शरी, टर्शरी हो जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो प्राइमरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कब बोलते हैं हम उसको, ठीक है। रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, तो कुछ हमारे जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन कुछ पूछ रहा था ना, कोई पूछ रहा था ना कि किसने डिस्कवरी करी थी, तो फैराडे जी ने डिस्कवरी करी थी इसकी, ठीक है। तो बेंजीन जी, बेंजीन की अगर हम बात करें, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन भी इसी तरह से साइक्लिकल होता है, लेकिन ये एरोमेटिसिटी, एरोमा का मतलब होता है स्मेल। तो कैसे हमें पता चलता है कि कोई जो साइक्लिकल कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है, तो उसको लेकर एक एरिक हकल जी थे, उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर किसी में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी में 4n+2, तो वो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो बेंजीन सबसे बेसिक आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जिनमें कि कुछ ना कुछ ऑर्डर, कुछ ना कुछ स्मेल होती है, और ये सब जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये हकल रूल को फॉलो करते हैं। और ये जो एक के बाद एक ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है ना, एक के बाद एक, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं, और इसीलिए बेंजीन को ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी में बस एरिक हकल रूल पढ़ना था। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं जिनका सेम फॉर्म, जैसे आइसोटोप पढ़े थे, आइसोबार पढ़े थे, आइसोटोन पढ़े थे, वैसे आइसोमर है, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये होता है आइसोमर। जैसे ये एन पेंटेन, एन पेंटेन मतलब समझो नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन मतलब CH3 CH2 CH2 CH3 4 5 CH3, कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप कहीं इधर उधर कुछ किए ना। अब यहाँ क्या किए, यहाँ किए CH3 C, इधर CH3 लगाए, इधर CH3 लगाए, इधर CH3 लगा दिए, 5 कार्बन है, ठीक है, लेकिन देख सकते हैं स्ट्रक्चर अलग हो गया, नियोपेंटेन बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर अलग हो गया। इसको नियोपेंटेन को ये हम पता है क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 3 कार्बन की निकलेगी, तो 2,2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल लगे ना 2 पे, डाई मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है, जगह डबल बॉन्ड तो है ही नहीं किसी कार्बन कार्बन के बीच में, तो 2,2 डाइल मिथाइल प्रोपेन भी बोल देंगे। आइसोपेंटेन क्या है, CH3 CH3 जोड़ के, और यहाँ CH2 जोड़ दी, और यहाँ CH3, यानी 2 में, इसको क्या बोल दे पता है, आइसोपेंटेन को क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन। भैया हैं तो 5 कार्बन ही ना, लेकिन अलग अलग तरह से अरेंज कर दिए, तो फॉर्मूला सेम ही निकल के आएगा। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, क्योंकि एल्केन है तो C5H12 CnH2n+2, लेकिन स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है, फॉर्मूला सबका सेम है। क्वेश्चन कर लो जल्दी से 2, और बस केमिकल रिएक्शन के बाद फिर ख़त्म करते हैं, जल्दी से करो इन 2 क्वेश्चन को, ठीक है। हम भी रिएक्शन की तरह थोड़ा वाटर निकाल के आते हैं, ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन करो ये।
चलो, केमिस्ट्री फॉर एसएससी ना, केमिस्ट्री फॉर नीट। हाँ, जब पेपर आएगा तो हम ही को गरिया हो गया कि यहाँ पे अगर ना आया तो, कि वहाँ पे नीट की जितना आया था पढ़ाया नहीं। अब हार्ड पर थोड़ा सा लेवल उठा, तो जबकि यहाँ पे मैंने कोई लेवल नहीं उठाया, कुछ यहाँ पे 11th 12th का नहीं, सब 9th 10th का, सिर्फ अगर इक्का दुक्का चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो है सारा कुछ हो जाए, कम टाइम में भी हो जाए, एक वीडियो में भी हो जाए, सब कुछ आ भी जाए, ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, सब कुछ हो जाए ना, और आसानी से समझ में भी आ जाए। 3 घंटे में केमिस्ट्री भी ख़त्म हो जाए। हम आर्ट बैकग्राउंड के हैं, हम तो एफर्ट भी नहीं मारना चाहते हैं उतना, 3 घंटे में केमिस्ट्री भी हो जाए, सारे क्वेश्चन भी सही हो जाए, सब कुछ चाहते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे रूट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एराइलामीन इन विच एन अमीनो फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूट फॉर वन ऑफ द बेंजीन हाइड्रोजन। नाउ इन विच अमीनो फंक्शनल ग्रुप इज, ओके ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये किसकी बात हो रही है? तो पिरिडीन 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 एनिलीन टोलिडीन और क्यूनोलिन तो होने से रहा, ठीक है। और जो एराइलामीन इन विच एन अमीनो फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन ऑफ द बेंजीन हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका पिरिडीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये रहा पिरिडीन, ये रहा, ठीक है, ये रहा पिरिडीन। और ये जो अच्छा हाँ, ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका पाइरोल है, इसमें 4 कार्बन एटम है, लेकिन जो आप नीचे देख पा रहे हैं पिरिडीन, इसमें 5 कार्बन एटम है। इसी तरह हमारा बनता है एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से जैसे बेंजीन है। बेंजीन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, एनिलीन ऑप्शन में था ना, एनिलीन कुछ इस तरह से बनेगा। ये होता है एनिलीन, ठीक है, क्लियर। चलो, तो एनिलीन ये आपका बन जाएगा जहाँ पे NH2 जोड़ेगा आपका, ठीक है। और टॉल्वीन क्या होता है? टॉल्वीन में हम CH3 जोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर रेड का मतलब क्या? रेड नहीं यूज़ करना है क्या? रेड नहीं दिख रहा है क्या ढंग से? यूपी पुलिस पार्ट 2 का PDF डल जाएगा विपिन, डला नहीं क्या अभी? ये क्या सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अच्छा प्राइमरी एनराइलामीन, तो भैया एलिनीन होगा, प्राइमरी पूछ रहा है ना। प्राइमरी का मतलब ये है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे होंगे। पिरिडीन में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा होता है, तो ये तो टर्शरी अमीन होता है हमारा, हमने देखा था टर्शरी होता ही है, ठीक है, टर्शरी, क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा होता है पिरिडीन में। एनिलीन होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी एराइलामीन लिखा हुआ, इन विच एन अमीनो फंक्शनल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन ऑफ द बेंजीन हाइड्रोजन्स, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, ना कि कार्बन को। ये जो पिरिडीन होता है उसमें कार्बन की जगह नाइट्रोजन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन की जगह सब्स्टिट्यूट किया, तो हाइड्रोजन की जगह है। अब ये क्या होता है, हमारा जो बेंजीन होता है, बेंजीन जो होता है वो 6 कार्बन से मिलकर बना होता है ऐसे, ठीक है। डबल बॉन्ड होते हैं ऑल्टरनेट ऐसे करके, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन 4। तो कार्बन में क्या होते हैं, जो बेंजीन होता है उसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो इसमें क्या किया हमने, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया NH2 से, तो एनिलीन ही आंसर होगा फिर तो, ठीक है। अभी आते हैं केमिकल रिएक्शन पे, सबसे शॉर्ट चैप्टर है, सबसे शॉर्ट, गिनती का लगा लो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। कॉम्बिनेशन, जब कंबाइन होती हैं 2 चीज़ें तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि जब मैग्नीशियम मेटल को, मैग्नीशियम की रिबन को जब हम जलाते हैं, जलाने का मतलब है कंबशन करना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है या फिर कंबशन रिएक्शन, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जांपल होती है। कॉम्बिनेशन का मतलब है 2 चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम को जब जलाते हैं तो उसको कंबशन रिएक्शन भी बोल देते हैं जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट कंपाउंड बन जाता है ये, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वाइट कंपाउंड बन जाता है। ऐसे मैं अगर और एग्जांपल लिखूँ यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ बिकॉज थोड़ा सा इसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए। CaO दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे, ब्लैक से लिख देता हूँ, ठीक है। CaO ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक। इसको जब हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं H2O से,
तो बनता है स्लेग्ड लाइम, जो कि है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? ये स्लेग्ड लाइम है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस बन गया ये। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, और एक चीज़ और, हाँ, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, यानी हीट निकलती है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हीट है? जब हीट किसी रिएक्शन में निकलती है तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जिस रिएक्शन में हीट चाहिए होती है उसको एंडोथर्मिक, जिससे निकलती है वो एक्सोथर्मिक। अब होता क्या है, ये स्लेग्ड लाइफ नहीं, स्लेग्ड लाइम है, ठीक है। जो स्लेग्ड लाइम ये बना, इसको हम वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ करते हैं। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स क्या होता है? जैसे ये चीज़ है, अब इसको अगर हम वॉल्स में लगा देंगे तो इससे शाइनी फिनिश आ जाएगा वॉल्स में। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट है वो इससे स्टिक हो जाएगी और इससे बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसी को ही हम बोलते हैं मार्बल, इसी को ही हम बोलते हैं लाइमस्टोन, इसी को ही हम बोलते हैं चौक। यानी कि एक रूप नाम अनेक, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो CaCO3, मार्बल, लाइमस्टोन और चौक, ठीक है। तो इसको हम वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं, हीट निकलती है इसमें। एग्जाम्पल कंबशन रिएक्शन। कंबशन मतलब जलाना किसी चीज़ को। डिकम्पोजिशन का मतलब है इसका कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा। जैसे अभी कैल्शियम कार्बोनेट बनाए थे, इसको अगर हीट प्रोवाइड करवा देंगे तो ये टूट जाएगा CaO और CO2 में, यानी कि एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, अगर हीट की अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हीट लगती है। यूजुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट लगती है, एंडोथर्मिक नेचर की होती हैं, ऊष्माशोषी होती हैं, इसीलिए इनको थर्मल डिकम्पोजिशन भी हम बोल देते हैं। तो इसमें हीट जब हम देंगे तो ये टूट जाएगा लेड ऑक्साइड में, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इस ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसके ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व होते हैं, हमें भूरी झाग निकलती है। तो क्वेश्चन पूछता है लेड नाइट्रेट में किसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। दो गैस निकल रही हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रस ऑक्साइड नहीं निकल रही। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, जिसको कि हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो नहीं, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी तरह से एक और डिकम्पोजिशन होता है, जैसे हमारा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का। इससे हमें मिलता है सिल्वर और ब्रोमीन। इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसको यूज़ किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन यानी यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा है कोई किसी को। कौन किसको कर रहा है? जैसे मान लेते हैं आयरन है, ठीक है। आयरन की रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट से करते हैं तब हमें पता चलता है कि कॉपर का ग्रीन कलर उड़ गया और आयरन ने रेडिश ब्राउन कलर ले लिया, क्योंकि SO4 को इसने अपने साथ अटैच कर दिया और कॉपर बेचारा सिंगल हो गया। सॉलिड है, इसका मतलब होता है सिंगल। पहले ये आयरन सिंगल था, अब आयरन सिंगल नहीं, अब आयरन मिंगल हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा स्मार्ट था, ज़्यादा तेज़ था, उसके पास सरकारी नौकरी थी, इसलिए उसने बॉन्ड को तोड़ा और वहाँ पे खुद बैठ गया कॉपर की जगह, कॉपर को सिंगल कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यही अगर मैं उल्टा लिख देता कि कॉपर, और इस तरह से लिख दूँ FeSO4 की रिएक्शन कॉपर से करवा दूँ, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी आगे? क्योंकि कॉपर कम स्मार्ट है, कम तेज है आयरन से, उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा स्मार्ट है और कौन ज़्यादा कम स्मार्ट है? तो वो हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज़ से। ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़, जो कि ये बोलती है कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला कभी ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर से नीचे से जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले से, इसलिए ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, उसका विस्थापन कर देगा, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये है, इसको कैसे याद करना है? कैटरीना ने, ठीक है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है, फिर भी, ठीक, किससे मांगी? सैलमन भाई से कार मांगी कैटरीना जी ने। मांगती सैलमन भाई से हैं, और है ना,
कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी सलमान भाई से, फिर भी क्या से कॉपर, मिली से मरकरी, ठीक है, सिल्वर ऑडी, सिल्वर ऑडी, एयू से ऑडी याद कर सकते हैं, और एयू किसका सिंबल होता है, गोल्ड का सिंबल होता है, ठीक है। तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्या मिली, सिल्वर ऑडी। इस तरह से आपको याद रखना है। तो ऊपर से नीचे में केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, इसीलिए जब हम यहाँ तक आते हैं सिल्वर और गोल्ड तक, तो ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। जैसे गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड की ज्वेलरी हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है, गोल्ड जो होता है ना जल्दी से रिएक्ट नहीं करता है। एक एक्वा रेजिया करके सोल्यूशन होता है, उसी से ही बस ये रिएक्शन करता है, जो कि 2 एसिड का मिक्सचर होता है, HCl और HNO3 को। किस रेशियो में होता है जरा मिक्सचर बताएंगे कमेंट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्वा रेजिया 3:1 के रेशियो में होता है। सिल्वर में भी अगर हम बात करें तो ज़्यादा रिएक्शन होती नहीं है, कभी कभी इसमें अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो सिल्वर सल्फाइड की AgS की ब्लैक कोटिंग इसमें चढ़ जाती है। तो इतनी चीज़ क्लियर। डिस्प्लेसमेंट की तरह ही डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे कि मैं लिखूँ यहाँ पे देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट में लिखता हूँ Na2SO4 प्लस BaCl2, ये क्या है, सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड। तो क्या होगा, सोडियम यहाँ पे क्लोरीन को साथ मिलेगा, बेरियम यहाँ पे सल्फेट को साथ मिलेगा, यानी कि बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का एडिशन होता है ऑक्सीडेशन, ठीक, और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है रिडक्शन। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं लिखूं, कॉपर की रिएक्शन अगर मैं जैसे ऑक्सीजन के साथ करवा दूं, ठीक है, तो इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इस कॉपर ऑक्साइड से पानी निकाल दूं हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा के, उसको रिडक्शन रिएक्शन बोल देंगे। ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि कोरोजन, जंग लगना, कोरोजन इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे कि कोरोजन में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि आयरन होता है, जो लोहा होता है उसमें जंग लगती है, जिसको कि रस्टिंग बोलते हैं हम। लोहे में जो कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं, जहाँ पे आयरन ऑक्साइड की एक ब्राउन या फिर डार्क रेड कलर की लेयर चढ़ जाती है। इसी तरह कॉपर में ग्रीन कलर की कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है, उसको भी कोरोजन बोलते हैं। सिल्वर में भी सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग हो जाती है, उसको कोरोजन बोलते हैं। सिमिलरली रैंसिडिटी, जिसको बासापना बोलते हैं। चिप्स पैकेट में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, ऑक्सीजन क्यों नहीं भरी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन भरेंगे तो चिप्स में फैट होता है, फैट से वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो वो रैंसिड हो जाएगा, बासा हो जाएगा, अजीब सी गंध आने लगेगी उससे। तभी मम्मी लोग बोलती हैं कि गीले हाथ सब्जी को मत टच करो, क्योंकि फिर वो ऑक्सीजन चला जाएगा और वो फिर क्या हो जाएगा, उसको रैंसिड हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक मैं बताता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स वो होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, जिसमें रिडक्शन भी होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड लूँ मैं, ठीक है, और हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दूँ इसमें मैं, क्या होगा, कॉपर और H2O। तो अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन गया, रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, रेडॉक्स। रिसेंटली एक क्वेश्चन बना था कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, ठीक है, ये आपकी किस तरह की रिएक्शन होती है, ये आपकी इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है, इसको याद कर लेना, ठीक है। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है कौन, जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। आप क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। चलिए, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन। क्लॉथ क्लीनिंग यूजिंग डिटर्जेंट, राइपनिंग ऑफ मैंगो। भाई क्लॉथ की क्लीनिंग और डिटर्जेंट कैसे केमिकल रिएक्शन है। राइपनिंग ऑफ मैंगो हमने देखा था केमिकल चेंज है। चेंज ऑफ कलर ऑफ टर्मरिक ड्यू टू सोप अगेन है। अभी हम देखेंगे जब हम ये एसिड बेस वाला देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को। कूलिंग इफेक्ट ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, बिल्कुल नहीं। नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है,
उसको जैसे हमने नेल पॉलिश रिमूवर को मान लो अपने पाम में अपनी हथेली में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, या इवेपोरेशन हो जाता है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तभी हमें कूलिंग सेंसेशन भी फील होता है, कूलिंग इफेक्ट भी फील होता है, क्योंकि वो हमारी हाथ की पाम की हथेली की एनर्जी को यूज़ करता है हीट को, और इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, इवेपोरेट हो जाता है वो। तो ये आपका एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे एक फिजिकल चेंज हो रहा है एक तरह से हम देखें तो। ठीक है, और एक चीज़, ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की डिस्कवरी अगर कभी पूछ ले तो किसने करी थी? विलियम निकोलसन ने। ठीक है, अगर पूछ ले तो, पता नहीं, मैं आई एम नॉट श्योर कि पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी इस समय डिस्कवरी वगैरह ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दी कुकिंग ऑफ मीट? ठीक है, कुकिंग ऑफ मीट में कौन सी रिएक्शन होती है आपकी? तो कुकिंग ऑफ रिएक्शन में ध्यान रखना ये होती है आपकी मेलार्ड रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, मेलार्ड रिएक्शन होती है कुकिंग ऑफ मीट में। चलिए अभी आते हैं मेटल नॉन मेटल पे, ये भी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। वाटर मेटल नॉन मेटल आप जानते हैं, मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और कैटायन बनाते हैं, और क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, है ना, गुड कंडक्टर होते हैं। ये हमें अभी तक जो चीज़ें पता हैं, इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, एनायन यानी कि ऋणायन बनाते हैं, और ये बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और जो मेटल कितने गुड कंडक्टर नहीं होते, नॉन मेटल कितने बैड कंडक्टर नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, अभी आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सबसे पहले तो ये मेटल जो होते हैं डक्टाइल नेचर के होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये होता है कि इनको खींच खींच के लॉन्ग वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे कि ये बोला जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम खींचेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाएगा उससे, 1 ग्राम गोल्ड से मात्र। तो ये डक्टाइल होते हैं, खींचते जाओ, नहीं च्युइंगम खींचते जाओ, खींचती जाती है ना, तो वैसे ही डक्टाइल। ठीक है, मैलेबिलिटी का मतलब ये होता है दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी पतली पतली चादरों में इनको बीट किया जा सकता है, बीटन इनटू थिन शीट्स। देख सकते हैं पतली पतली से चादर सी बना रखी है। ठीक है, ये वैसे स्टील से लग रहा है, और स्टील आपको पता होना चाहिए एक एलॉय होता है, पता है ना आपको? स्टील जो होता है हमारा, एक स्टेनलेस स्टील, वो एलॉय होता है। किसका एलॉय होता है? इसमें आयरन होता है, इसमें कार्बन होता है, इसमें निकल होता है। कार्बन किस लिए ऐड किया जाता है? स्ट्रेंथ देने के लिए उसको। ठीक है, तो ये इसका स्टील क्या होता है? एलॉय होता है, एक मिश्र धातु होती है। लस्टर क्या होता है? लस्टर का मतलब होता है शाइन। ठीक है, लस्टर का मतलब होता है शाइन। शाइन, अब देख लो शाइनी सरफेस है इसकी, लस्टर आपको उसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिडिटी। इसको आप सोनोरोसिटी से कंपेयर कर सकते हैं। सोनोरस होते हैं मेटल। सोनोरस का मतलब है कि इनको पीटने पे ये आवाज़ करते हैं टन टन की, यानी कि ये मतलब सोनोरस। ऐसे याद कर लो, जैसे नहीं स्कूल की घंटी होती थी उसको मारते थे हमारे, है ना, मतलब तुम मारते थे पता नहीं हमारे स्कूल में तो जो चौकीदार होता था वो मारता था, बाकी तुम्हारा पता नहीं है तो वो सोनोरस होता है मेटल। ठीक है, तो उसमें जब घंटा मारते तो टन टन की जब आवाज़ आती है उसको सोनोरसिटी बोलते हैं। मैलेबिलिटी थिन शीट, डक्टिलिटी लॉन्ग वायर्स, और लस्टर का मतलब है कि उसमें शाइन होता है, शाइनी सरफेस होती है उसमें। क्लियर है? ठीक। और जो नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल ये होते हैं आपके ब्रिटल नेचर के। ब्रिटल का मतलब ये होता है मारा तो बिखर गए, मारा तो बिखर जाते हैं। जैसे इनको मारते हैं तो थिन शीट में तब्दील हो जाते हैं ना, जैसे लोहे को मारो 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 तो और दबेगा और दबेगा और दबेगा, ये क्या है? टूट जाएंगे एकदम। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। मेटल नॉन मेटल दोनों ही सॉलिड नेचर के होते हैं, लेकिन मरकरी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। मरकरी को कैसे डाल्टन जी ने रिप्रेजेंट किया था जरा बताओ? और नॉन मेटल्स भी सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन एक अपवाद है। ये लिक्विड होते हैं दोनों रूम टेम्परेचर पे। सीजियम भी लिक्विड हो जाता है लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं, जब थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसमें। तो मरकरी का सिंबल हमने इस तरह से देखा था, मरकरी साइड में चिपका हुआ है ना, डाल्टन जी ने ये सिंबल दिया था मरकरी का। और मरकरी किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा था ये भी जरा बता दो, किस ग्रुप से था मरकरी? ठीक है, ये आपको बताना है। याद करो, कॉपर से महंगा चांदी, चांदी से महंगा गोल्ड, गोल्ड के लेफ्ट साइड में प्लैटिनम, प्लैटिनम के राइट साइड में मरकरी। ये है 11th ग्रुप और ये हो जाएगा 12th ग्रुप। मरकरी की अगर हम बात करते हैं तो अगर जब हम कोई एलॉय बनाते हैं, एलॉय सॉल्यूशन होते हैं कि सस्पेंशन होते हैं बताओ? तो एलॉय अगर हम मरकरी डाल के बनाते हैं तो ऐसे एलॉय को हम अमलगम बोलते हैं। अमलगम क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर
एलॉय का एक कंपोनेंट आपका मरकरी होता है तो उसको एमलगम बोला जाता है, ठीक है। और आपका ठीक है, आगे बढ़ें अभी। तो अमलगम क्या होता है आपका, ये मरकरी, अगर कोई एक उसमें मेटल हुआ तो रिएक्शन ऑफ मेटल देखते हैं विद ऑक्सीजन। तो मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो मेटल ऑक्साइड बना देंगे ये, ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है ध्यान रखना, चलो अभी देखेंगे, नेचर वगैरह पढ़ेंगे। एसिड के साथ बड़ी आसान रिएक्शन होती है, एसिड के साथ रिएक्शन मैश करके याद कर लो, मैश। मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, सॉल्ट यानी जिसको हिंदी में लवण बोलते हैं तो वो निकलेगा, और ये मेटल और एसिड की रिएक्शन होगी तो, ठीक है। मेटल ऑक्साइड अभी देखेंगे बेसिक नेचर क्या होता है। चलो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ क्या होगा, जब होगा तो क्या होगा, तो जैसे ये सोडियम मेटल है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाई थी तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया था, और ये बॉन्ड बड़ा तगड़ा बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है उसको आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, और ऐसे कंपाउंड जब ऐसा बॉन्ड बनता है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। रुको यार, बैटरी लो हो गई, रुकना। स्लीप सून, अभी नहीं स्लीप करेगा, चलो ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आपके यहाँ लाइट बहुत जाती है क्या? अभी क्वेश्चन पूछ ले तो आंसर नहीं आएगा, बाकी मुझे पता था किस तरह कमेंट आने वाले हैं। अभी आयोनिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है। क्यों ये बॉन्ड स्ट्रांग क्यों होता है? वहीं अगर मैं बात करूं जैसे Cl2 हमने देखा था, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन डायटोमिक होता है, ये Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो क्लोरीन के पास, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों के पास ही वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों के पास ही 7 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन किसको देगा? तो दोनों बोलते हैं भाई जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको दे देंगे, जैसे तुमको पड़े तो हमें दे देना, हमें पड़ेगी तुम्हें दे देंगे, बॉन्ड बना लेते हैं। ये बॉन्ड पक्का बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आयोनिक बॉन्ड, शेयरिंग होती है तो कोवेलेंट। स्ट्रांग कौन होगा? आयोनिक। आयोनिक स्ट्रांग होता है कोवेलेंट से, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? आयोनिक वालों का, क्योंकि तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होगी, खत्म बात। रिएक्टिविटी सीरीज फिर से आएंगे यहाँ पे। रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा सा ये देखना कि जो मेटल्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें जो शुरू के टॉप के दो आपके ये मेटल्स है, सोडियम और पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जब इनकी रिएक्शन पानी के साथ, ठंडा पानी भी डालते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत भयंकर हीट निकलेगी, बहुत विगरस रिएक्शन होगी। बेरियम कैल्शियम में कोल्ड वाटर डालने में उतना फ़र्क पड़ता नहीं है, और इसके लिए अगर हमें एक्सोथर्मिक ठीक ठाक रिएक्शन करवानी है तो हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा हॉट वाटर को पिक्चर में, गर्म पानी को लाना पड़ेगा, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें, मैग्नीशियम के लिए भी हॉट वाटर चाहिए होता है, ठीक है। देन अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें, एल्यूमिनियम और जिंक की, तो इनके लिए स्टीम की नीड होती है अगर इनको रिएक्शन करवाना है। और जो सोडियम पोटेशियम, इसीलिए इनको हम केरोसिन का जो ऑयल होता है उसमें डुबो के रखते हैं इनको, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक। नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्वेश्चन इस पर ज़्यादा नहीं आते हैं, बहुत ही रेयर है इस पर क्वेश्चन आए, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि पूछ ले तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए हमें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, अगर पहले हम ये देखेंगे कि जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी ओर से, और क्या होता है, तो जैसे जब हम माइनिंग करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड नीचे सीधे पड़ा हुआ है, उस नेकलेस पड़ा हुआ है, आयरन की रॉड पड़ी हुई है, चांदी की थाली पड़ी हुई है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो हमें
इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में मिलता है। इम्प्योरिटीज़ को बोलते हैं गैंग, तो उस गैंग को हटाना होता है, यानी रिफाइनिंग करनी होती है। तो रिफाइनिंग कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो अगर वो मेटल जिसकी ओर है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर आता है, तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, प्योर मेटल मिल जाता है। अगर वो मीडियम रिएक्टिविटी का है, तो अगर उसकी जो ओर है वो कार्बोनेट ओर है, तो उसका कैल्सिनेशन करवा के उसकी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। और अगर सल्फाइड ओर है, यानी उसमें सल्फर अटैच्ड है, तो उसका रोस्टिंग करवा के उसका ऑक्साइड बनाएंगे। यानी ऑक्साइड बनाना है हमें। अगर कार्बोनेट के हो तो सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन करवाएंगे, और सल्फाइड के हो तो रोस्टिंग करवाएंगे, देन रिडक्शन करवा देंगे। या तो कार्बन से यूजुअली रिडक्शन करवा दिया जाता है, या फिर अभी हम देखेंगे थर्माइट रिएक्शन, जहाँ पे एक मेटल को रिडक्शन करवाने के लिए उसका ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, उसके ऑक्साइड का रिडक्शन करवाने के लिए दूसरे मेटल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे ये आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, इसमें हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर लेते हैं, कार्बन का यूज़ ना करके एल्यूमिनियम का यूज़ कर लेंगे। इसमें होगा क्या, क्योंकि आप देखेंगे एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है आयरन से, इसलिए क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन हो जाएंगे सिंगल, एल्यूमिनियम हो जाएगा मिंगल, तो ये बन जाएगा। इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, जिसको कि यूज़ किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने के लिए। ठीक, अब अगर वो लो रिएक्टिविटी का नीचे वाली इसमें आता है, तो वो सल्फाइड के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। रोस्टिंग करवा दो उसकी, मेटल बन जाएगा, ख़त्म। ठीक है, रिफाइन हो गया वो। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे, एंड दिस इज़ द फाइनल चैप्टर। इसके बाद कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई चैप्टर नहीं, सच में कोई चैप्टर नहीं। ये मत सोचना कि सर बार बार बोल रहे हैं, सच में कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे मैं तुम्हें प्रूफ भी दे देता हूँ। ठीक है, हमें भूख लगी मानते हैं, लेकिन अब देख सकते हो इतना कर चुके हैं। देख रहे हो ये एरो, ये इतना कर चुके हैं। करना कितना है, बस इतू सा करना, इतू सा, ये इतू सा है कि नहीं। तो बस रुक जाओ भी। वही समझ लो मेरी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई है पिछली रात में, लेकिन मैंने कहा भी भाई एनर्जी पूरी होनी चाहिए लेक्चर में, नहीं तो तुम लोगों के साथ भी होता होगा ऐसा ना, कि पूरे दिन पढ़ते रहोगे, रात में नींद नहीं आती होगी, है ना। तो कोशिश किया करो दिन में ज़्यादा मत सोया करो, दिन में थोड़ा सा ही नींद रखा करो, नॉट मोर देन 30, मतलब 40 मिनट से ज़्यादा तो सो ही मत दिन में। मैंने जो ऑब्जर्व किया है पर्सनल एक्सपीरियंस है। नहीं तो रात में क्या था ना, थॉट चलते रहते फिर वो एकदम बढ़िया सा फील नहीं आता है सुबह सुबह। ठीक, हमें आपकी किसी बात पे भरोसा नहीं होता है, आगे कुछ नहीं है, सच में कुछ नहीं दिखाया ना तुम्हें। अगर एसिड बेस एंड सॉल्ट या कुछ पढ़ाए हैं, ठीक है, तो पढ़ लेना उसको। और 2-4 चैप्टर नहीं है भाई, माना करो, सच में दिल से बुरा लगता है भाई, माना करो। ठीक है, साउंड इको हो रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है। इको हो तो रहा है यार, एक सेकेंड, ये शुरू से हो रहा है क्या, शुरू से हो रहा है क्या ये शुरू से हुआ है क्या, एक बार बताना। और 2-4 चैप्टर नहीं है भाई, माना करो, सच में दिल से बुरा लगता है। और टाई भी सॉलिड ही थी। अब हम लिख, इको क्यों हो रहा है यार ये, एक सेकंड रुकना। ऐसा तो नहीं चार्जिंग में लगा दी इसलिए, जल्दी से बताओ। कोई बोल रहा बहुत देर से हो रहा है, चार्ज की वजह से है क्या, चार्जिंग की वजह से तो नहीं है इको हो रहा है। लिक्विड की बात करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड, 2 लिक्विड है, या तो आपस में वो घुल रहे होंगे, नहीं घुल रहे, ठीक। 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में अगर ओ ये ऑक्सीजन जुड़ जाए, इसको ईथर बोलते हैं, ठीक है। लाइफ नहीं, इसलिए लाइम है, ठीक है। विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कुकिंग ऑफ मीट, ठीक है। कुकिंग ऑफ मीट में कौन सी रिएक्शन होती है आपकी, तो कुकिंग ऑफ रिएक्शन में ध्यान रखना ये होती है आपकी मेलार्ड रिएक्शन, ऑप्शन नंबर। वैसे तो नहीं है, इको हो रहा है,
एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है, फिर भी बताना। अभी नहीं होगा, ठीक है, अभी आई थिंक नहीं होगा, अभी एक बार कंफर्म कर लेना। ये शुरू से हो रहा था क्या? पूरे लेक्चर पर हुआ है क्या इको ये? क्यों? अभी नहीं होगा, ठीक है, अभी नहीं होगा, अभी आई थिंक नहीं होगा, अभी एक बार कंफर्म कर लेना। ये शुरू से हो रहा था क्या? ठीक है, अभी नहीं हो रहा होगा ना? ठीक है, शुरू से, चलो ठीक है, हो भी रहा होगा तो क्या है, क्लास थोड़ी है, फिर से करेंगे। आई थिंक उतना तो नहीं हो रहा होगा ये, तभी तो चलो खैर छोड़ो। एसिड बेस एंड सॉल्ट होता क्या है? वाटर एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी जी का। अब एसिड वो होते हैं, सिंपल टर्म्स से, लेमैन टर्म्स में बोलें तो एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट में, और बेसिस वो होते हैं जो बिटर होते हैं टेस्ट में। सॉल्ट क्या होते हैं? नमकीन नमकीन टाइप के होते हैं। अब ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या है? तो 1923 में 1923 में ब्रॉन्स्टेड लॉरी जी ने बोला था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन यानी H+ देते हैं लिक्विड में, प्रोटॉन डोनेट करते हैं यानी H+ देते हैं और बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस। बेस क्या होते हैं? बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कब दिया गया था। सोर्सेज ऑफ एसिड, कहाँ से एसिड मिलता है हमें। तो विनेगर की अगर बात, विनेगर मतलब कहाँ से कौन सा एसिड मिलता है, तो देखो एसिड भी दो तरह के होते हैं वैसे, एसिड भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक जो हमें ऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं, और एक वो जो होते हैं इनऑर्गेनिक जो हमें, सॉरी इनऑर्गेनिक तो नहीं, उनको मिनरल एसिड बोलते हैं, ठीक है, मिनरल एसिड बोलते हैं जो हमें मिनरल से प्राप्त होते हैं। जो मिनरल एसिड होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये बहुत ही कोरोसिव इन नेचर होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। आप ऐसे तो इनको मतलब टेस्ट तो छोड़ो, छू तक नहीं सकते हो आप, इतने भयंकर हाईली एसिडिक होते हैं ये, ठीक है। ऑर्गेनिक में ही हम पढ़ें अगर बात करें तो उनके ऑर्गेनिक सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो जैसे एसिटिक एसिड का सोर्स होता है विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं। इसको एज एसिटिक एसिड को एज हम फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ करते हैं, पता है आपको। फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम और किसका यूज़ करते हैं? सोडियम बेंजोएट का भी यूज़ करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था इनमें से किसको फूड प्रिजर्वेटिव के तौर से यूज़ नहीं करते हैं। ये तीन ऑप्शन में थे, एक तो एसिटिक एसिड था, सोडियम बेंजोएट था और सोडियम नाइट्राइट था, और एक ऑप्शन में था एक्वा रेजिया। तो एक्वा रेजिया नहीं होता है, ठीक है, क्लियर। अभी तो वॉइस इको नहीं कर रही है, एक बार देख लेते हैं। सोडियम बेंजोएट का भी यूज़ करते हैं। सिंपल बात समझ में आती है कि नहीं आती है? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है। हो तो रही थी यार इको, थोड़ी सी हो रही थी ना इको, शुरू में हल्की सी इको हो रही थी। पहले तुम लोगों ने नहीं बताया था एक दो लोगों ने, लेकिन सबने नहीं बताया, मुझे लगा एक दो उनका फ़ोन में प्रॉब्लम है। खैर कोई नहीं, इतना भी प्रॉब्लम नहीं था। मिल्क की अगर बात करें तो ये लैक्टिक एसिड होता है। तो जो भी मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट होंगे उसमें आपको लैक्टिक एसिड ही देखने को मिलेगा। लैक्टो वर्ड हम मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है? इट इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। आंट की अगर बात करें तो इसमें फॉर्मिक एसिड होता है इसकी स्टिंग ऑफ एन आंट में, या फिर स्टिंग ऑफ अ बी जो होता है, जो चींटी का जो काटती है ना, तो ऐसा नहीं जो लाल वाली चींटी होती है, या फिर मधुमक्खी जब काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। इसी एसिड को ही हम मेथेनोइक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है, बनाना में भी आपका मैलिक एसिड होता है, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है। टार्टरिक आपका टैमरिंड जो इमली होती है उसमें होता है। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है। ऑक्जेलिक आपका जो स्पिनच होती है, जो आपकी पालक होती है उसमें भी होता है। लेमन आपका सिट्रस फ्रूट है तो उसमें सिट्रिक एसिड होगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे पूछता है जैसे कि जो वीनस प्लैनेट है, ये मैं को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है।
पीवाई की सीरीज़ में भी ज्योग्राफी। अबे चलो यार, ये क्या हो गया? देखो ये तो क्या हो गया इसको, ये भी थक गया लगता है। चलो अभी इसको चल जाएगा तो देखेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो हमें बता दें कि भाई एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। वीनस, वीनस में कौन सा एसिड होता है? वीनस में होता है H2SO4। फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मिक एसिड हमें देखने को मिलेगा जो नेटल लीव्स होती हैं। एक पेड़ होता है जिसको हम बोलते हैं बिच्छू बूटी। क्या बोलते हैं? बिच्छू बूटी बोलते हैं इसको हिंदी में, उसमें देखने को मिलता है। अब आते हैं इंडिकेटर, जिससे हमें पता चल जाता है कि क्या एसिड है क्या बेस है। जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक पर्पल कलर की डाई होती है जो कि लिचन से बनाई जाती है। लिचन क्या होता है? लिचन एक तरह का एल्गे यानी कि कवक और फंगस, सॉरी एल्गे को शैवाल बोलते हैं और फंगस को कवक बोलते हैं। तो एल्गे और फंगस का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उन दोनों से जो मिल के बनता है उसको लिचन बोलते हैं। पर्पल कलर की डाई होती है। और ज़रा बताइए किस फाइलम ऑफ प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है ये? तो उससे बनता है लिटमस। लिटमस की आदत होती है कि ये ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब एसिड होता है। तब एसिड में क्या होता है? ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे याद कर लो कि एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है, काफ़ी जहरी मतलब डेंजरस होता है। तो डेंजर का साइन रेड होता है। क्यों डेंजर का साइन रेड होता है ज़रा बताओ? और रेड जो है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। रेड लिटमस ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है अगर वो बेस है तो, ठीक है। और ये हमारा थैलोफाइटा से बिलोंग करता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें स्मेल से बता देते हैं कि एसिड है कि बेस है। जैसे प्याज है, ठीक है। तो प्याज की खासियत क्या होती है कि अगर इसको एसिड में डालोगे, ठीक है, तो उसकी रहेगी, स्मेल रहेगी। लेकिन अगर बेस में डालोगे तो उसकी स्मेल उड़ जाती है। वनीला एक्सट्रैक्ट, ये आपसे पूछेगा नहीं, इसको रटने मत बैठ जाना, ठीक है। अनियन, वनीला और क्लोव ऑयल, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। और भी इंडिकेटर होते हैं हमारे मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थालीन, लेकिन उससे क्वेश्चन बनता नहीं है तो आपको इतना ही याद करना है। ऑल्फैक्टरी क्या होते हैं? जो हमें स्मेल से बता दें। एसिड और बेसिस की रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल के साथ, या फिर हम बोलें एसिड और बेस के जो ऑक्साइड्स हैं इनकी रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल के साथ। देखिए इससे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ ईच अदर। एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? तो एसिड और बेस ऐसे रिएक्ट करते हैं कि एसिड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करवाते हैं, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाते हैं, तो हमें मिलता है सॉल्ट और वाटर। और इस अभिक्रिया को, इस क्रिया को हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, उदासीकरण अभिक्रिया। जैसे हमारे अगर हम बात करें, पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? वो एसिडिटी शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें एक बेस को लेते हैं। जैसे कि हमारे पेट में जब हम खाना खाते हैं, बायो में पढ़ेंगे हम लोग, या फिर आपको पता होगा HCl एसिड निकलता है, तो हम किसी एक बेस को ले लेते हैं जिसको कि हम एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड वो बेस होते हैं जिससे हम अपनी पेट की एसिडिटी को शांत करते हैं। तो एंटासिड के तौर पे हम कभी कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ कर लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है? जिसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। या फिर हम यूज़ कर लेते हैं किसका? या फिर हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर लेते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग बस पढ़ने ही वाले हैं 2 मिनट बाद, ठीक है। तो ये से क्या हो जाता है? ये सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है। अब यहाँ से आप ये समझ पाएंगे इसका ये पूरा हमें पता है। जल्दी से बताइए, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है? यहाँ पे इनकी ऑक्साइड्स की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं किससे? मेटल और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं उनकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं एसिड और बेसिस के साथ। तो कमेंट में बताएंगे जल्दी से कि मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड और नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो अगर हम बात करें, मेटल का ऑक्साइड होता है आपका, मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर का, और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक नेचर का। तो अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एक बेस के साथ करवाएंगे तो रिएक्शन होगी नहीं। ईंट के साथ ईंट बचाना हो जाएगा एक तरह से ये। तो फिर एसिड के साथ रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ होती है, तो ये रिएक्शन तो होगी नहीं। तो फिर क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन अगर आपको करवानी है तो बेसिक की रिएक्शन आप करवाएंगे एसिड के साथ, और जब हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है? सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। यानी कि मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड के साथ करवाएंगे तो सॉल्ट वाटर, नॉन मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन जो कि एसिडिक नेचर का होता है बेस के साथ करवाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, ठीक है।
कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटरिक ऑक्साइड्स बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटरिक ऑक्साइड बोला जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। जिंक ऑक्साइड, तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड के, जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो ऐसों को एम्फोटरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्लियर। अभी आते हैं अगले टॉपिक पे, एंड दैट इज पीएच स्केल। पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर, जिसको जर्मन लैंग्वेज में ध्यान रखना पोटेंस के नाम से जानते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल हमारी जो है ये एक स्केल है जो हमें बताती है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 14 के बीच में जाती है, 1 से लेकर 14, जहाँ पे 7 न्यूट्रल को दर्शाता है, 7 से कम एसिड दर्शाता है और 7 से ज़्यादा एक बेस को शोकेस करता है। अब हमें पता है एसिड को जब पानी में घोलते हैं तो H+ आयन रिलीज़ होता है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतने ही ज़्यादा H+ आयन्स को रिलीज़ करेगा। यानी कि जिसका पीएच वैल्यू 5 है वो कम H+ आयन को रिलीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू जिसका 3 है। तो कभी कभी अगर पूछ लेता है कि भाई अगर लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं 7 से मान लो लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं फ्रॉम 1 to 7, तो H+ आयन्स की संख्या डिक्रीज़ करेगी इंक्रीज़ करेगी, तो डिक्रीज़ करेगी, सिंपल सा बात है। ठीक है, क्लियर है। और 7 से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली डिक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी। ये H+ आयन्स देते हैं एक्चुअल में जो एसिड होते हैं, और बेस जो होते हैं इनको पानी में घोलते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक है, OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब पीएच में क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसका पीएच वैल्यू बता दो कितना है। तो प्योर वाटर का, प्योर वाटर जरा कमेंट तो, प्योर वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका वैल्यू न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होता है, ना तो ये एसिडिक है ना तो बेसिक है। कुछ चीज़ों का पीएच वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कि सलाइवा का, ब्लड का। ठीक है, इन चीज़ों का पीएच वैल्यू आपसे पूछ लेता है। बाकी तो आपको लिखा हुआ जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस बनता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसका रफली 1.6 होता है। लेमन जूस से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, और इतना भयंकर एसिडिक होने के बावजूद भी ये हमारी जो इनर वॉल्स, डेलिकेट सॉफ्ट वॉल्स ऑफ जो स्टमक होती हैं, ये क्यों ख़राब नहीं होती हैं, ज़रा बताइए। ठीक है, तो और यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशिया का दूध बोलते हैं, इसका कितना होता है जो अभी बताया था, एंटासिड होता है ये। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सलाइवा, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक हमारा क्या है, एल्कली है। एल्कली क्या होते हैं, एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, बताया था। सलाइवा स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी कि 7 से थोड़ा सा कम होता है। ब्लड स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है, थोड़ा सा बेसिक नेचर होता है। अच्छा, मिल्क क्या क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। NaOH 14 एकदम एक्सट्रीम पे खड़ा हुआ है। NaOH एकदम एक्सट्रीम पे खड़ा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे NaOH है कि नहीं। तो क्लियर। और मिल्क का स्लाइटली एसिडिक होता है, देखा था ना, मिल्क में लैक्टिक एसिड है, तो एसिड तो थोड़ा तो एसिडिक होगा, तो आप वो मान लो कि रफली 6 के अराउंड होता है मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है। इसीलिए जो दूध क्या बोलते हैं उनको, जो दूध देते हैं, दूधिये लोग जो होते हैं, वो इसमें बेस मिला लेते हैं थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे विद टाइम वो दूध और खट्टा होने लगता है, तो उसको स्लाइटली बेसिक में ले जाते हैं उस पीएच को, सो दैट वो जो आएगा तो स्लाइटली एसिडिक वाले कैटेगरी में आ जाएगा वो, और आपको पता ही नहीं चलेगा वो, है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डेज लाइफ, कुछ चीज़ें जैसे कि एसिड, किसी रेन को एसिड रेन कब बोलते हैं। देखिए एसिड रेन क्या होती है, नॉर्मल रेन में जब नॉक्स और सॉक्स का मतलब है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, वैसे तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी वाली क्लास में, तो जब जुड़ जाते हैं उस रेन को एसिडिक रेन बोलते हैं। लेकिन कितना पीएच गिर जाता है तब हम किसी रेन को एसिडिक बोलते हैं। तो अगर किसी रेन का पीएच वैल्यू 5.6 से गिर जाए तो उसको हम एसिडिक रेन बोलते हैं। कब, कितने पीएच वैल्यू पे टूथ डिके, दांत गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये 5.5 पे अगर कम पीएच पहुंचा तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी बॉडी फंक्शन करती है वो 7 to 7.8 के बीच में करती है। और ये ध्यान रखना कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है ये बहुत ही नैरो रेंज ऑफ पीएच, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही नैरो रेंज
ऑफ पीएच पे सरवाइव करती है। एक बार सवाल आया था इस तरह का कि मतलब जो नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स है, फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो बहुत ही वाइड रेंज ऑफ पीएच को सस्टेन कर सकती है। इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, नैरो रेंज ऑफ पीएच को। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ें। पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट बड़ा आसान है। सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड की रिएक्शन जब हम बेस के साथ करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है और पानी निकल जाता है। तो सॉल्ट का पीएच वैल्यू है तो 7 से कम होगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक। अब कम होगा कि ज़्यादा होगा? तो भाई अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, सिंपल एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो याद करो एपिप्टेसिस देखे थे, एपिप्टेसिस पीवाईक्यू सीरीज़ में, जो बायो में देखेंगे, जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर देता है, यानी दूसरा जीन डोमिनेट कर देता है ना। जैसे कि आप हो, ठीक है, आपकी मम्मी और पापा मिले तो आप बने, तो आप पे किसके ज़्यादा ट्रेट्स आए हैं? ट्रेट्स पास ऑन होते हैं ना, जीन्स पास ऑन होते हैं, तो किसके ज़्यादा ट्रेट्स होंगे आप में? वो कैसे डिसाइड होगा कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग था? ठीक है, किसके जीन्स ज़्यादा डोमिनेटिंग थे। तो वैसे ही है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो सॉल्ट एसिडिक होगा। ठीक है, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, ठीक, और बेसिक सॉल्ट बनेगा अगर एसिड वीक था और बेस स्ट्रॉन्ग था तो। ठीक, समझ में आती है बात। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? नमक, जिसको कि रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसको गांधी जी ने अपने डांडी मार्च में यूज़ किया था। क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या होता है ये क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो जब हम इस नमक को लेते हैं, नमक को एक्वस फॉर्म में लेते हैं, नमक के एक्वस फॉर्म को बोलते हैं ब्राइन। तो ब्राइन इज़ व्हाट? एक्वस फॉर्म ऑफ NaCl। और इसका करवा देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पे एक एनोड बनाते हैं और एक कैथोड बनाते हैं, तो बन जाता है हमारा क्या? NaOH, जो कि एल्कली होता है क्योंकि पानी में घुल जाता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। क्लोर एल्कली प्रोसेस। समझ में आया अब इसका नाम क्लोर एल्कली क्यों पड़ा? क्लोरीन बना और एल्कली बना, इसलिए क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बना है कैथोड में, ध्यान रखना, ये भी बना है कैथोड में, ये बना है जो क्लोरीन, ये बना है एनोड में। ठीक है, तो ये दोनों कैथोड में और ये आपका बनता है एनोड में। क्लियर है? तो क्लोर एल्कली प्रोसेस समझ में है आपको। और कुछ यहाँ पे, अब ये जो क्लोरीन है इसको फर्दर हम यूज़ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो याद करो, जो स्लेक्ड लाइम नहीं था, हम लोगों ने पढ़ा था स्लेक्ड लाइम, जिसमें CO2 की रिएक्शन, इसको वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज़ कर रहे थे, CO2 के साथ CO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, है ना, CO2 के साथ रिएक्शन करवा के वो बना रहे थे। तो इसी तरह COH का होल ट्वाइस में। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, मतलब अभी तक तो नहीं पूछा किसी ने, लेकिन अगर पूछ ले कभी, अभी मैंने बताया नेटल लीव्स, बिच्छू बूटी एसिडिक होती हैं। ठीक है, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, जैसे चींटी काटने या फिर ये मधुमक्खी काटने पे होती है। तो जब हम एक एसिड के ऊपर बेस को लगा देते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो नेटल लीव्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक डॉग प्लांट होता है, डॉग, ठीक है, डॉग प्लांट होता है, उसकी पत्तियां लगा लेते हैं तो वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बेसिक नेचर होता है। क्योंकि मतलब SSC ने तो नहीं पूछा, लेकिन मुझे लगता है पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें की रिएक्शन अगर हम Cl2 के साथ करवा दें, क्लोरीन के साथ, तो ये बन जाएगा CaOCl2, जिसको कि हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं इसको, CaOCl2, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये पावरफुल डिसइंफेक्टेंट एजेंट है, यानी प्योरीफिकेशन में इसको यूज़ करते हैं। इसलिए जो ब्लीचिंग पाउडर है इसको भी हम वाटर के प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हैं एज अ पावरफुल डिसइंफेक्टेंट एजेंट। इसको हम ऑक्सीडेशन में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसको ऑक्सीडेटिव एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है इन दी, जो हमारी वुड इंडस्ट्री होती है, पेपर इंडस्ट्री होती है। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। ठीक है, क्लियर थी बात? कैसे बना ब्लीचिंग पाउडर? अब बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बनाएंगे। रिएक्शन में लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा देख लेना कि NaCl से अभी बनाया ना एक कंपाउंड, ये क्या लिखा है टॉपिक पीले में, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो एक बनाया अभी क्लोर एल्कली प्रोसेस देखे, उसमें क्लोरीन बनाया, क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनाया। अब NaCl से बनाएंगे बेकिंग सोडा।
ठीक है, जिसको बोलते हैं खाने वाला सोडा। इसमें अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे, H2O डाल लेंगे और CO2, और बना देंगे क्या, बना देंगे इसमें NaHCO3। ठीक है, इसमें बन जाएगा NaH3 और NH4Cl बनेगा, जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसको हमने अभी पढ़ा था। ये सबलाइम कंपाउंड होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। ये होता है हमारा बेकिंग सोडा। इसके बहुत डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे कि इसका यूज़ को हम यूज़ करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। कैसे आग बुझाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, होता क्या है कि जब इसमें हम एसिड को मिलाते हैं, बेकिंग सोडा में माइल्ड एडिबल एसिड को मिलाते हैं, या फिर किसी भी एसिड को मिलाते हैं इन जनरल, तो अगर माइल्ड एडिबल एसिड को मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर बन जाता है ये। अगर हम उसमें माइल्ड एडिबल एसिड, फॉर एग्जांपल टार्टरिक एसिड, जो हमने देखा टैमरिंड में होता है, ग्रेप्स में होता है, तो अगर उसको मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है और इसमें CO2 गैस निकलती है। इसीलिए इसको बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। हमारा केक फ्लफ़ी बनता है क्योंकि CO2 निकलती है उससे, इसलिए। ठीक है, तो होता क्या कि फायर एक्सटिंग्विशर में जैसे बेकिंग सोडा पड़ा होता है, ये बेकिंग सोडा पड़ा हुआ है, इसमें एक H2SO4 की एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब टाइप पड़ी होगी। जैसे ही नॉब दबाएंगे तो ये निकलेगा तुरंत, H2SO4 यहाँ से तुरंत मिक्स होगा, तुरंत बहुत भयंकर CO2 की झाग बनेगी और CO2 एक एनवेलप बना देता है, आग बुझ जाती है, क्योंकि आग को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ करते हैं। इसको हम एज अ एंटासिड, अपनी पेट की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एंटासिड। तो 3 यूजेस पता होने चाहिए। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें CO2 गैस निकलती है। ठीक, अब ये बेकिंग वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो ये जो NaHCO3 मिला, जिसको कि हम बेकिंग सोडा बोल रहे हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा बोल रहे हैं, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। इसमें अगर हम क्या करते हैं, इसका अगर हम पानी निकाल दें, ठीक है, तो Na2CO3 बन जाएगा। और इसमें अगर हम पानी जोड़ दें, 10 वाटर के मॉलिक्यूल अगर इसमें जोड़ दें, तो ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। यही होता है क्या, वॉशिंग सोडा, जिसको बोलते हैं धोने वाला सोडा या फिर धोवन सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। इसके यूजेस क्या होते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं परमानेंट जो हार्डनेस होती है वाटर की, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, उसको रिमूव करते हैं इससे, वॉशिंग सोडा से। और कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको हम ग्लास इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो ये 2 यूजेस पता होने चाहिए। तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं और ग्लास इंडस्ट्रीज़ वगैरह में वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब ये एक टॉपिक है सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वॉशिंग सोडा हमें मिला, इसमें 10 वाटर के क्रिस्टल्स हैं वो अटैच्ड हैं इसमें। इसी तरह हमारे और भी डिफरेंट सॉल्ट होते हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टल्स अटैच्ड होते हैं, जैसे कि ये है, इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। सबसे पहले तो लेते हैं जिप्सम। ठीक है, ये बस आखिरी टॉपिक हम लोग को चल रहा है। ठीक है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट में, CaSO4 में 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स 2H2O, CaSO4.2H2O, ये होता है जिप्सम, जिसको कि जब हम सॉइल हमारी एल्कलाइन हो जाती है तो उसको हम यूज़ करते हैं उस सॉइल को ट्रीट करने के लिए, जो एल्कलाइन सॉइल होती है। अब इसका अगर हम डिहाइड्रेशन करवा दें 373 केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए जरा इसको, तो इससे 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और कितना बचेगा, सिर्फ आधा वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। 273 घटा दीजिए तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी यहाँ पे हम सॉल्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं, जैसे कि MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O, CuSO4.5H2O। ठीक है, और NH4 अमोनियम, NH4 का होल ट्वाइस, FeSO4 का होल ट्वाइस .6H2O। तो इसमें सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप देख पा रहे होंगे, जिसकी वजह से इनको एक कलर प्रोवाइड होता है। जैसे इसका कलर होता है ग्रीन, तो इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, इसको बोलते हैं वाइट विट्रियोल। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ये इसका कॉमन नेम याद रखना, एप्सम सॉल्ट। और ये क्या है, ये है आपका मोर सॉल्ट। ठीक है, ये होगा आपका मोहर्स सॉल्ट।
मोहर्स सॉल्ट हो जाएगा आपका ये, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और यही इनको एक्चुअल में कलर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यही इनको एक्चुअल में कलर भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? ख़त्म होता है हमारा यहाँ पे टॉपिक, क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। और एक यहाँ पे आप और नोट कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फिटकरी, एलम का फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, वो होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ध्यान रखना कितने होते हैं एलम में, फिटकरी में 24 होते हैं, ठीक है। पोटेशियम 2, एल्यूमिनियम 2 ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है मोर सॉल्ट में। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू मिक्स एसिड विद वाटर? तो इसको हम बोलते हैं कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, ज़रा कमेंट में बताना उसमें H+ की संख्या घटेगी या कम, मतलब बढ़ेगी? H+ जो H आयंस की संख्या है H+ की, सर कॉपर वाला ब्लू विट्रियल होगा, तो ब्लू ही तो लिखा है, अरे यार। नीला होता, सफ़ेद होता, हरा होता, नींद का प्रकोप साफ देखा। चलो कोई नहीं, तो ये ब्लू विट्रियल है, वाइट विट्रियल है और ग्रीन विट्रियल है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जब हम वाटर को बिल्कुल यार ब्लू विट्रियल होगा, रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ब्लू विट्रियल ही होगा वो, नीला होता, ये वाइट और वो ग्रीन, ठीक है, ब्लू ही होगा वो। H+ आयंस की जो संख्या, और अभी लेक्चर जरा अभी कमेंट पे बता देंगे, ठीक है, अभी जब लेक्चर ख़त्म होगा कहीं और भी तो आपको कहीं डाउट नहीं लगा है तो उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। कहीं क्योंकि कहीं कहीं होता है दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, लिख कुछ और जाता है। H+ आयंस की संख्या डिक्रीज़ होगी जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे, तो H+ आयंस डिक्रीज़ होंगे उसमें, ठीक है। जब कोई एसिड कंसनट्रेटेड होता है उसका मतलब होता है उसमें बहुत सारे H+ आयंस हैं, बहुत भयंकर एसिड है वो। पानी डाल दिया उसमें तो ऐसे मत ऐसे नहीं डाल दिया, तो वही पूछ रहा है कि पानी कैसे डालोगे तुम, एसिड है और भक्के से पानी डाल दोगे तो भक्के से फटेगा, भक्के से तुम भक हो जाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं डालना है पानी। आपको क्या करना है, आपको वाटर मस्ट बी एडेड टू दी एसिड, नहीं पानी को नहीं डालना है, एसिड को डालना है पानी में, और वो भी किनारे किनारे से धीरे धीरे से डालना है, एकदम से नहीं डालना है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, उसका डाइल्यूशन कर रहे हैं। एसिड मस्ट बी एडेड टू वाटर और वो भी स्लोली स्लोली, ठीक। इसको करेंगे। ब्यूटरिक एसिड, ये किस में होता है, ये बटर में होता है। ब्यूटरिक एसिड बटर में होता है ये। और कोकोनट मिल्क में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है ये, यूरिक एसिड। सोडा वाटर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है ना, सोडा वाटर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, तो ये हो गया। और लॉरिक एसिड आपका हो गया मस्टर्ड में। तो क्या हो जाएगा इसका, 3 1 2 4, 3 1 2 4 किसी में नहीं है, 3 तो होगा, रुको 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 रुको, हाँ हाँ हाँ, लॉरिक एसिड इसमें होगा, लॉरिक एसिड कोकोनट मिल्क में होगा, ठीक है। ये आपका लॉरिक एसिड कोकोनट मिल्क में होगा, ब्यूटरिक तो आपका बटर में ही होगा, कार्बोनेट वाला भी इसमें होगा, नहीं 3 और 2, ठीक है। तो ये आपका जो होगा ये जाएगा कोकोनट मिल्क में होता है लॉरिक, कोकोनट मिल्क में ध्यान रखना लॉरिक। और यूरिसिक जो एसिड होगा वो आपका मस्टर्ड ऑयल में होगा, यूरिसिक एसिड, ठीक है। आई थिंक CGL मेंस का क्वेश्चन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बस आपको ये पता होना चाहिए था कार्बोनिक एसिड और ब्यूटरिक एसिड। हाँ, CGL मेंस का ही क्वेश्चन, ये इतना मैं याद कर सकता हूँ, ठीक है। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ क्लोव ऑयल? तो क्लोव ऑयल में कौन सा आपका होता है, क्लोव ऑयल में होता है यूजिनॉल, ठीक है। क्लोव को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। ख़त्म हो गया आपका लेक्चर। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं डिफरेंट गैसियस लॉ, 4 लॉ हैं, बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगैड्रो और गेलुसैक, तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपकी छुट्टी, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आपने क्वेश्चन देखे होंगे अगर आप PYQs देखें, बाकी आपकी मर्जी पढ़ना है कि नहीं, ठीक है। 5 मिनट लगेगा मुश्किल से, क्योंकि 5 मिनट घड़ी के देखे तुम लगा लो, स्टॉप लॉक है ना, स्टॉप वॉच, 5 मिनट ही लगेगा। डिफरेंट गैसेस लॉ, सबसे पहला लॉ है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल जी ने बोला था कि इन्होंने ये लॉ कब दिया था, 1662 में, ध्यान रखना ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1662 में, कि प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के दाब आयतन के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके ये भी बोल सकते हैं PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर ये बोल सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ठीक।
क्लियर है? तो हो इतनी बात, बॉयल्स जी ने क्या बोला, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि बॉयल्स जी का प्रेशर और वॉल्यूम का चार्ट क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, इस तरह से बनेगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। देन दूसरा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ ये दिया गया था चार्ल्स जी के द्वारा 1787 में। इन्होंने ये बोला था कि जो वॉल्यूम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है, वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया, पीवीटी है, तीसरी जो यूनिट होगी, तीसरा डायमेंशन कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो टायर है, ठीक है, गर्मियों में प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, क्यों? टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादा वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करेगी, फैलेगी, तो टायर और फूलेगा, फट जाता है। इसी वजह से टायर फटने की घटनाएं कब देखने को मिलती हैं? गर्मियों में, ठीक है। इसमें क्या है, प्रेशर बढ़ेगा, जैसे कि ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो इसी वजह से जब तुम फ्लाइट में जाना कभी, ठीक है, घूमने उसके साथ, अपने दोस्त के साथ, तो देखना, ठीक है, चिप्स का पैकेट तुम्हारा फूलता जाएगा और फूलेगा और फूलेगा और फूलेगा, क्यों? क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा होता है चार्ल्स के बाद गे लुसैक लॉ। गे लुसैक्स लॉ बोलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और क्या है, और इसको ध्यान रखना, ये कब दिया गया था? 1808 में, और इसको हम कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस के नाम से जानते हैं, कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस के नाम से गे लुसैक। एंड द लास्ट इज योर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये लॉ ये बोलता है कि किसी भी गैस का, कोई भी गैस है, वो किसी कंटेनर में मान लेते हैं क्लोज्ड है, वो कितना प्रेशर लगा रही है, टोटल प्रेशर जो है वो पार्शियल प्रेशर्स के बराबर होगा। यानी कि इसकी जो वो गैस जिन गैसेस से मिल के बनी है, वो जितना पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं उससे मिल के बना होगा ये, ठीक है, उससे मिल के बना होगा। यानी कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट ऑफ गैसेस इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। ख़त्म हो गया आपका ये लेक्चर, थैंक यू। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और दे देना कि कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पे, इस पे भी आई थिंक डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे क्वेश्चन आया था एक, कि कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम वैल्यू शो करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं था, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी तो ये फॉर्मूला याद करना जब भी अगर कुछ इस तरह से पूछ ले। फ़ारेनहाइट अगर आपको चाहिए हो तो डिग्री सेल्सियस में 9/5 को मल्टीप्लाई करना और 32 को जोड़ देना, ये फॉर्मूला मत भूलना। और -40 डिग्री सेल्सियस पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम वैल्यू शो करते हैं, आप रख के देख सकते हैं। यहाँ पे -40 रखेंगे तो -40 तो ये कटेगा 8 बार में, -8 × 9 -72, -72 + 32 -40, तो -40 बराबर। और हमें पता है कि डिग्री सेल्सियस में जब 273 जोड़ देते हैं तो वो हमें केल्विन दे देता है। 0 केल्विन इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। अब किसी कोई डाउट है, कहीं पे कुछ लगा है कि सर ये कुछ गलती से आपने कुछ और बोल दिया, तो बता सकते हैं। सर 3 आवर से पढ़ा रहे हैं, चरण कमल कहाँ हैं आपके? बस दिनेश, रुलाओगे क्या? तो ये समझ लो काफ़ी नींद के बावजूद भी मैंने आंखें धुल के जैसे भी, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि रात में नींद ली नहीं, मैंने ली तो, लेकिन साउंड स्लीप आई नहीं, काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलता रहा। मैं सपने अपने आ रहे थे, पता नहीं गाड़ी लेके मैं कहीं जा रहा हूँ, भिड़ गई मेरी गाड़ी, फिर मैं गाड़ी ठीक करवाने गया, कुछ पता नहीं इस तरह के सपने आ रहे थे। और एक ख़त्म नहीं हो रहा था, दूसरा स्टार्ट हो जाता था, फिर उन्होंने सोचा चलो अभी ख़त्म हुआ, पानी का एक घूंट पिया, मैंने सोचा अब चलो ख़त्म, दूसरा शुरू हो गया, तीसरा शुरू हो गया, हमने कहा आज ये ख़त्म ना होने वाले आज। ठीक है, हार्डनेस ऑफ वाटर डिपेंड ऑन, हाँ तो हार्डनेस ऑफ वाटर, बिल्कुल हार्डनेस ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपकी उसमें कितने आयंस डिजॉल्व्ड हैं। वो यूजुअली जो हार्ड वाटर उसको बोलते हैं जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिजॉल्व होते हैं वाटर। अच्छा, वर्चुअल वाटर क्या होता है और हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर तो पता होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन वर्चुअल वाटर कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने कल वाला पीवाई की सीरीज़ का लेक्चर लिया था।
कौन सी कार है आपके? पहले ये बताओ कि कुछ वो तो नहीं हो गया, बवाल हो गया? हैवी वाटर की अगर बात करें तो ये होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और वर्चुअल वाटर का कॉन्सेप्ट दिया था किसने? टोनी एलन ने। क्या बोला था कि कोई भी चीज़ होती है उसमें वाटर होता है। लैपटॉप है, टेबल है, पेन है, सब में पानी है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्योंकि इसमें पानी लगा था, ठीक है, उसको बनाने में। आनंद उसके लिए तो नहीं है, आनंद मुझे पता है तुम्हारा पिछला वाला कैसा हुआ था आनंद? सीरियस, पिछला वाला सीरियस कैसा हुआ था? एवोगैड्रो लॉ पढ़ चुके हम लोग। चलिए परसों मिलेंगे पॉलिटी की वन शॉट क्लास में। अब क्योंकि केमिस्ट्री का FRB नहीं किया था इसलिए डिटेल में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि हम लोगों का 3.5 घंटे में पूरा हो गया अभी, ठीक है, 3.5 घंटे में पूरा हो गया। सर आपने एक एलिमेंट पूछा था जिसमें एक न्यूट्रॉन होता है, ऐसा कुछ मैंने पूछा था किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, एकमात्र एलिमेंट वो हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। सोप का रिएक्शन, चलो रिएक्शन तो नहीं लेकिन सोप पढ़ लो। सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर होता है? रिएक्शन तो ऐसा कुछ नहीं पूछता है। सोप होता है लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और डिटर्जेंट होता है लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सल्फोनिक आ जाता है और वहाँ पे कार्बोक्सिलिक आ जाता है, इतना ध्यान रखना। सोप और डिटर्जेंट में ये अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है। दीपेश मीना 100 रुपये भेजे हैं। सर इफ आई डू एनी वन इन FRB एंड करंट अफेयर्स और PYQ एंड करंट अफेयर्स देन आई विल गेट। आई वुड एडवाइज दीपेश FRB और PYQ में आपको एक चूज़ करना है ना। करंट अफेयर्स तो आपको करनी है, FRB और PYQ में गो विद दी PYQ दीपेश मीना, ठीक है, गो विद दी PYQ सीरीज़। तो ये होता है, इसमें एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है जो वाटर से डरता है, जी सॉरी, ठीक है, जो वाटर से डरता है। और एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड जो वाटर लविंग एंड होता है, वो जो आयन बनता है उसमें, ठीक है, वो हाइड्रोफिलिक होता है। और जो डरता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। और इसमें एक मिसेल करके कंपाउंड बनता है, ध्यान रखना, मिसेल करके कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इसमें। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रही है, बहुत मज़ा आ रही है। अच्छा रवि भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल यार बारिश नहीं हो रही है। आती है बारिश चली जाती है, बादल आते हैं चले जाते हैं। मतलब एक बादल होते हैं जो गरजते हैं बरसते भी हैं, एक होते हैं जो गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। हमारे वाले ना तो गरजते हैं ना बरसते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इतने बेकार बादल हैं हमारे यहाँ के, पता नहीं क्या हो गया इनको। मेटलर्जी रह गया है, करवाए तो थे रिफाइनिंग वाला, अब मेटलर्जी में क्या सीधा क्या पूरा 11th 12th की मेटलर्जी करोगे क्या? उतना ही करना है मेटलर्जी में। और थर्माइट रिएक्शन पता होनी चाहिए, थर्माइट रिएक्शन और जो रिफाइनिंग के प्रोसेस बताते हैं। और एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ थोड़ा सा छूटा है, एंड दैट इज़ ये गैल्वनाइजेशन और एनोडाइजिंग क्या होता है। गैल्वनाइजेशन और एनोडाइजिंग क्या होता है? तो जब जंग वगैरह लगती है लोहे में तो जिंक की प्लेटिंग करते हैं, ठीक है, जिंक यानी जस्ते की प्लेटिंग कर देते हैं। फिजिकल प्रोसेस होता है, मैनुअल, ऊपर से डाल दो ख़त्म। एक प्रोसेस होता है एनोडाइजिंग, इसकी PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एनोडाइजिंग में होता है एल्यूमिनियम से किया जाता है और ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा ज्ञान। और किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? खाना खा लो सर। ऋतुराज, देखो ऋतुराज को ही सिर्फ चिंता है, बाकी सब के सब ऐसे। किसी ने बोला खाना खाने के लिए? रेलवे चलो भाई परसों मिलते हैं, बाकी PDF आपको मिल जाएगा परमार SSC टेलीग्राम पे। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कैसा लगा लेक्चर? लास्ट वाला क्लियर हो गया था सर, सितंबर में SSB है। अच्छा सितंबर में SSB लगी है, चलो गुड लक फॉर SSB। लेकिन यार आनंद वही है ना अभी दिक्कत ये हो गई कि CDS का भी 4 सितंबर को है और SSC का भी 9 सितंबर को एग्ज़ाम है,
तो काफ़ी भ्रम में हैं हम। लेकिन जो यहाँ पे चीज़ें होंगी वो जब CDS में आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसमें भी हेल्प करेंगी। वो जब आप CDS एग्ज़ाम दे के आएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो आनंद, आई वुड हाईली एडवाइज़ यू, यहाँ पे जो वन शॉट हो रहे हैं तो उसको आप कर लो, ठीक है। बाकी जो हम लोगों ने पुराने में किया था ना उसको भी रिवाइज़ कर लेना CDS के लिए। रेलवे साइंस बैच अलग से गौरव नहीं आएगा। मिथाइल ऑरेंज यार एक इंडिकेटर होता है, जैसे लिटमस पेपर होता है वैसे मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर होता है। तो ये एसिड और बेस में अलग अलग तरह से रिएक्शन शो करते हैं। जैसे कि मतलब इसको क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज को जब हम बेस में डालते हैं तो ये येलो कलर का जो है कन्वर्ट होने लगता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मतलब ऑरेंज कलर का होता है इसलिए ऑरेंज बोलते हैं, लेकिन येलो हो जाता है जब बेसिक होता है। जब एसिड में डालोगे तो लाल हो जाएगा और बेस में डालोगे तो पीला पीला हो जाता है वो। डाल्टन लॉ रिपीट करो लक्षित मीना। डाल्टन ये बोलते हैं कि कोई गैस कितना प्रेशर लगा रही है वो टोटल प्रेशर बराबर होगा। जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग चिल्ला रहे हैं एक कमरे में, तो टोटल कितना साउंड निकल रहा है, तो 10 लोग का अलग अलग जोड़ लो, वो सिंपल, ठीक है। हमारे पास तो सेब का लैपटॉप। चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, थैंक यू। वॉइस इको क्यों कर रही सर? फिर इको करने लगी क्या? डाल्टन लॉ रिपीट करो लक्षित मीना। डाल्टन ये बोलते हैं कि कोई गैस कितना प्रेशर लगा रही है वो टोटल प्रेशर बराबर होगा। जैसे मान लो 10 लोग हैं। अभी भी रिपीट कर रही है क्या? अरे इको कर रही है। क्योंकि अगले लेक्चर में नहीं करना चाहिए, इसलिए बता दो एक बार। अगले लेक्चर में नहीं करना चाहिए। क्या इशू आ रहा है यार इसमें? अभी देखते हैं इसको बंद करके चार्जिंग को। अभी आ रहा है क्या? अभी इको हो रहा है क्या? ज़रा बताना। अभी इको हो रहा है क्या? ज़रा बताना। इज़ माई वॉइस इको? जल्दी से बताओ। पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर्स नहीं पूछता है यार इसमें। MTS के लिए कुछ बता दो। फेस पर्पल क्राइंग, देवशीष वीडियो बना कल डाला था शाम को, वो देख लो, उसमें बताया मैंने। बार बार CDS क्रैक करने का भी अलग ही मजा है। हाँ, फिर लिखो है कि नहीं, 4 टाइम्स CDS क्रैक्ड, 6 टाइम्स CDS क्रैक्ड। सर आपके कानपुर लैपटॉप में मैलिक एसिड है क्या? क्यों मैलिक एसिड तुम्हें क्यों लगा मेरे लैपटॉप में? अच्छा, समझ गए। हाँ, मेरे लैपटॉप जो है मैलिक एसिड से बना हुआ है। नो, योर वॉइस इज नो इको। हमारे यहाँ पे एक आटा चक्की वाले थे जिनके यहाँ पे हम पहले गेहूँ पिसाने जाते थे। तो जब पी लेते थे, बहुत पीते थे वो, ठीक है, पी लेते थे तो बोलते थे क्या बोलते थे? टेंशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ऐसा करके कुछ बोलते थे। कुछ ऐसा टाइप बोलते थे, टेंशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम। हाँ भाई, खाओ सब, जाओ जल्दी जाओ, खाओ सब।